पूरे 60 साल में पहली बार संत ने अपने शिष्य बनाने के लिए भर्ती निकाली और सड़क पर उन लोगों की भीड़ लग गई जो देवता बनना चाहते थे। तुम भी रोज टाइम पर लाइन में लगने जाते थे, पर अजीब बात यह थी कि जब भी तुम्हारा नंबर आने वाला होता तुम खुद ही अपनी जगह छोड़ देते थे। लाइन संभालने वाले देवता को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। अरे भाई, मैंने देखा है तुम लगातार 3 दिन से आ रहे हो, पर हर बार इस टाइम पर चले जाते हो। कोई जरूरी काम है क्या? देवता के पूछने पर तुमने भी सच बता दिया। मेरे घर में दादाजी बीमार पड़े हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उनकी करवट बदलनी पड़ती है। मुझे डर है कहीं देर हो गई तो उन्हें तकलीफ न हो। ये सुनकर देवता को थोड़ा अच्छा लगा। हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, अच्छा तो ये बात है भाई, अगर तुम्हें लाइन में इंतजार करना पसंद नहीं तो मैं अभी तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट आत्मशक्ति चेक कर सकता हूँ। बस तुम्हारी एनर्जी थोड़ी मिक्स्ड है, इसलिए थोड़ा दर्द हो सकता है। ये सुनकर पहले तो तुम खुश हुए, पर तुरंत मुस्कान गायब हो गई। धन्यवाद देवता जी, पर मैंने सुना है कि जिसकी भी स्पिरिचुअल रूट चेक हो जाती है उसे संत के पास ले जाया जाता है और सालों तक वापस आने का मौका नहीं मिलता। अगर मैं वहां चला गया। इतना कहकर तुमने सिर झुका लिया और घर की तरफ मुड़ गए। तुम्हारा भी दिल करता था उड़ने वाले जमीन फाड़ने वाले देवता बनने का, पर जब भी उस बिस्तर पर पड़े दादाजी का ख्याल था जिनका तुम्हारे सिवा कोई नहीं था, तो यहाँ एक एक सेकंड रुकना भी बेवफाई जैसा लगता। इसलिए तुमने अपना सपना छोड़ दिया। घर पहुंचकर तुमने दादाजी की करवट बदली, फिर पानी का कटोरा उठाकर धीरे धीरे उन्हें पिलाया। घुट घुट करके दादाजी ने पानी पिया और आराम से लंबी सांस ली। तुम उन्हें सहारा देकर लिटा रहे थे, तभी उन्होंने अचानक पूछा, बेटा क्या स्पिरिचुअल रूट निकली तुम्हारी? उन्होंने बड़े हल्के अंदाज में पूछा, जैसे तुम पर प्रेशर न डालना चाहते हो। तुमने झूठ बोल दिया, एक ऐसा झूठ जो सिर्फ उनकी देखभाल करने के लिए बोला गया था। दादाजी, अपर ग्रेड निकली है। यह सुनते ही दादाजी का चेहरा एकदम बदल गया और वो गुस्से में चिल्ला पड़े। इस चिल्लाहट में उनका पूरा राज खुल गया। पता चला वो भी पहले एक कल्टीवेटर साधक थे, पर किसी दूसरे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक चुराकर सीखने की वजह से उनकी पावर पूरी तरह खत्म कर दी गई थी। भागते भागते वो चेन काउंग पहाड़ों तक पहुंचे और वहीं उन्हें एक नन्हा बच्चा मिला। वो तुम थे। इन 10 सालों में उनकी चोट धीरे धीरे और बढ़ती गई। शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया। सिर्फ तुम्हारे जंगली साग सब्जी उगाने और मेहनत से देखभाल करने की वजह से ही वो आज तक जिंदा थे। गुस्से में उन्हें जोर की खांसी आ गई, चेहरा लाल पड़ गया। दादाजी क्या हुआ? तुम भागकर उनकी पीठ सहलाने लगे। थोड़ी देर बाद जब उनकी सांस सामान्य हुई तो उन्होंने तुम्हें घूरते हुए पूछा, तुमने टेस्ट क्यों नहीं करवाया? किसी ने तंग तो नहीं किया तुम्हें? तुम काफी देर चुप रहे, फिर आखिरकार सच बता दिया, अगर मेरी स्पिरिचुअल रूट निकल गई और मुझे कोई ले गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा? ये कहते वक्त तुम्हारी आंखों में गजब का यकीन था, जैसे कल्टीवेशन का मौका तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। दादाजी ने ठंडी सांस ली और मुंह फेर लिया। दोनों दादा पोता ऐसे ही चुप बैठे रहे। कमरे में सन्नाटा छा गया। आखिरकार दादाजी ने ही चुप्पी तोड़ी। थकी हुई आवाज में बोले, जियान, जाकर खाना बनाओ। ठीक है। तुम तुरंत उठकर बाहर से जंगली साग धोने चले गए। तुम्हें फिर से साग सब्जी संभालते देख दादाजी को शायद अच्छा नहीं लगा। जियान, दादाजी की तबीयत अब ठीक खाना खाए बिना नहीं संभलेगी। वो हरे रंग की मुर्गी है ना, उसे बना दो। तुम्हारे हाथ रुक गए। वो मुर्गी तो तुम दोनों ने महीनों की बचत से खरीदी थी, अंडे देने के लिए, सर्दियों के लिए रखी थी। अगर अभी खा ली तो सर्दी कैसे कटेगी? मुर्गी खाने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? आखिरी उम्मीद के साथ तुमने पूछा। दादाजी ने बिना सोचे सिर हिला दिया। फिर तुमने बिना देरी किए चाकू उठाया, चटपट में उस 4 किलो की हरी मुर्गी का काम तमाम कर दिया। रात को तुमने मुर्गी और साग मिलाकर एक बड़ा बर्तन सूप बनाया। बड़े प्यार से हर एक मोटा टुकड़ा चुनकर दादाजी को खिलाया। जब दादाजी पेट भर गए तो बचा हुआ मीट तुमने कटोरे में रखकर अगले दिन के लिए बचा लिया और खुद बस बचे हुए सूप और साग के टुकड़ों से पेट भर लिया। ये सब दादाजी चुपचाप देख रहे थे। फिर अचानक बोले, बड़ी शांत पर डरावनी आवाज में, जियान, बचा हुआ मीट तुम खा लो। नहीं, तुमने बिना सोचे मना कर दिया। मैंने खा लिया तो आपकी बीमारी का क्या होगा? दादाजी हल्की कर्कश हंसी हंसे। बेटा, मैंने अभी झूठ बोला था। मेरी बीमारी अब ठीक नहीं होने वाली और मुझे लग रहा है मेरा वक्त आ गया है। तुम कुछ समझ पाते? इससे पहले वो आगे बोल पड़े, मैं जल्द ही चला जाऊंगा। वो मुर्गी ना होती तो तुम ये सर्दी झेल न पाते। जिंदा रहना है तो तुम्हें सिर्फ ज्यू शियाओ सेट जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगा, तुम चिल्ला पड़े। मैं यहीं रहकर आपकी देखभाल करूंगा। तुम्हारे मासूम चेहरे पर उम्र से बड़ी जिद दिख रही थी। बेवकूफ बच्चे, दादाजी का वक्त आ गया है। उन्होंने आह भरी, मेरे कपड़े खोलो। उनके कहे अनुसार तुमने परत दर परत उनके फटे कपड़े हटाए और उनकी छाती पर एक किताब बंधी मिली। तुमने वो किताब उतारकर खोली। अंदर सब खोला था, एक भी शब्द नहीं। कवर पर भी कोई नाम नहीं लिखा था। दादाजी ये क्या है? दादाजी की पूरी जिंदगी इसी चीज की वजह से बर्बाद हुई। उन्होंने भारी आवाज में कहा, हर शब्द में बरसों का दर्द था। याद रखना, इस किताब को कहीं छुपा कर रखना, किसी को दिखाना मत। फिर उन्हें फिर से खांसी का दौरा पड़ा। खांसी खत्म होने के बाद उनकी नजरें धुंधली पड़ने लगी, आवाज भी टूटने लगी। दादाजी अब जा रहे हैं, आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। एक बात हमेशा याद रखना, गलती किसी और की, सजा किसी और को। मुझे याद रहेगा। आंसुओं के साथ तुमने जोर से सिर हिलाया। आखिर में उन्होंने अपनी धुंधली नजरें इकट्ठा करके तुम्हें गहराई से देखा। दादाजी, एक और बात कहते हैं, इंसान अपने लिए न सोचे तो दुनिया उसे मिटा देती है। ये कहते कहते उनकी आवाज में आखिरी ताकत झलक रही थी। बात खत्म होते ही जैसे उन्हें आखिरकार राहत मिल गई हो,
उन्होंने धीरे से आंखें बंद कर ली और फिर कोई हरकत नहीं हुई। दादाजी, तुम उनके बिस्तर पर सिर रखकर पूरी रात फूट फूट कर रोए। अगली सुबह हल्के अंधेरे में तुमने दादाजी की कच्ची कब्र के सामने 3 बार सिर झुकाया, फिर अपना सारा सामान बांधकर उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुझे कल्टीवेशन करना ही होगा, ये दादाजी की आखिरी इच्छा थी। आज सेक्ट का शिष्य भर्ती करने का आखिरी दिन था। तुम जल्दी उठकर निकले, पर गांव के मुखिया के घर के बाहर पहले से ही भीड़ लगी थी। सो भाई, भीड़ में शियाओ वान ने तुम्हें देख लिया। वो भी आज अपना सामान बांधे खड़ी थी। उसके साथ उसके गर्वीले माता पिता खड़े थे। साफ पता चल रहा था कि उसका टेस्ट पास हो गया था। तुम पास गए और पूछा, तुम्हारी कैसी स्पिरिचुअल रूट निकली? शियाओ वान ने घर से थोड़ी उठाकर जवाब दिया, सिंगल एट्रीब्यूट, टॉप ग्रेड रूट। देवता जी ने कहा मैं सीधे इनर डिसाइपल बन सकती हूँ। बधाई हो, तुमने दिल से खुशी जताई। तभी मुखिया के घर का दरवाजा खुला और वही देवता बाहर आए जिन्होंने कल तुम्हारा टेस्ट लेने की बात कही थी, शुआन जी। उन्होंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। थोड़ा हैरान होकर बोले, तुम यहाँ? देवता जी प्रणाम। तुम थोड़ा झिझकते हुए बोले, मेरे दादाजी को अब मेरी देखभाल की जरूरत नहीं, इसलिए मैं भी टेस्ट देना चाहता हूँ। आ जाओ। उन्होंने बिना ज्यादा पूछे सीधे अंदर बुला लिया। हॉल के अंदर एक आंखों पर पट्टी बांधे आदमी टेबल पर बैठा था। वो शुआन जी के सीनियर भाई वो छन थे। तुम धीरे से आगे बढ़कर बैठ गए, हाथ टेबल पर रखा। आंखों पर पट्टी बांधे आदमी ने तुम्हारी उपस्थिति भांप ली। बिना किसी भाव के बोले, हाथ टेबल पर रखो। उन्होंने अपना दायां हाथ तुम्हारी कलाई पर रखा। एक ठंडी सी एनर्जी तुम्हारे शरीर में उतर गई। बीच में शियाओवान के माता पिता उसे अंदर धकेल रहे थे। शियाओवान, तुम भी अंदर जाकर देखो, जियान की स्पिरिचुअल रूट है या नहीं। शियाओवान अभी अंदर घुसी ही थी कि वो छन ने अपना हाथ हटा लिया। बधाई हो, वो बोले, तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट है, कल्टीवेशन कर सकते हो। ये सुनकर तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो गया। दादाजी ने झूठ नहीं बोला था, पर उनकी अगली बात मानो ठंडे पानी की तरह तुम पर गिरी। पर अफसोस, तुम्हारी रूट 5 एलिमेंट मिक्स्ड रूट है, सबसे कमजोर टाइप। ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट लेवल तक ही पहुंच पाओगे। तुम्हारा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मेरी क्वालिटी इतनी खराब है? खराब नहीं, उन्होंने ठीक किया, सबसे खराब। तुम सिर्फ सर्वेंट डिसाइपल बन सकते हो। सेट की सेवा करनी होगी 50 साल तक। 50 साल बाद ही बाहर जा पाओगे। मंजूर है? बस कल्टीवेशन का मौका मिले, बाकी सब मंजूर है। तुमने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, ठीक है, बाहर जाकर इंतजार करो। उन्हें झुककर सलाम किया और तुम हॉल से बाहर निकल गए। आंगन में कदम रखते ही तुमने देखा शियाओ वान तुमसे बात करने आ रही थी। पर जैसे ही उसने तुम्हें देखा, किसी अजीब चीज की तरह डर के अपने माता पिता के पीछे छुप गई। शियाओ वान माँ तुम्हें एक तरफ खींचकर झूठी मुस्कान के साथ बोली, जियान, देखो तुम दोनों अब देवता बन गए हो, पर तुम सर्वेंट हो और शियाओ वान इनर डिसाइपल। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। चाची, आपका मतलब क्या है? तुम्हें कुछ बुरा होने का अंदेशा हुआ? उन्होंने अपने पति से नजरें मिलाई, फिर आखिरकार सीधे बात कह दी, तुम्हारे दादाजी ने कभी शियाओ वान को बचाया था, इसलिए दोनों बुजुर्गों ने तुम दोनों की सगाई तय की थी। अब देखो, तुम्हारे स्टेटस में इतना फर्क है, ये सगाई तोड़ ही देनी चाहिए। तुम्हें पैरों से लेकर सिर तक एक ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखों में साफ नफरत झलक रही थी। इस नजर ने तुम्हें अंदर तक ठंडा कर दिया। तुमने बिना कुछ बोले अपने सामान से सालों पुराना वो सगाई का कागज निकाला और सबके सामने बीच से फाड़ दिया। सुजियान, शियाओ वान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठंडी आवाज में चेतावनी दी, आगे से सेक्ट में हमारे पुराने रिश्ते का जिक्र मत करना, समझे? एहसान फरामोश होकर उल्टा धमकी दे रही हो। तुमने उसे घूरते हुए दांतों के बीच से एक एक शब्द निकाला। तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि इतना कहकर तुम मुड़ गए। दादाजी, अब कोई सगाई नहीं बची, मैंने वो भी तोड़ दी। तुमने अपने आंसू रोक लिए, डर था कहीं कोई हंसे ना। सुहान जी सीनियर भाई ने ये सब देखा। वो पास आकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते बोले, कोई बात नहीं, मिक्स्ड रूट से भी कल्टीवेशन हो सकता है। मेरा नाम शुआन जी है, मैं भी सर्वेंट डिसाइपल हूँ, मुझे सीनियर भाई कह सकते हो। अंदर वाले वो छन भी मेरी तरह है। तुम हैरान रह गए ये सोचकर कि इतने प्रभावशाली दिखने वाले देवता भी सिर्फ सर्वेंट थे। नमस्ते सीनियर भाई। तुमने अपना सामान उठाया और ऐसे ही तुम उनके साथ चल पड़े। पहाड़ों और घाटियों को पार करते करते तुम्हें असली फर्क समझ आया। शियाओ वॉन जैसे इनर डिसाइपल आराम से एक बड़े जानवर खींची गाड़ी पर बैठे थे, जबकि तुम जैसे सर्वेंट। फर्क आखिरकार तुम्हें समझ आया कि शियाओ वान के परिवार ने सगाई क्यों तोड़ी। पर गाड़ी से ज्यादा तुम्हें उस आंखों पर पट्टी बांधे वो छन सीनियर भाई की रश्क होती थी, जो हवा में होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यही तो असली देवता का रूप था जो तुम सोचते थे। 1 महीने के सफर के बाद आखिरकार तुम सब जीव शियाओ सेक्ट पहुंच गए। सेक्ट में घुसते ही इनर और आउटर डिसाइपल्स को अलग अलग बड़े गुरु ले गए, जबकि तुम्हें और तुम्हारे गांव के एक और लड़के जाओ हाओरान को शुआन जी सर्वेंट हॉल ले गए। सर्वेंट हॉल के मुखिया ने हर एक को एक किताब, युआन युआन जुए और एक एनर्जी पिल दी। फिर तुम्हें वॉन्ग मैनेजर के हवाले कर दिया। वॉन्ग मैनेजर ने तुम्हें एक आंगन में ले जाकर बताया, यह है लकड़ी का कमरा, यहाँ से अल्केमी बनने वालों के लिए लकड़ी काटी जाती है। तुमने आसान दिखने वाला काम चुना, इसलिए तुम्हें लकड़ी काटने भेज दिया गया। पहले महीने काम पूरा ना हो तो कोई सजा नहीं, पर उसके बाद पॉइंट्स कट होंगे और सजा भी मिलेगी, समझे? समझ गए? तुमने और जाओ हाओरान ने तुरंत जवाब दिया। रात होते ही तुम अकेले कमरे में बैठे उस कीमती एनर्जी पिल को बिस्तर के नीचे छुपाकर फिर अपने पास से वो आम किताब निकाली। 1 महीने से ये चीज तुम्हारे शरीर से बंधी हुई थी,
उसका कठोर कवर तुम्हारे पेट की त्वचा तक छील चुका था। दादाजी ने बस इतना कहा था इसे छुपा कर रखना, पर यह नहीं बताया था कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। तुमने ज़्यादा सोचा नहीं, इसे एक तरफ रखकर युआन युआन जुए किताब उठाई और ध्यान लगाकर बैठ गए। कल्टीवेशन की कोशिश शुरू की। आंखें बंद करके तुमने दुनिया की एनर्जी को महसूस करने और शरीर में खींचने की कोशिश की, पर यह सोचने से कहीं ज़्यादा मुश्किल निकला। पूरी रात कोशिश करते रहे पर कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह टक 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 दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खोला तो सामने दाढ़ी वाला मैला कुचैला एक मजबूत आदमी खड़ा था। उसने तुम्हें एक कुल्हाड़ी थमाई। मेरा नाम शीमेंग है, आज से तुम मेरे साथ पहाड़ पर लकड़ी काटने जाओगे। रास्ते में शीमेंग ने तुम्हें बताया कि कौन से पौधे जहरीले हैं और कौन से फल खाने लायक हैं। तुमने बार बार धन्यवाद कहा, सोचा शायद ये भाई अच्छा इंसान है, पर जगह पे पहुंचते ही तुम्हारा भ्रम टूट गया। उसने एक इतना मोटा हरा पेड़ दिखाया जो तुम्हारी जांग जितना मोटा था और कहा इसे काटो। तुमने पूरी ताकत से एक वार किया पर कुल्हाड़ी उछलकर तुम्हारे हाथ से छूट गई, हथेली सुन्न हो गई। पेड़ पर एक निशान तक नहीं पड़ा। शिमेंग तुम्हें कमर पर हाथ रखे नाराजगी से देखता रहा, फिर तुम्हें एक तरफ धकेल कर हाथ पर थूक लगाई। जोर लगाकर एक ही वार में कुल्हाड़ी गहराई तक धंसा दी। लगभग पेड़ अपनी कुल्हाड़ी से बस छाल छील लो, इतना ही तुम्हारे 2 दिन के काम के लिए काफी है, उसने आदेश दिया। तुम मुश्किल से छाल छीलते रहे, हाथ अटपटे तरीके से चल रहे थे। शिमेंग बगल में खड़ा मुंह बिचकाते हुए बोला, इस रफ्तार से तो तुम पूरी जिंदगी काम पूरा नहीं कर पाओगे। फिर आंखें घुमाते हुए बोला, अपनी एनर्जी पिल मुझे दे दो, फिर आगे से तुम बस छाल छीलना, पेड़ काटने का भारी काम मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा दिल धक से रह गया, तुरंत समझ गया उसकी नीयत क्या है। शी मेंग भाई, अगर एनर्जी पिल ना रही तो मैं कल्टीवेशन कैसे करूंगा? जब मेरे पास पावर आ जाएगी तो पेड़ काटने के लिए भाई को तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी। तुमने बड़े सम्मान से जवाब दिया। शी मैन का चेहरा तुरंत सख्त पड़ गया। उसके बाद उसने तुमसे एक शब्द भी नहीं बोला। वो पागलों की तरह उस हरे पेड़ पर वार करने लगा, इतनी जोर से कि तुम्हारा सिर सुन्न हो गया। लकड़ी के टुकड़े ओलों की तरह तुम पर गिरने लगे। ये सब जानबूझकर था। बड़ी मुश्किल से काफी लकड़ी इकट्ठा हुई। वापसी के रास्ते पर सिर्फ चढ़ाई पर उसने थोड़ा हाथ बटाया, बाकी पूरा रास्ता तुम अकेले भारी ठेला धकेलते रहे। जब से तुमने उसकी बात मानने से इनकार किया, तब से उसका बर्ताव सिर्फ प्रताड़ना बनकर रह गया था। लकड़ी वाले कमरे में लौटकर तुम थकान से टूटे जा रहे थे, तभी देखा जाओ हाओ रान अभी भी आम में लकड़ी चीर रहा था। काम अभी बाकी था। तुम पास गए मदद करने के लिए, पर तुम्हें देखते ही उसका दिन भर का दर्द फूट पड़ा। वो जोर से रो पड़ा। जियान, मेरे हाथ देखो। उसने कुल्हाड़ी फेंककर अपने नाजुक हाथ दिखाए, जिन पर छाले ही छाले थे। कुछ से पीला पानी बह रहा था। तुम्हारा दिल भी बैठ गया उसके हाथ देखकर। लकड़ी चीरना काटने से भी ज्यादा तकलीफदेह है। यही थी सर्वेंट डिसाइपल की पहली। पूरी मेज पर मीट की खुशबू फैली थी, जिससे तुम दोनों का मुंह पानी से भर गया। मास्टर के कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे और जाओ हाओ रान के चॉपस्टिक्स धुआंधार चलने लगे। खाना ऐसे खा रहे थे जैसे प्लेट भी निकल जाओगे। तुम सोच रहे थे शायद बड़ी लड़ाई होगी खाने के लिए, पर देखा दूसरे शिष्य आराम से थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। कुछ तो 2 कौर खाकर उड़ भी गए। हाँ हाँ, आराम से खाओ, कोई तुमसे छीनने नहीं आ रहा। वांग मैनेजर तुम दोनों का खाने का तरीका देखकर अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें पता था क्यों? बाकी सब कल्टीवेटर थे, खाना न खाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे और जाओ हाओ रान के लिए ऐसा नहीं था। आज नहीं खाया तो कल कुल्हाड़ी उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। खाने के बाद तुम जल्दी से भागकर कमरे में गए, खट से दरवाजा बंद किया। बिना देर किए कपड़े हटाकर सीने से बंधी वो पुरानी किताब निकाली। पूरे दिन की रगड़ से सीना लाल और दर्द से भरा हुआ था। अगर दादाजी की आखिरी बात याद न होती तो तुम इसे कब का फेंक देते। फिर तुमने बिस्तर के नीचे से एनर्जी पिल का डिब्बा निकाला, खोलकर देखा दवाई अभी भी वहीं थी। लालच से उसकी खुशबू में एक गहरी सांस ली, फिर मन मारकर वापस रख दिया। आज शीमेंग भाई ने जो पौधे बताए थे वो लिख लेने चाहिए। तुम खुद से बुदबुदाए, इन्हें पहचानने से जान बच सकती है, नहीं पहचानने से जान भी जा सकती है। पर लिखने के लिए कागज नहीं मिला। नजर घूमी तो वो अनाम किताब दिखी। कोई बात नहीं। तुमने पहला पन्ना खोला और सावधानी से 3 शब्द लिखे, बी लुओ बेल, एक जहरीली बेल। और तभी एक अजीब सी घटना हुई। तुमने अभी अभी जो लिखा था वो पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह सुनहरे रंग के शब्द अपने आप उभरने लगे। पूरा पन्ना भरने लगा। बी लुओ बेल, नीची क्वालिटी का जहरीला पौधा, ऊपरी परत छूने से त्वचा सड़ सकती है, लकवा हो सकता है। इलाज युआन लॉन्ग घास पीस कर लगाएं। पहचान शुरुआत में हल्का नीला रंग, 1000 साल से ज्यादा पुराना होने पर गहरा नारंगी रंग हो जाता है। आखिर में तो एक साफ और डरावनी भी लुओ बेल की तस्वीर भी उभर आई, जैसे किताब में असली में उगी हो। तुम्हारे मुंह से डर के मारे आवाज ही नहीं निकली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। काफी देर बाद जाकर तुम संभल पाए। तुमने डरते डरते फिर किताब बंद की, फिर तुरंत खोली। पन्ना खाली था, बिल्कुल कोरा कागज, जैसे तुम्हारे लिखे शब्द भी बिना निशान के गायब हो गए हों। तुम्हें यकीन नहीं हुआ। आंखें मलकर फिर से कलम उठाई और लिखा, जिंगजी फल, कांटेदार फल। तुरंत फिर शब्द उभर आए, जिंगजी फल, नीची क्वालिटी का कांटेदार झाड़ी का पौधा। इसका फल जहरीला है पर खाया जा सकता है। इलाज एनर्जी से रिफाइन करके ठीक करें। पहचान शुरुआत में सुनहरा हरा रंग, पुराना होने पर गहरा लाल रंग हो जाता है। इस बार तुम्हें पूरा यकीन हो गया। तुमने ये किताब कसकर सीने से लगा ली। खुशी से पूरा शरीर कांप रहा था।
ये तो कोई फटी पुरानी किताब नहीं, ये तो असली खजाना है। इसके बाद के दिनों में तुम शी मैंग के साथ लगातार पहाड़ पर लकड़ी काटने जाते रहे। देखते देखते आधा महीना बीत गया। कल्टीवेशन में कोई प्रगति नहीं हुई, पर ताकत जरूर काफी बढ़ गई थी। पर अकेले काम पूरा करना अभी भी सपना ही था। तुम बस शी मैंग के पीछे पीछे उसकी बदमाशी सहते रहे। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि शुआन जी सीनियर भाई ने कहा था, एनर्जी वाली जगह पर आधा महीना रहने से स्पिरिचुअल रूट जाग जाती है। चेन कॉन्ग पहाड़ पार करने से लेकर अब तक पूरे 2 महीने हो चुके थे। तुम्हारे शरीर के अंदर अभी भी सब कुछ रुका हुआ था, और तुम्हारे साथ आए जाओ हाओ रान की 4 एट्रीब्यूट मिक्स्ड रूट तो फर्स्ट लेवल तक पहुंच भी गई थी। वो अब अकेले अपना टास्क पूरा कर लेता था, जबकि तुम अभी भी कमजोर ही थे। अब और इंतजार नहीं हो सकता। तुमने हिम्मत करके फिर से सर्वेंट हॉल के शोमजी सीनियर भाई से मिलने चले गए। सीनियर भाई, 2 महीने हो गए, जाओ हाओ रान फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया, मैं अभी भी वहीं का वहीं क्यों हूं? तुमने सीधे बात कर दी। आवाज में एक बेचैनी थी जो तुम्हें खुद भी महसूस नहीं हुई। जल्दी मत करो। शुआन जी ने तुम्हारे कंधे थपथपाए। जाओ हाओ रान की 4 एलिमेंट रूट है, तुम अलग हो। तुम्हारी 5 एलिमेंट मिक्स्ड रूट है, थोड़ा टाइम लगना नॉर्मल है। सीनियर भाई, तुमने दांत भींचकर अपने दिल की सबसे बड़ी इच्छा पूछ ली। क्या इस दुनिया में स्पिरिचुअल रूट की क्वालिटी बढ़ाने का कोई तरीका है? श्वान जी शायद तुम्हारी जिद देखकर थोड़े प्रभावित हो गए। आह भरकर बताया है। कहा जाता है पुराने जमाने में कुछ लोग एक तकनीक से रूट को मजबूत बना लेते थे, जिसे हुआ युआन शेन जुए कहते थे। पर वो तकनीक बहुत पहले खत्म हो चुकी है। सच है या झूठ, कोई नहीं जानता। खत्म हो चुकी है। तुमने शुआन जी को सलाम किया और मुड़कर चले गए। दूसरों के लिए यह सिर्फ एक कहानी है, पर मेरे लिए शायद नहीं। कमरे में वापस पहुंचकर तुम अचानक बिस्तर से उछल पड़े। दिमाग में एक ख्याल कौन था? ये फटी किताब नहीं, ये तो एक जादुई किताब है जो पौधों की जानकारी दिखा सकती है। तो क्या ये तकनीकें भी दिखा सकती है? जैसे हुआ युआन शेन जुए। तुरंत मोमबत्ती जलाई, कांपते हाथों से किताब पर हुआ युआन शेन जुए 4 शब्द लिखे। जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ। सुनहरे शब्द फिर से पन्ने पर फैल गए। यही थी वो सालों पहले खत्म हुई तकनीक। पर यह सीक्रेट तकनीक बेहद खतरनाक थी। इसमें एनर्जी को रिफाइन करना और रूट को सप्लीमेंट देना दोनों में ज्यादा रिस्क था, और ये तभी शुरू हो सकती थी जब कल्टीवेटर फर्स्ट लेवल तक पहुंच जाए। मिंग शेन घास, शी शुई फ्लावर, ची यांग फल। तुमने फौरन सारी जरूरी दवाइयों के नाम याद किए, फिर किताब पर एक एक करके उनके नाम लिखे, उनकी शक्ल और उगने की जगह दिमाग में बिठा ली। अब से पहाड़ पर जाकर इन पर ध्यान देना होगा। तुमने ठान लिया जो ना मिले उन्हें पॉइंट से खरीद लूंगा। 1 महीने बाद तुम्हारी 5 एलिमेंट रूट आखिरकार एनर्जी से भीग कर नरम हो गई। आखिरकार तुम्हारे विचारों से जुड़ पाई। पर एनर्जी को कंडेंस करने का प्रोसेस तुम्हारे लिए एक बड़ी तकलीफ थी। जाओ हाओ रान को अपना डान तियान एनर्जी सेंटर भरने में 3 घंटे लगते थे, तुम्हें पूरे 6 घंटे लगते। पर इस लंबी तकलीफ का एक फायदा भी हुआ, क्योंकि एनर्जी तुम्हारे शरीर में दूसरों से दोगुना टाइम रहती रही। तुम्हारी बॉडी और ज्यादा मजबूत बन गई। वो बहुत दिनों से बचाई हुई एनर्जी पिल एक ही सांस में निगल ली। पिल मुंह में जाते ही घुल गई, और एक जबरदस्त एनर्जी तुम्हारे अंदर फट पड़ी, जैसे तेज बाढ़ का पानी तुम्हारे डांत त्यान और चारों अंगों में घुसने लगा। जब दवाई का असर खत्म हुआ तो लगा जैसे तुम्हारा शरीर सालों तक तपाया गया हो। मसल्स टाइट हो गए, दांत यान भी कई गुना बड़ा हो गया। एक ही पिल ने तुम्हें 1 साल की मेहनत के बराबर फायदा दे दिया, और आखिरकार तुम फर्स्ट लेवल पर पहुंच गए। तुमने अपनी आंखें खोली, शरीर में दौड़ती ताकत महसूस की। कान और आंखें पहले से तेज हो गईं। पहले कभी न महसूस हुई ताकत का एहसास हुआ। दिल किया कि लंबे समय तक इसी हालत में रहा जाए। अगली सुबह अंधेरा रहते ही तुमने कुल्हाड़ी उठाई और अकेले पहाड़ पर निकल पड़े। आज मुझे किसी की जरूरत नहीं। खास तौर पर एक बहुत मोटा हरा पेड़ ढूंढा। गहरी सांस लेकर डांत यान की एनर्जी को जगाया। ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई। तुमने जोर से एक वार किया। धड़ाम की आवाज के साथ कुल्हाड़ी सख्त छाल को चीरती हुई अंदर घुस गई। 1 इंच गहराई ने तुम्हारे मन में उत्साह भर दिया। फिर से एनर्जी लगाकर दूसरा वार किया। कुल्हाड़ी आधा इंच और अंदर गई, पर यह गहराई इस बड़े पेड़ को गिराने के लिए काफी नहीं थी। तीसरा वार करते वक्त ताकत थोड़ी कम पड़ गई। कुल्हाड़ी बगल में जाकर एक नया निशान बना गई। गड़बड़। शरीर आंखों की स्पीड से मैच नहीं कर पा रहा था। हांफते हुए थोड़ी देर आराम किया, फिर जारी रखा। जब कुल्हाड़ी 3 इंच से ज्यादा अंदर गई तो पूरी ताकत लगाकर पेड़ गिराया, पर उसी वक्त एक जबरदस्त कमजोरी शरीर में फैल गई। पैर लड़खड़ाए, गिरते गिरते बचे। देखा तो डांत यान की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। सिर्फ इतने वार में ही सारी कल्टीवेशन खर्च हो गई। मजबूरी में वहीं जमीन पर बैठकर ध्यान लगाकर एनर्जी भरने लगे। आधे दिन में भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाओगे। आज का टास्क तो मुश्किल लग रहा था। सूरज निकलते ही शी मेंग कुल्हाड़ी कंधे पर लादे लड़खड़ाता हुआ पहाड़ पर आया। तुम्हारे पास से गुजरते हुए देखा कि तुमने पहले ही एक हरा पेड़ गिरा दिया है। चेहरे पर हैरानी नहीं, बल्कि हल्की जलन दिखी। अरे सूजी आन, तू ये मत सोच कि फर्स्ट लेवल पर पहुंचकर तेरे पंख निकल आए। अब मेरी जरूरत नहीं रही। वो एक एक कदम चलकर तुम्हारे पास आया। मैंने वॉन्ग मैनेजर से पूछा, तो सबसे कमजोर 5 एलिमेंट रूट है। तेरी मंजिल दूसरों की शुरुआत है, समझा? असलियत यह है कि आगे से हर महीने के पॉइंट्स मुझे देने होंगे। मैं भी बिना कुछ किए नहीं लूंगा। रोज तेरे लिए एक पेड़ काट दूंगा। तेरी मेहनत बच जाएगी। उसकी आवाज में दबाव था, पर तुम्हें साफ पता था वो तंग नहीं कर रहा, बस अपनी नजर में एक सच बता रहा है। उसके हिसाब से तुम पर कोई कल्टीवेशन रिसोर्स लगाना बर्बादी है। तुमने धीरे से आंखें खोली।
उसे देखकर सबसे विनम्र आवाज में सबसे बड़ी बात कहती, शी मेंग भाई, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। मुझे पता है मैं कमजोर हूँ, पर मैं हार नहीं मानूंगा। शी मेंग एक पल के लिए चौंका, फिर जोर से हंस पड़ा। हंसते हंसते बोला, हर नया कमजोर तेरे जैसा ही होता है, अपनी औकात नहीं जानता। उसने तुम्हारी तरफ इशारा करते हुए सिर हिलाया। ठीक है, तू कोशिश कर, जब हार मान ले तो आकर मुझसे मदद मांग लेना। इतना कहकर वो कुल्हाड़ी उठाए बिना पीछे देखे जंगल में गहराई तक चला गया। तुमने उसकी बात को नजरअंदाज किया, बगल से कुछ जंगली फल मुंह में डाल लिए, पेट में कुछ जाते ही कमजोरी थोड़ी कम हुई। उठकर फिर से कुल्हाड़ी उठा ली। शाम होते होते तुम पूरी लकड़ी की गाड़ी खींचकर बिल्कुल थके हुए वापस लकड़ी वाले कमरे पहुंचे। अरे आज अकेले गया था? बॉन्ग मैनेजर ने देखा तो चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। हाँ मैनेजर जी, मैं फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया। तुम मुस्कुराते हुए बोले, 120 किलो, बढ़िया। बॉन्ग मैनेजर वजन तोलकर तुम्हारे कंधे थपथपाकर बोले, कल थोड़ा कम काम करना, इतना जरूरी नहीं। तुम्हें पता था तुमने टारगेट से ज्यादा कर दिया, पर तुम नए थे। शी मेंग जैसे पुराने चालाक लोगों की तरह चालाकी करने की तुम्हें आदत नहीं थी। खाना खाकर तुम फिर कमरे में घुसकर कल्टीवेशन में लग गए। शी मेंग सोचता था तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, पर वो गलत निकला। तुमने हार नहीं मानी, बल्कि धीरे धीरे उस एहसास में डूबते गए जहां रोज खुद को मजबूत होते महसूस करते थे। लकड़ी काटना भी तुम्हारे लिए एक तरह की साधना बन गया। 6 महीने पलक झपकते बीत गए। जो टास्क पहले 6 घंटे में पूरा होता था, अब सिर्फ 4 घंटे में आराम से हो जाता था। कुल्हाड़ी चलाने का तरीका और स्थिर हो गया। एनर्जी पर कंट्रोल भी बेहतर हो गया। पॉइंट्स इकट्ठा करके 500 जमा हो गए, जिनसे एक एनर्जी पिल या मी झू शिशुई फ्लावर खरीदी जा सकती थी। तुम सोच में पड़ गए। एनर्जी पिल से कल्टीवेशन तेज होती, पर शी शुई फ्लावर हुआ युआन शेन जुए तकनीक से रूट सुधारने की चाबी थी। पहले जड़ की समस्या हल करो, तुमने ठान लिया। लंबे समय में रूट सुधारना ही। तुम फर्स्ट लेवल की कल्टीवेशन से आगे बढ़ चुके थे। शुआन जी ने देखा तो थोड़े खुश हुए। तुमने सम्मान से झुककर हाथ में टोकन लेकर कहा, सीनियर भाई, मैं 500 पॉइंट से एक टॉप ग्रेड मिंग शेन घास और शी शुई फ्लावर खरीदना चाहता हूँ। शुआन जी ने सिर हिलाया और हैरानी से खुद तुम्हें ट्रेजरी हॉल ले गए। पर तुम दोनों के जाते ही एक तलवार की रोशनी हवा में गूंजते हुए सर्वेंट हॉल के दरवाजे पर उतरी। एक फुल सर्कल आर्टिफैक्ट रिफाइनमेंट कल्टीवेटर, जिसके पीछे एक खूबसूरत लड़की भी खड़ी थी। आंखों पर पट्टी बांधे वो छन तुरंत खड़े हो गए। सीनियर भाई, क्या काम है? उसने अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से नीचे उतरते हुए घमंड भरे चेहरे के साथ वो छन के पास आकर देखने लगा, जैसे कंफर्म करना चाहता हो कि क्या वो सच में अंधा है। वो छन देख नहीं पाते थे, पर उनकी घमंड भरी हरकत साफ महसूस कर सकते थे। फिर भी चुप रहे। क्या तुम्हें मैं याद हूं? उस लड़की ने पूछा। वो छन को याद आ गया। तुम छिनवान हो। उसे अच्छी तरह याद था वो शख्स जिसने सामने ही सगाई तोड़ी थी, 5 एलिमेंट मिक्स्ड रूट वाला। हाँ, छिनवान ने सिर हिलाया। प्रणाम छिनवान सीनियर सिस्टर। वो छन ने हल्का झुककर सलाम किया। इस सलाम से छिनवान का घमंड और बढ़ गया। कभी उसके सामने ऊंचे रहने वाले देवता आज उसे झुककर सलाम कर रहे थे। यह एहसास बहुत सुकून देने वाला था। सिर उठाकर ऊंचे रुतबे वाले अंदाज में पूछा, एक बात पूछनी है, सूजियान कहाँ है? सीनियर सिस्टर, वो अभी लकड़ी वाले कमरे में सर्वेंट है। वुछन ने आदर से जवाब दिया। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर दिल में हंस रहा था। एक मामूली सेकंड लेवल भी मेरे सामने, जो 9th लेवल हूँ, रौब झाड़ रहा है। सेक्ट में ना होता तो एक थप्पड़ में दबा देता। मुझे एक गुफा घर बनवाना है। मुझे 2 लोग चुनकर दो, उसमें सूजियान जरूर हो, समझे? छिनवान ने आवाज सख्त कर दी। समझ गया। वुछन ने तुरंत सिर हिलाया। छिनवान अपने साथी लू यांग को जगह बताकर इतराते हुए फ्लाइंग शिप पर सवार होकर चले गए। तभी शुआन जी तुम्हें लेकर वापस आए। सूजियान, जरा रुको, वुछन ने आवाज दी। क्या हुआ वो? शन सीनियर भाई, तुम्हें थोड़ी हैरानी हुई। किसी ने तुम्हारा नाम लेकर काम सौंपा है। 1 महीने का इनाम, 500 पॉइंट्स, गुफा घर बनाने का काम। समय से पहले पूरा हो तो पॉइंट्स भी उतने ही मिलेंगे। वो छन का चेहरा ठंडा था, आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। इस बीच लकड़ी काटने का काम माफ है, जाकर सामान बांधो, कल यहीं इकट्ठा होना है। हाँ जाओ, हाओ रान को भी बुला लेना। तुमने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस आदर से सिर हिलाकर मान लिया। सर्वेंट हॉल से निकलते ही तुम सीधे गहरे जंगल की तरफ भागे। वहां पहले से नजर रखी हुई एक निंग शेन घास ढूंढ कर ले आए। कमरे में लौटकर सारी दवाइयां पीस ली। नई मिली शीश, शुई फ्लावर और ची यांग फल के साथ मिलाकर आंखें बंद करके सब निकल लिया। दवाई पेट में जाते ही एक भयानक कड़वाहट पूरे शरीर में फैल गई। उल्टी करने का मन हुआ, पर तब तक देर हो चुकी थी। दवाई का असर शुरू हुआ। शरीर की सारी एनर्जी उल्टी दिशा में बहने लगी। बेकाबू होकर जमीन पर गिरकर ऐंठने लगे। दर्द से चीख निकल गई, पर तुरंत मुंह दबा लिया। डर था कहीं किसी को आवाज न सुनाई दे। दवाई का असर ऐसा था जैसे बार बार पिघला हुआ गर्म लोहा शरीर के चारों तरफ बह रहा हो। हर इंच त्वचा, हर हड्डी हड्डी तक चीरने जैसा दर्द दे रही थी। जमीन पर सिकुड़कर पूरी रात ऐंठते रहे। सिर्फ एक ही बात से हिम्मत मिल रही थी। तुम साफ महसूस कर पा रहे थे कि डान तियान के ऊपर वो पहले वाली गंदी मिक्स्ड 5 एलिमेंट रूट धीरे धीरे साफ और शुद्ध होती जा रही थी। अगले दिन दवाई का असर आखिरकार खत्म हुआ। तुम मुश्किल से रेंगते हुए बैठ पाए। फौरन हुआ युआन शेन जुए तकनीक चालू की। एनर्जी को रिफाइन करना, यानी जबरदस्ती एनर्जी से रूट में पावर बनाना, फिर उस पावर से रूट को वापस मजबूत करना। ये जैसे अंदर से बाहर तक जलना था। माथे से मोटी मोटी पसीने की बूंदें टपक रही थीं। दर्द से होंठ सफेद पड़ गए, दांत बज रहे थे, पर तुम रुके नहीं। 1 घंटे बाद जब तकनीक का पूरा चक्र खत्म हुआ, तो पानी से बाहर निकली मछली की तरह जोर जोर से सांस ली। तुरंत बदलाव महसूस हुआ।
एनर्जी सोखने और कंडेंस करने की स्पीड पहले से दोगुनी हो गई थी। हालांकि अभी भी क्वालिटी जाओ हाओरान के 4 एलिमेंट रूट के बराबर ही थी, पर इससे उम्मीद की किरण दिख गई। सुबह होते ही तुमने जाओ हाओरान को बुलाया। दोनों समय पर सर्वेंट हॉल पहुंचे। मेरे साथ आओ, वो छन सीनियर भाई ने ठंडी आवाज में इतना कहकर फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाला और हवा में उड़ गए। तुम और जाओ हाओरान जमीन पर पूरी ताकत से दौड़ते हुए मुश्किल से साथ रह पाए। सामने खड़े एक आदमी से बोले, छिनवान सीनियर सिस्टर, मैंने ले आया। ठीक है, तुम जा सकते हो, उस लड़की ने ठंडी आवाज में कहा। तुम और जाओ हाओरान अभी हाफते हुए सिर उठाकर देखा ही था कि सन ने एक खूबसूरत पर घमंड से भरा चेहरा दिखा। शियाओवान, तुम्हारे मुंह से निकला। तुम्हारे सामने छिनवान खड़ी थी, शानदार इनर डिसाइपल की पोशाक में, कल्टीवेशन दिखाने के लिए सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी थी। शियाओवान मेरा नाम है, तुमने सिखाया है क्या? उसके साथ खड़ा लू यांग गुस्से से भड़क उठा। एक कदम में तुम्हारे सामने आकर थप्पड़ जड़ दिया। पूरा शरीर उछलकर जमीन पर गिरा। दायां गाल तुरंत सुन्न पड़ गया। मुंह में खून का स्वाद फैल गया। सिर भन्ना गया। बगल में खड़े जाओ हाओ रान डर के मारे जमीन पर घुटनों पर गिरकर लगातार सिर झुकाने लगे। जाओ हाओ रान सीनियर भाई, सीनियर सिस्टर को प्रणाम। लू यांग ने तुम्हें जमीन पर तड़पते देखकर थोड़ा गुस्सा शांत किया। सुजियान, मैं अब इनर डिसाइपल हूँ, आगे से मुझसे मिलो तो सीनियर। 1 महीने की डेडलाइन है, अगर देर हुई या काम अधूरा रहा तो तुम दोनों की कल्टीवेशन खत्म करके पहाड़ से नीचे भेज दिया जाएगा। इतना कहकर वो अकड़ते हुए लू यांग के साथ फ्लाइंग शिप पर सवार होकर उड़ गए। थू, वो दूर उड़ गए तो जाओ हाओ रान हिम्मत करके खड़े हुए। आसमान की तरफ थूका, एहसान फरामोश, गांव में तो तेरे सामने कुत्ते जैसा दुम हिलाता था, सेक्ट में आते ही आंखें बदल ली। तुमने मुंह से खून का निशान पोंछा, धीरे धीरे जमीन से उठे। आंखों में ठंडक थी। अब वो टॉप रूट है, ऊंचा इनर डिसाइपल है, और मैं उसका 5 एलिमेंट मिक्स्ड रूट वाला कमजोर मंगेतर हूँ। मुझे कुचले बिना उसकी शान कैसे दिखेगी? तुम और अरे भाई कैसे हो? तुम दोनों अपने गांव के गाने गुनगुनाते हुए अपनी सारी बेइज्जती और गुस्सा उस सख्त चट्टान पर निकालने लगे। शाम को छिनवान फिर से पहाड़ी के नीचे आई। देखा चट्टान में एक बड़ा गुफा मुख खोदा जा चुका है, और तुम और जाओ हाओ रान एनर्जी खत्म होने की वजह से गुफा में गहरी नींद सो रहे थे। अंदर सोने की हिम्मत कैसे हुई? तेज चीख से तुम दोनों की नींद टूटी। प्रणाम छिन सीनियर सिस्टर। जाओ हाओ रान ने घबराकर सफाई दी। हमारी एनर्जी खत्म हो गई थी, सोचा एक रात आराम करके कल फिर से काम शुरू करेंगे, देरी नहीं होगी। ये मेरे भविष्य के कल्टीवेशन का घर है। छिनवान नफरत से भरकर चिल्लाई, तुम इसमें सोने के लायक भी नहीं, फौरन बाहर निकलो। जाओ हाओ रान हिम्मत नहीं जुटा पाया। जल्दी से तुम्हें खींचकर अभी अभी खुद खोदी गुफा से दोनों बेघर कुत्तों की तरह बाहर निकल आए। छिनवान के दोनों साथी बाहर आते ही उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने उंगली उठाकर सख्त लहजे में चेतावनी दी, अगर फिर से तुम दोनों को अंदर सोते देखा तो लू यांग सीनियर भाई से कहकर तुम्हें अपंग करवा दूंगी। इतनी सख्त बात कहकर छिनवान संतोष के साथ चली गई। एहसान फरामोश औरत जाओ हाओ रान ने उसकी पीठ की तरफ बिना आवाज के गालियां बकीं। दिल में आग लगी हुई थी, जब मौका मिलेगा इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। गाली देते हुए भी उसे उस गुफा में वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई। बाहर कड़ाके की सर्दी थी, हवा चेहरे पर चाकू की तरह लग रही थी। अगर तुम दोनों की बॉडी कल्टीवेशन से आम इंसानों से मजबूत न होती तो शायद इसी सुनसान जगह में ठंड से जान चली जाती। पत्थर के सहारे थोड़ी देर बैठे ही थे कि ठंडी हवा से आंखें भी नहीं खुल पा रही थीं। छोड़ो, तुमने जाओ हाओ रान से कहा, जल्दी एनर्जी वापस भरकर काम पर लगते हैं। जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतनी जल्दी यहां से निकलेंगे। ये सुनते ही जाओ हाओ रान सीधा बैठ गया, हाथों पर गर्म सांस मारी। ठीक है, दोनों तुरंत ध्यान लगाकर कल्टीवेशन शुरू कर दी। 1 घंटे बाद एनर्जी वापस भर गई। नाप तौल में गलती न हो, इसका ख्याल रखते हुए फिर से काम में जुट गए। रोज सिर्फ 1 घंटा सोना, वो भी ध्यान लगाकर नींद की जगह कल्टीवेशन करना। अभी अभी कल्टीवेशन शुरू करने वालों के लिए ये जानलेवा था। ऐसे ही 7 दिन जबरदस्ती काटे। दोनों की आंखें थकान से लाल हो चुकी थीं। हाथ में औजार तक ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे। थोड़ा आराम कर लो, मैं कुछ खाने का ढूंढ लाता हूँ। तुमने जाओ हाओ रान के कंधे थपथपाए। खुद लड़खड़ाते हुए जंगल में घुस गए। जाओ हाओ रान वहीं बैठकर ताकत वापस पाने लगा। पर तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद ही एक तलवार की रोशनी नीचे उतरी। लू यांग छिनवान को लेकर फिर आ गया। गुफा घर का आकार बनते देखकर छिनवान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर चारों तरफ नजर घुमाते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जाओ हाओरान, सूजियान कहाँ है? जाओ हाओरान फौरन औजार छोड़कर झुकते हुए भागकर आया। सीनियर सिस्टर जियान, वो जंगली फल ढूंढने गई है, बस अभी आती होगी। अच्छा? छिनवान ने मुंह बिचकाया, चेहरे पर नाराजगी थी। तभी तुम कपड़े में कुछ जंगली फल बांधे हड़बड़ाते हुए वापस आए। उन दोनों को देखते ही तुम्हारा चेहरा उतर गया, पर गुस्सा दबाकर झुककर सलाम किया। सीनियर भाई, सीनियर सिस्टर को प्रणाम। छिनवान ने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं, जैसे तुम हवा हो। मुड़कर सीधे अपने पास से एक रसीद निकाली। जाओ हाओरान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये 1000 पॉइंट्स हैं। वैसे तो तुम दोनों में बराबर बंटने थे। उसने जानबूझकर रुककर तिरछी नजर से तुम्हें देखा, पर मैंने तो सिर्फ तुम्हें ही काम करते देखा। दूसरा जो है वो पीछे बचकर बचकर काम टालता रहा, इसलिए ये 1000 पॉइंट्स पूरे तुम्हें दिए। ये बात जैसे सिर से पैर तक बर्फ का पानी बहा गई। जाओ हाओरान चौंक गया। हिम्मत नहीं हुई विरोध करने की, बस झुककर चुपचाप वो 1000 पॉइंट्स ले लिए। शुक्रिया सीनियर सिस्टर,
उसके चेहरे पर बेबस मुस्कान थी। गुफा के अंदर की धूल मिट्टी साफ कर दो, फिर जा सकते हो, छिनमान ने अकड़ते हुए हुक्म दिया। मुझे अभी फेंग शुई मास्टर बुलाना है, जल्दी करना। इतना कहकर वो लू यांग के साथ फ्लाइंग स्वॉर्ड पर उड़ गई। अंत तक तुम्हारी तरफ एक बार भी नहीं देखा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तकलीफ एक ही बात में साफ मिटा दी गई। दिल में ठंडक दौड़ी, मुट्ठियां भींच लीं। मुड़कर जाने ही वाले थे कि जी आन जाओ हाओ रान भागकर पीछे आया। उसने वो पूरे 1000 पॉइंट्स तुम्हारे हाथ में ठूंस दिए। मेरे पास पहले से 500 पॉइंट्स बचे हैं, इस्तेमाल भी नहीं करने वाला। उसने सिर खुजाते हुए सीधे साधे अंदाज में कहा। अगर तुम्हें दवाइयां खरीदनी हो तो रख लो, वैसे भी मेरे किस काम के। थोड़ी देर पहले जो झुककर सलाम कर रहा था, अब वही सिर उठाकर तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारी आंखों में अचानक गर्मी उभर आई। तुम फौरन मुड़े, आस्तीन से जोर से चेहरा पोंछ लिया। चाहते नहीं थे वो देखे। गुफा में जाकर अपने पास के जंगली फल उसे थमाए, फिर बिना कुछ बोले औजार उठाकर काम में लग गए। दोनों ने मिलकर जल्दी ही गुफा साफ कर दी। चेक किया कोई कमी ना रह जाए। वो तुम्हारी मदद नहीं कर रही, बेइज्जती कर रही है। उन्होंने तंग तो नहीं किया? वुचन ने पूछा। पॉइंट्स नहीं मिले? तुमने शांति से जवाब दिया, एक शब्द भी शिकायत का नहीं कहा। ठीक है, वुचन ने सिर हिलाया। इसके बाद तुम और जाओ हाओ रान ट्रेजरी हॉल गए। वो 1000 पॉइंट्स बिना सोचे समझे हुआ युआन शेन जुए तकनीक के लिए ज़रूरी सारी दवाइयों में लगा दिए, जो एक बार के लिए पूरे थे। वापसी के रास्ते में जाओ हाओ रान से रहा नहीं गया जियान, तू ये ढेर सारी घास आखिर किस लिए खरीद रहा है? तुम रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, बाद में बताऊंगा, अभी बताया तो यकीन नहीं करेगा। फिर उसके कंधे थपथपाते हुए गंभीरता से कहा, ये 500 पॉइंट्स मैं तुझसे उधार समझता हूँ, साल के आखिर तक जरूर लौटाऊंगा। अरे मैंने कहा ना, मेरे किसी काम के नहीं। जाओ हाओ रान ने हाथ हिलाकर मना किया। पता नहीं तकल्लुफ था या दिल से, पर तुम्हें पता था ये एहसान तुम याद रखोगे। कमरे में लौटकर उस ढेर सारी दवाई को देखकर दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर दर्द से नहीं था, डर था कहीं दर्द इतना हो कि होश ही खो बैठो। पर छिनवान की वो घमंडी नजरें याद आईं, लू यांग का वो थप्पड़ याद आया। गाल में अब भी जलन महसूस हो रही थी। तुमने फौरन दांत भींच लिए। अगर इस बेकार 5 एलिमेंट मिक्स्ड फ्रूट को ऊपर नहीं ले गया तो पूरी जिंदगी लोगों के पैरों तले कुचला जाऊंगा। पिसी हुई दवाई एक ही सांस में निगल ली, फिर कमर कसकर उस भयानक तकलीफ के लिए तैयार हो गए। पूरी रात एनर्जी शरीर में उबलते पानी की तरह उल्टी दिशा में बहती रही। कई बार लगा अब हार मान लूं, पर जब भी होश खोने के करीब आते, छिनवान और लू यांग के चेहरे दिमाग में उभर आते। मुझे झेलना ही होगा, वरना ये जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। सुबह होते होते आखिरी बार भयानक दर्द लहर की तरह उतरा। पूरा शरीर बिल्कुल खाली हो गया, पर पहले कभी ना महसूस हुई हल्कापन भी था। तुरंत ध्यान लगाकर हुआ युआन शेन जुए चलाई। इस बार एनर्जी रिफाइन करने की स्पीड काफी तेज थी। तकनीक खत्म होते ही कल्टीवेशन अपने आप बढ़कर सेकंड लेवल की रुकावट पार कर गई। रूट की क्वालिटी भी एक कदम आगे बढ़ गई। अब ये 3 एलिमेंट रूट के बराबर हो गई, बल्कि 5 एलिमेंट होने की वजह से आम 3 एलिमेंट रूट से भी तेज थी। एक बार और शरीर में दौड़ती ताकत महसूस करते हुए आंखों में हैरान करने वाली चमक आ गई। मेरी रूट की क्वालिटी तो असली हेवनली रूट से भी आगे निकल जाएगी। सेकंड लेवल की कल्टीवेशन और 6 महीने के अनुभव के साथ अब सिर्फ 3 बार में पेड़ काट लेते थे। उसी दौरान जोश में काम करते हुए पीछे से शी मेंग कब आया पता ही नहीं चला। उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी और शक था। तो एक 5 एलिमेंट मिक्स्ड फ्रूट 6 महीने में सेकंड लेवल तक पहुंच गया, कैसे किया ये? उसने पूछताछ की। तुम पहले से तैयार जवाब दे चुके थे। पिछले दिनों एक काम किया, थोड़े पॉइंट्स मिले, 2 एनर्जी पिल खरीद ली। शीमैंग ने आधे अधूरे यकीन से तुम्हें देखा, कुछ नहीं पूछा, खुद भी जंगल में काम पर निकल गया। तुमने सिर्फ आधे दिन में टास्क पूरा कर लिया, फौरन सर्वेंट हॉल भागे। शुआन जी सीनियर भाई, आज का काम खत्म हो गया, कोई और काम दे सकते हैं? मुझे और पॉइंट्स चाहिए। शुआन जी ने टास्क बुक पलटी। लकड़ी वाले कमरे के पश्चिम में पहाड़ पर सारे पेड़ कट चुके हैं। नए पौधे लगाने के लिए लोग चाहिए। एक पौधा लगाने पर 5 पॉइंट्स करोगे? हाँ करूंगा। शुआन जी ने तुम्हें एक नक्शा और 100 पॉइंट्स दिए। फार्म जाकर मुंह छिंग से पौधे ले आओ, ये पैसे मुझसे उधार समझना, बाद में याद रखना। तुम अपना ठेला लेकर फार्म की तरफ भागे। ठेला धीमा लगा तो 50 किलो का ठेला सीधे कंधे पर उठाकर दौड़ पड़े। नक्शे के हिसाब से फार्म ढूंढा, मुंह भाई घास फूस के घर के सामने आवाज लगाई। एक सांवली रंगत वाला लड़का बाहर आया। यही था मुझसिंह, टास्क सर्वेंट। तुम्हें देखते ही मुस्कुराकर बोला, क्या काम है भाई? मुझे 10 हरे पेड़ों के पौधे चाहिए। मुंह छिंग का चेहरा उतर गया। 10 गमले में लगाओगे क्या? पहली बार आया था, ज्यादा मांगने की हिम्मत नहीं हुई। तुम मुस्कुराते रहे। अंदर आओ। वो झुंझलाकर एक कुदाल थमाकर बोला, इतने छोटे काम के लिए खुद ही खोदो। तुमने बुरा नहीं माना, कुदाल उठाकर काम में लग गए। भाई तुम फार्म वाले 1 महीने में कितने पॉइंट्स कमा लेते हो? खोदते खोदते बात शुरू की। इतना आसान नहीं, मुंह छिंग ने आह भरी। साल भर में 1000 कमा ले तो बहुत है, पर हाँ, अगर कोई प्राइवेट काम मिले तो थोड़ा और कमा सकते हैं। प्राइवेट काम सुनते ही तुम्हारे मन में एक ख्याल आया। मुंह छिंग ने तुम्हारा इशारा समझ लिया, फौरन दिलचस्पी से बोला, क्यों, कुछ बुक करना चाहते हो? तुमने 10 पौधे खोदते ही बिना रुके पूछा, मिंग शेन घास, शीशुई फ्लावर, ची यांग फल, हर एक के लिए कितने पॉइंट्स लगेंगे? 700। मूचिंग ने आंखें घुमाई। अगर मात्रा ज्यादा हो तो सस्ता भी कर सकता हूँ। मुझे 70 चाहिए, तुम खुद रेट लगाओ। 4000। मूचिंग ने दांत भींचकर एक रेट बताया, जो ट्रेजरी हॉल के दाम से काफी सस्ता था। ठीक है। तुमने तुरंत सौदा पक्का कर दिया। तुम और मूचिंग ने वादा तय किया। तुम पौधे खींचकर खुशी खुशी पश्चिम पहाड़ चले गए।
दूसरी तरफ लकड़ी वाले कमरे में शीमैंग ने जाओ हाओरान को लकड़ी चीरते देखा। पास आकर बोला, जाओ हाओरान, बू और सू जियान ने पिछली बार काम में असल में कितना कमाया? हे शी भाई, कुल 1,000। मेरे किसी काम का नहीं था तो उसे दे दिया। जाओ हाओरान ने सच बता दिया। तू इतना उदार है। शीमेंग ने उसकी गर्दन दबोचकर गुस्से का नाटक करते हुए कहा, सू जियान, वो कमजोर रूट वाला तेरे पॉइंट से एनर्जी पिल खरीद कर अब। नहीं नहीं, तुम गलत समझे शी भाई। जियान ने जो खरीदा वो एनर्जी पिल नहीं बल्कि दवाइयां थीं। जाओ हाओरान ने तुरंत सही किया। एक पल में शीमैंग का चेहरा बदल गया। उसने जाओ हाओरान का सिर कसकर पकड़ा। आवाज बेहद गंभीर हो गई। फिर से बोल। जाओ हाओरान डर गया। झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उसने ढेर सारी दवाइयां खरीदी। सुनकर शीमेंग की आंखों में कुछ चमका। फिर अचानक समझ आ गया, एक 5 एलिमेंट फालतू रूट वाला दवाई खाकर भी इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर सकता। कुछ गड़बड़ है। वो फौरन जाओ हाओरान को धकेल कर सीधे तुम्हारे कमरे की तरफ भागा। उसी वक्त तुम अपना ठेला खींचते हुए पश्चिम पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। जाओ हाओरान, तुमने आवाज दी। उसके इशारे की दिशा में देखा तो तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से सामान उलटने पलटने की आवाज आ रही थी। चेहरा बदल गया। फौरन भागे। तभी सामने खाली हाथ शीमेंग तुम्हारे कमरे से बाहर निकलता दिखा। उसने तुम्हें गुस्से से घूरा। कुछ नहीं कहा। तुमने अस्त व्यस्त कमरा देखा। तुम भी चुप रहे, पर मुट्ठियां भींचकर सफेद पड़ गईं। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। शीमेंग के जाने के बाद तुमने बाल्टी उठाई। पानी देने जाने वाले थे। कहाँ जा रहा है? जाओ हाओरान पास आया। पश्चिम पहाड़ पानी देने। जाओ हाओरान भी बिना कुछ कहे एक जोड़ी बाल्टी उठाकर साथ चल पड़ा। रास्ते में तुमने पूछा, शी मेंग तुम्हारे कमरे में क्यों घुसा? जाओ हाओरान ने पूरी बात बता दी। उसे अब शक है तुम्हारे पास कोई राज है। तुमने पौधों पर पानी डालते हुए ठंडी आवाज में कहा, मैंने उससे झूठ बोला था एनर्जी पिल खाई है, पर तुमने कह दिया मैंने दवाई खरीदी। मेरी क्वालिटी से नॉर्मल तरीके से इतनी तेज तरक्की मुमकिन नहीं, इसलिए उसे यकीन हो गया मुझे कोई बड़ा मौका मिला है। तो असल में मेरे दादाजी ने पहले मुझे एक सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी, हुआ युआन शेन जुए, जिससे रूट की क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है। मैंने जो दवाइयाँ खरीदी वो इसी के लिए थी। तुमने पूरी बात बता दी, बस इसका स्रोत दादाजी को बताया। ये बात अगर बाहर गई तो हम दोनों पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। तुमने हम दोनों शब्द पर खास जोर दिया। जाओ हो राम की आंखें चमक उठी। तुम्हें रश भरी नजरों से देखते हुए बोला, वो तकनीक मुझे भी सिखाओगे? बिल्कुल। तुमने सिर हिलाया, पर तुम्हें भी मेरी तरह जान लगाकर काम करने होंगे, पॉइंट्स कमाकर दवाइयाँ खरीदनी होंगी। ठीक है। जाओ हाओरान ने ठान लिया, आज से मैं भी तुम्हारे साथ पौधे लगाऊंगा। इसके बाद के दिनों में तुम दोनों रोज के टास्क के अलावा बाकी सारा वक्त पश्चिम पहाड़ पर बिताने लगे। पर ये अच्छे दिन लंबे नहीं टिके। एक दिन लकड़ी काटते वक्त शी मैंग फिर आया। एक पत्थर उठाकर टक से तुम्हारी उठी हुई कुल्हाड़ी पर मारा। शी मैंग भाई, कोई बात है? तुमने पूछा। तू मुझसे झूठ क्यों बोला एनर्जी पिल खरीदने के बारे में? उसने पूछताछ की। तुझे कोई बड़ा मौका मिला है क्या? तुमने जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। काम जारी रखा। नहीं बताएगा? उसने एक और पत्थर उठाकर जोर से तुम्हारी पीठ पर दे मारा। तेज दर्द उठा। तुम रुके, बिना पलटे वहां से चल दिए। शी मिंग पीछे से गालियां बकता रहा। सोचता है ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। तुम सोच भी नहीं पाए थे कि दोपहर को जब पश्चिम पहाड़ पर पौधे लगाने पहुंचे तो जो नजारा देखा उससे गुस्सा आसमान छू गया। तुम दोनों की मेहनत से लगे 100 से ज्यादा जिंदा पौधे किसी ने जड़ से काटकर उखाड़ दिए थे। चारों तरफ बिखरे पड़े थे। कौन कमीना, इतना गिरा हुआ हरकत? जाओ हाओ रान गुस्से में गालियां बकने लगा। मुंह से गंदी भाषा निकलने लगी। तुम बस जोर जोर से सांस लेते रहे। गुस्से से पूरा शरीर कांप रहा था। शीमेन के अलावा और कौन हो सकता है? गलती किसी और की, सजा किसी और को। दादाजी की बात कानों में गूंज उठी। अगर तू इतना दबाव डालेगा तो मुझे भी नरमी दिखाने की जरूरत नहीं। मुट्ठियां भींच ली। इस पल गुस्से में सारा होश खत्म हो गया। तुम मुड़े, बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोले, जाओ हाओ रान, अपने 500 पॉइंट्स मुझे दो। क्यों, फिर से पौधे खरीदने हैं क्या? तुम्हारी आंखों में खून जैसी लाली देखकर जाओ हाओ रान थोड़ा डर गया। दो मुझे। तुमने सीधे हाथ बढ़ाया। जाओ हाओ रान ने कुछ और नहीं पूछा। अपने पास से वो रसीद निकालकर दे दी। पॉइंट्स लेकर तुम सीधे। शी मेंग तुम्हारी ये हालत देखकर घमंड से मुस्कुराया। जानबूझकर जोर से बोला, वांग मैनेजर, मेरी कुल्हाड़ी कुंद हो गई है। पौधे काटने में भी दिक्कत हो रही है। नहीं दे दो। उसने तुम्हें उकसाने वाली नजर से देखा, पर तुमने उसे नजरअंदाज कर वांग मैनेजर से कहा, मैनेजर जी मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, आराम करना है। जाओ, बस ज्यादा थकना मत। वांग मैनेजर ने फिक्र जताई। उस रात कमरे में लौटकर तुमने वो एनर्जी पिल निकल ली। दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, तरक्की, फिर हिसाब बराबर। दवाई का असर शरीर में फूट पड़ा। 3 दिन बाद रात के अंधेरे में कमरे में एनर्जी हिलोरे मारने लगी। एक हल्की सी हवा की लहर बनी। तुमने अचानक आंखें खोली। सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। 3rd लेवल पार कर लिया। डान तियान में उमड़ती एनर्जी महसूस करते हुए उठ खड़े हुए। अब वक्त है शी मैंग से हिसाब चुकता करने का। सुबह होने से पहले ही कुल्हाड़ी उठाकर जाओ हाओ रान के कमरे का दरवाजा खोला। जाओ हाओ रान नींद से उठा। तुम्हारी आंखों में छिपा मतलब समझ गया। बिना कुछ पूछे अपनी कुल्हाड़ी उठाकर साथ चल पड़ा। सुबह होते ही तुम दोनों जंगल में पहले से घात लगाए बैठे थे, इंतजार करते हुए कि वो लापरवाह आदमी शीमेंग कब आता है। थोड़ी देर बाद वो ठेला खींचते हुए आया। आदत के मुताबिक सूखी टहनियों का ढेर हटाकर नीचे छुपाई 50 किलो हरी लकड़ी निकाली। आज 150 किलो और काट लो।
कल काम नहीं करना पड़ेगा। उसने घमंड से हंसते हुए नाक पोंछी। तभी योजना के मुताबिक जाओ हाओ रान बाहर निकल आया। शी भाई शीमेंग चौंका, पहचान गया कि जाओ हाओ रान है। चिढ़कर बोला, तू यहाँ क्यों? जियान के साथ लकड़ी काटने आया हूँ। जाओ हाओ रान ने तुम्हारे छुपे होने की दिशा इशारा किया, फिर जानबूझकर पूछा, अरे शी भाई तुमने आते ही इतनी लकड़ी काट ली, तुझे क्या मतलब? शीमेंग का चेहरा बदल गया। गाली दे बैठा, साफ दिख रहा था चोर की तरह डरा हुआ है। यही वक्त है तुम झाड़ियों से अचानक निकल पड़े, कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी, कुछ ही कदमों में उसकी पीठ के पीछे पहुंच गए, कुल्हाड़ी उठाई और जोर से नीचे मारी। आह! शी मेंग को खतरा महसूस हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक और वार, एक और वार। तुमने कुल्हाड़ी बार बार उसी पर। एनर्जी बिखर गई, खून की गंध तेजी से फैली। शी मैंग 30 साल से लकड़ी काटने वाला ये आदमी आखिरकार एक लकड़ी की तरह जमीन पर गिर गया, गंभीर रूप से घायल। उसकी सांस थम गई। जाओ हाओ रान ने हाथ बढ़ाकर शी मैंग की नब्ज टटोली, आवाज कांप रही थी, मर गया। तुम हांफते हुए वहीं खड़े रह गए। याद आया पहले दिन पहाड़ पर उसने ही तुम्हें जंगली पौधे पहचानना सिखाया था। उस वक्त तो लगा था ये अच्छा इंसान है, पर बाद में उसकी हरकतों ने तुम्हारी हद पार कर दी थी। जियान, इसके पास अभी भी 1000 पॉइंट्स हैं। जाओ हाओ रान ने शी मैंग की गंदी जेब से एक रसीद निकाली। ये रख लो, जो तुम्हारा उधार था वो चुकता। तुमने वो रसीद उसके हाथ में ठूंस दी। जल्दी वापस जाओ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं अकेला संभाल लूंगा। इतना कहते हुए शी मेंग की लाश ठेले पर लादने लगे, कहीं दफनाने की जगह ढूंढे। जियान, ये कैसी बात कर रहे हो? जाओ हाओ रान घबराकर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अकेले संभालने का क्या मतलब? क्या हम भाई नहीं हैं? उसकी ये बात देखकर दिल में गर्माहट आई। तुमने जमीन पर पड़े निशानों की तरफ इशारा किया, तो तुम यहीं रुककर ये सब साफ कर दो, ठीक है? इसके बाद तुम शी मैंग की लाश खींचते हुए पश्चिम पहाड़ की तरफ चल पड़े, उसे शांति से दफना दिया। ये सब करने के बाद ठेले को दूर ले जाकर आग लगा दी, पूरी तरह जला दिया, फिर अपने शरीर का गंदा हिस्सा भी अच्छे से धो लिया। शक से बचने के लिए पूरे दिन पश्चिम पहाड़ पर पौधे लगाते रहे, उत्तर वाले जंगल की तरफ नहीं गए। रात को खाना खाते वक्त वांग मैनेजर ने पूछ लिया, आज किसी ने शीमैन को देखा? कई सर्वेंट्स ने सिर हिलाकर मना कर दिया। वांग मैनेजर की नजर आखिर तुम पर आकर टिकी। जियान, तुमने देखा? नहीं देखा। मैं आज पश्चिम में पौधे लगा रहा था। ऊपर से शांत दिखे, पर दिल अंदर जोर जोर से धड़क रहा था। शी भाई कहीं पहाड़ पर सो तो नहीं गया? छोड़ो। वांग मैनेजर ने हाथ हिलाया। शीमेंग के बारे में उनकी राय भी अच्छी नहीं थी। सूरज भी डूब गया, पहाड़ में खतरा है, उसकी मर्जी सोना है तो सोए, अगर किसी जानवर ने खा लिया तो उसकी अपनी गलती। मन ही मन राहत की सांस ली। बस वांग मैनेजर का यह पड़ाव पार हो जाए, सर्वेंट हॉल किसी मामूली सर्वेंट की सुरक्षा के लिए ज्यादा हंगामा नहीं करेगा। पर उस रात नींद नहीं आई। आंख बंद करते ही सपने में शी मेंग खून से लथपथ आकर जान मांगता था। बड़ी मुश्किल से, और भी डरावना यह था कि सपने में शुआन जी सीनियर भाई दिखे। ठंडे चेहरे से कान में फुसफुसाए, शी मैंग को किसी ने लकड़ी काटने के तरीके से ही मारा है, एक के बाद एक वार सटीक उसी जगह। ये सिर्फ कोई लकड़हारा ही कर सकता है। सपने में उनका चेहरा ठंडे से बदलकर डरावना हो गया, जैसे दिल तक झांकने वाला कोई राक्षस हो। फिर से डर के जाग गए। माथे का पसीना पोंछा, अब सोने की हिम्मत नहीं हुई। 11 साल की उम्र में पहली बार किसी की जान लेना, यह सदमा झेलना आसान नहीं था। पर तुम्हें साफ पता था, अगर शी मैंग को खत्म ना करते तो और भी बुरा कुछ जरूर करता, कोई और रास्ता नहीं था। चलो कल्टीवेशन करते हैं। तुम पालथी मारकर बैठ गए। सिर्फ ध्यान में डूबकर ही थोड़ी देर के लिए डर भुलाया जा सकता था। अगली सुबह होते ही वांग मैनेजर ने शी मेंग का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। उसका चेहरा, शी मेंग गायब है, आज सब काम छोड़कर उत्तर पहाड़ जाकर ढूंढो, जिंदा हो या मरा पता लगाना है। तुमने और जाओ हाओ रान ने एक दूसरे को इशारे से देखा। चुपचाप कल वाली जगह की तरफ चल पड़े, ताकि कोई पास ना आए। तुम दोनों उसी जगह के आसपास घूमते रहे। जैसे ही कोई पास आता तुरंत उसे कहीं और भेज देते। पूरे दिन जंगल में तलाश हुई, पर कुछ नहीं मिला। शीमेंग की कुल्हाड़ी और ठेला भी गायब थे। नीचे उतरे तो पता चला बात बड़ी हो चुकी थी। वांग मैनेजर सर्वेंट हॉल के 2 सीनियर शुआन जी और वू छन को बुला चुके थे। सबसे अलग अलग पूछताछ हो रही थी। तुम्हारी बारी आते आते अंधेरा हो चुका था। तुम्हारा और शीमेंग का रिश्ता कैसा था? शुआन जी ने आंखें सिकोड़कर तुम्हें घूरा, जैसे आत्मा तक झांकना चाहते हो। मेरी और शी भाई की भला क्या दुश्मनी हो सकती है? तुमने बेकसूर चेहरा बनाकर आधा सच आधा झूठ बोला। जब मैं नया आया था, शी भाई ही मुझे पहाड़ पर ले गए थे, जहरीले पौधे पहचानना सिखाया। रिश्ता अच्छा ही था। कल जंगल गए थे? शुआन जी ने फिर पूछा। गया था, पर लकड़ी नहीं काटी, पश्चिम पहाड़ पौधे लगाने गया था। तुमने बात आगे बढ़ाई। पहले लगाए सारे पौधे बर्बाद हो चुके। शुआन जी, सीनियर भाई ने जो 100 पॉइंट सुधार दिए थे, शायद अभी कुछ वक्त लगेगा लौटाने में। ये सुनकर शुआन जी का सख्त चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। अभी सर्दी है, बसंत में लगाओगे तो जीने की दर बेहतर होगी। शिव भाई को कुछ हो तो नहीं गया? तुमने जिज्ञासा दिखाते हुए पूछा। शुआन जी के जवाब ने दिल धक कर दिया। उसकी किस्मत ही खराब निकली, वो मर चुका है। उन्होंने आगे बताया, वो हॉल मास्टर का गांव वाला था। हॉल मास्टर ने साफ जांच का हुक्म दिया है। अच्छा, ये रिश्ता भी था। तुम्हारा दिल एक पल के लिए धड़का, पर चेहरे पर चिंता ही बनाए रखी। कहीं जंगली जानवर ने तो नहीं खा लिया? अभी जाओ, कुछ पता चले तो बताना। ठीक है। तुम उठकर चले गए। वापस जाकर तुरंत जाओ हाओ रान से बात मिलाकर देखी, कोई कमी तो नहीं रह गई। तब जाकर थोड़ी राहत मिली।
ऐसे ही ये मामला बिना नतीजे के दब गया। वक्त बीतता गया। अगले साल बसंत में उत्तर के हरे पेड़ खत्म हो गए। तुम लोग पूर्व वाले जंगल में शिफ्ट हो गए। किसी को एक कोने में आधा जला हुआ ठेला मिल गया। कुल्हाड़ी की धार पर साफ शी नाम खुदा हुआ था। पुराना मामला फिर से खुल गया। पर तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता था शी मेंग की लाश कहाँ है। जाओ हाओ रान को भी नहीं। बात बाहरी सजा हॉल तक पहुंच गई। पर वहां किसी सर्वेंट की सुरक्षा की परवाह किसे थी। गेंद वापस सर्वेंट हॉल फेंक दी गई। हॉल मास्टर ने गुस्से में हाथ उठाया। धड़ाम की आवाज के साथ 9th लेवल की ताकत ने टेबल चूर चूर कर दी। गुस्से से चेहरा लाल भभूका हो गया। मास्टर शांत हो। शुआन जी ने सुझाव दिया। क्यों ना ट्रेजरी हॉल से की झांग एनर्जी सर्च प्लेट मंगवाई जाए। जाओ मंगवाओ। जल्दी प्लेट आ गई। हॉल मास्टर दोनों सीनियर्स के साथ फिर उस जगह पहुंचे जहां कुल्हाड़ी मिली थी। एनर्जी लगाकर प्लेट ने कुल्हाड़ी और ठेले पर ची एनर्जी सोखी। सुई घूमकर पश्चिम की तरफ इशारा करने लगी। तीनों सुई की दिशा में चलते चलते पश्चिम पहाड़ पहुंच गए जहां तुमने और जाओ हाओ रान ने घने हरे पेड़ लगाए थे। जंगल में घुसते ही हॉल मास्टर के हाथ की प्लेट रोशनी बिखेरने लगी। यही है, खोदो। शुआन जी ने बिना देर किए हाथों से जमीन खोदनी शुरू की। ज्यादा गहराई तक नहीं गए थे कि गंदी हड्डी का एक टुकड़ा दिख गया। हॉल मास्टर का पूरा शरीर कांप उठा। आवाज दांतों के बीच से निकली। ये पहाड़ी किसकी जिम्मेदारी में है। इसी दौरान लकड़ी वाले कमरे में 1 साल की मेहनत के बाद तुमने और जाओ हाओ रान ने 7 दवाइयों के लिए जरूरी पॉइंट्स जुटा लिए थे। पर जाओ हाओ रान ने सिर्फ एक बार इसे इस्तेमाल किया और फिर कभी छूने की हिम्मत नहीं हुई। बोला भले ही तरक्की न हो पर वो दर्द दोबारा नहीं झेलना। बाकी सारी दवाइयां उसने तुम्हें दे दी। अब 6 दवाइयों के साथ तुम 8 बार तकनीक चला चुके थे। तुम्हारी 5 एलिमेंट रूट का हर एक एलिमेंट अब सिंगल एट्रीब्यूट टॉप ग्रेड रूट के बराबर हो गया था। पांचों को मिलाकर तुम्हारी स्पीड हेवनली रूट के लगभग बराबर पहुंच चुकी थी। बस एक बार और तकनीक चलाई तो पूरी तरह उससे आगे निकल जाओगे। कल्टीवेशन भी बढ़कर 4th लेवल की शुरुआत तक पहुंच गई। टक 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 दरवाजा खटखटाया गया। शुआन जी थे। मेरे साथ आओ। बिना कोई भाव दिखाए तुम्हें चुपचाप पश्चिम पहाड़ की तरफ ले गए। अंधेरा हो चुका था। पहाड़ पर घुप काली रात थी। उन्होंने तुम्हें एक हरे पेड़ के नीचे लाकर हड्डी का टुकड़ा तुम्हारी आंखों के सामने रखा। तुमने शीमेंग को क्यों खत्म किया। शुआन जी सीनियर भाई, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। तुमने सफेद झूठ बोला। पर यह पहाड़ी तुम्हारे जिम्मे थी और शी मैंग से सिर्फ तुम्हारा ही वास्ता था। अगर तुम नहीं तो कौन। सच में मैं नहीं हूं। तुम मान लो या ना मानो। शुआन जी ठंडी हंसी हंसे। पर जब हॉल मास्टर तुम तक पहुंचेंगे तुम बेगुनाह भी हुए तो भी अच्छा अंजाम नहीं होगा। तुम फौरन समझ गए इस बात के पीछे कुछ और मतलब है। सीनियर भाई, इसका क्या मतलब। आज दोपहर हॉल मास्टर ने भूल चूक प्लेट से यहां तक पहुंच गया। पूछा ये पहाड़ी किसे दी गई है। मैंने कहा भूल गया। दिल एक पल के लिए धड़का। अभी वो सर्वेंट हॉल में बही खाता पलट रहे हैं। शुआन जी की आवाज मानो आखिरी चेतावनी थी। ज्यादा देर नहीं लगेगी पता चलने में। सीनियर भाई, मुझे क्या करना चाहिए। तुमने अभी तक मान तो नहीं लिया था। पर आवाज में मदद मांगने की गुजारिश साफ थी। सर्वेंट हॉल को एक बुजुर्ग का काम मिला है। किसी सर्वेंट को उनके शिष्य के लिए तलवारबाजी अभ्यास पार्टनर बनना है 3 साल के लिए। तुम्हारी उम्र और कल्टीवेशन बिल्कुल सही बैठती है। अगर तुम चुन लिए गए तो इनर सेक्ट में रह पाओगे। हॉल मास्टर तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जानते हो ये काम क्या है। बस दूसरों की तलवारबाजी अभ्यास के लिए इंसानी बोरा बनना। शुआन जी ने सीधी बात कही। थोड़ी सी चूक हुई तो तीर लग सकता है। जाओगे। जाऊंगा। तुमने बिना सोचे कहा। यहां रुके तो मौत तय है। वहां जाने पर कम से कम एक उम्मीद तो है। यह था सस्पेंशन ऑर्डर। शुआन जी ने तुम्हें एक कागज थमाया। इनर सेक्ट के किंग शुआन पीक जाकर लिंग शू सज्जन से मिलो। तुमने वो कागज लिया, कुछ बोले बिना गहराई से झुककर सलाम किया। फिर मुड़कर रात के अंधेरे में गायब हो गए। हे शुआन जी ने तुम्हारी पीठ देखते हुए हल्की आ भरी शुभकामनाएं। अगली सुबह जल्दी उठकर तुमने रातों रात 120 मील का सफर तय किया। आखिरकार किंग शुआन पीक के नीचे पहुंच गए। चोटी पर चढ़ते ही सामने एक शानदार आंगन दिखा। अंदर से तलवार की आवाजें आ रही थीं और उसमें छिपी हुई तेजी थी। हर वार में तलवार की रोशनी और ठंडी धार महक रही थी। कौन। उसने तुम्हें भांप लिया। फौरन मुड़कर दूर से एक वार किया। एनर्जी तलवार की लहर हवा में तुम्हारी तरफ बढ़ी। हालांकि दूरी की वजह से ताकत कम थी, फिर भी वो ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे पर चुभ गई। मैं नया आया तलवारबाज हूं, सूजियान। क्या लिंगशु सज्जन यहाँ है। तुमने फौरन ऑर्डर पत्र निकाला। डर था कहीं फिर वार ना हो जाए। मेरे गुरु ने तुम्हें मेरे साथ अभ्यास करने के लिए बुलाया है। लड़की ने तलवार समेटी। तुम्हें ठंडी नजर से देखा। हाथ की लंबी तलवार तुम्हारी तरफ उछाल दी। वो एक बिना धार वाली नीची ग्रेड तलवार थी। तलवार चलाना आता है। उसने पूछा। नहीं आता। तुमने जवाब दिया। लड़की फौरन ऊपर की मंजिल की तरफ चिल्लाई। गुरुजी, जो तलवारबाज आपने बुलाया वो तो काम का ही नहीं, तलवार भी नहीं चला सकता। कैसे मेरे साथ अभ्यास करेगा। एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग ऊपर से नीचे आया, दिखने में बेहद प्रभावशाली। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम इसे सिखा सकती हो, बुजुर्ग बोले। लड़की मुंह बिचकाते हुए तुम्हारी तरफ मुड़ी। मेरा नाम ये शियाओ है, टॉप ग्रेड रूट 3rd लेवल। तुम्हारा। सूजी आन 5 एलिमेंट मिक्स्ड रूट 4th लेवल। ये सुनते ही ये शियाओ चौंक गई। कल्टीवेशन तो उससे भी ज्यादा थी। शक भरी आवाज में पूछा। उम्र कितनी है। 12 साल। ये सुनते ही सिर्फ ये शियाओ ही नहीं, ऊपर वाले लिंगशु सज्जन भी हैरान रह गए। इतनी कम उम्र में 5 एलिमेंट मिक्स्ड रूट वाला 4th लेवल कैसे पहुंच सकता है।
मैंने ज्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, तुमने कोई बहाना बना दिया। तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है, आगे से थोड़ा ख्याल रखना। ये शियाओ थोड़ा डर गई। शियाओ, लिंग शू सज्जन ने हल्की डांट लगाई। तुम टॉप ग्रेड रूट वाली हो, इसकी स्पीड तुमसे सैकड़ों गुना ज्यादा है, फिर भी इससे ख्याल रखने को कह रही हो। इसके बाद ये शियाओ ने तुम्हें एक बेसिक तलवार तकनीक सिखानी शुरू की। लिंग फेंग तलवार कला। 1 घंटे बाद तुमने सारे मूव्स याद कर लिए, पर उनकी असली भावना समझ नहीं पाए। ये शियाओ का सब्र जल्दी खत्म हो गया। हाथ तेज चलाओ, बांस स्थिर रखो। पहला वार तीखा होना चाहिए, जहां भी गलती होती है उसकी तलवार की एनर्जी फट की आवाज के साथ तुम्हें लगती। पूरे दिन में शरीर पर एक के बाद एक निशान पड़ गए। अगर फोर्थ लेवल की मजबूत बॉडी ना होती तो कब का घायल हो जाते। रात को घायल शरीर लेकर कमरे में लौटे, पालथी मारकर घाव भरने बैठे। इस तरह चलता रहा तो जल्दी ही बुरी तरह घायल हो जाऊंगा। क्या यह अनाम किताब तलवारबाजी में भी काम आएगी? दिमाग में एक ख्याल आया। सीने से किताब निकाली, कलम से नए पन्ने पर लिखा लिंग फेंग तलवार कला। लिंग फेंग तलवार कला, नीची ग्रेड तलवार तकनीक। बर्फीली ठंड की भावना समझनी होगी, तभी ये तकनीक पूरी तरह असर दिखाएगी। और यही पल पन्ने पर तस्वीर सहित पूरी तलवार तकनीक उभर आई। जब तुमने किताब में उस पोज में खड़े व्यक्ति की छवि देखी तो वो छवि अचानक जीवंत हो उठी। किताब के अंदर उसने पूरी लिंग फेंग तलवार कला एक बार पूरी तरह से दिखाई। अभ्यास खत्म होते ही वो छवि एक चमकदार बर्फ के टुकड़े में बदलकर किताब से बाहर उड़ी, सीधे तुम्हारे माथे में समा गई। आंखें बंद करते ही साफ महसूस हुआ, एक परफेक्ट छवि तुम्हारे दिमाग में बार बार पूरी तकनीक दोहरा रही है। उसके हाथ की तलवार तेज धार वाली थी, हर मूव में डरावनी तलवार भावना छुपी थी। यह एक ऐसी इच्छा शक्ति थी जो देखने वालों को कंपा दे। तुम पूरी तरह उसमें डूब गए। जैसे जैसे दिमाग में वो छवि दोहराती गई, तुम्हारी तकनीक की समझ तेजी से बढ़ने लगी। अगली सुबह तुम जल्दी उठे, तलवार पकड़कर आंगन में ये शियाओ का इंतजार करने लगे। आज तो जल्दी उठ गए। ये शियाओ नींद भरी आंखों से बाहर आई। सीनियर सिस्टर, कल जो तकनीक सिखाई थी मैंने समझ ली है। अच्छा, दिखाओ जरा। ये शियाओ के चेहरे पर शक था। तुमने तलवार की मूठ पकड़ी, उसी पल तुम्हारे शरीर से ठंडी बर्फीली भावना फैल गई। आसपास का तापमान अचानक गिर गया। पैर हल्के से आगे बढ़े, शरीर भूत की तरह लहराया। तलवार से कई नाजुक रोशनी की लहरें निकली। बर्फ की महीन धुंध तलवार के चारों तरफ लिपट गई। तुमने रातों रात बर्फीली तलवार भावना समझ ली थी। ये शियाओ इतनी हैरान हुई कि सीधे दूसरी मंजिल से कूद पड़ी। तुम्हें रोककर बोली, रात भर दिमाग में अभ्यास करते करते समझ गया, मुझसे कुछ वार करके दिखाओ। ये शियाओ को यकीन नहीं हुआ। तलवार उठाकर बिजली की तरह तुम पर झपटी। तुम्हारी नजरें तेज हुईं, पैर पीछे खींचे, हाथ लहराया। एक ठंडी तलवार एनर्जी निकली, उसकी तलवार से टकराई। बर्फ और तलवार की रोशनी बिखर गई। ये शियाओ के वार लगातार आते रहे। हवा बर्फ में उसका शरीर घूमता रहा। कई तलवार एनर्जी की लहरें आपस में लचते हुए तुम पर आ गिरी। इनमें से एक तुम्हारे बाएं कंधे को छू गई। त्वचा नहीं फटी, पर ठंडक अंदर घुस गई। बाह में सुन्नपन फैल गया। तुमने गहरी सांस ली, पूरी एनर्जी तलवार में लगाकर लिंग फेंग तकनीक चलाई। धड़ाम! आंगन में जोरदार आवाज हुई। ज्यादा कल्टीवेशन की वजह से तुमने उसकी रक्षा तोड़ दी। ये शियाओ का चेहरा बदल गया। बचने की कोशिश की पर देर हो चुकी थी। तलवार एनर्जी उसके कपड़े छूते हुए कंधे पर हल्का सा घाव छोड़ दी। वो पीछे हटी, आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घायल करने की? वो शर्मिंदगी से गुस्से में तुम्हें घूरने लगी। तुम्हारा बायां कंधा भी उसकी तलवार एनर्जी से घायल हो चुका था। हल्की अंदरूनी चोट लगी थी, पर उसकी हालत ज्यादा खराब थी। कपड़े खून से रंग गए, कंधे पर साफ तलवार का निशान। दिल धक से रह गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारा डरा हुआ चेहरा देखकर ये शी याओ की आंखों में कुछ चमका। मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम अंदाजा लगाओ वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तुम चुप रहे। साफ पता चल रहा था ये धमकी थी। मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। ये शियाओ पास आकर धीमी आवाज में बोली, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। बोलो, तुम्हें और क्या चाह रहा था? वो लगभग तुम्हारे कान के पास आकर बोली, आवाज ठंडी थी। आगे से चालाकी मत करना, खासकर जब मेरे गुरु हों। तुम्हें बेवकूफ जैसा दिखना होगा। उसकी मंशा तुम फौरन समझ गए। उसे डर था तुम्हारी काबिलियत देखकर लिंग शु सज्जन उसका ध्यान तुम पर लगा देंगे, उसका चहेता बनना छिन जाएगा। ठीक है, तुमने तुरंत मान लिया, पर फिर बात पलटी। पर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। बोलो सुनो। ये शी याओ की नजरों में छिपा गुस्सा था। आगे से हम दोनों जब भी अभ्यास करें, तुम भी चालाकी मत करना। और खासकर उसने फिर भी सिर हिलाकर मान लिया। इतना कहकर वो तलवार समेटकर घाव भरने अपने कमरे में लौट गई। कपड़े उतारकर कंधे का निशान देखा, दांत भींच लिए, आंखों में आग जल रही थी। सुफियान, देख लेना, वो कल्टीवेशन में भले पीछे था, पर टॉप ग्रेड रूट होने की वजह से उसकी स्पीड तुमसे सैकड़ों गुना ज्यादा थी। जब मैं फोर्थ लेवल पर पहुंचूंगी तुझे जरूर मजा चखाऊंगी। तलवारबाजी के साथ साथ तुम भी लगातार कल्टीवेशन करते रहे। अब तुम्हारी स्पीड बेहद तेज हो गई थी। बस 1 महीने में फोर्थ लेवल की चोटी तक पहुंच गए। रुकावट कब की ढीली पड़ चुकी थी। तुम बस जानबूझकर रोक रहे थे, कहीं राज खुल न जाए। तभी ये शियाओ का घाव भर गया। दरवाजे से आवाज आई, सूजियान बाहर आओ, तलवारबाजी का वक्त है। आज मध्य ग्रेड तकनीक सिखाऊंगी। बिबो तलवार मंत्र, ध्यान से देखो। उसने एक बार तकनीक दिखाई। तलवार की रोशनी तेज और छिपी हुई ताकत से भरी थी। तुम्हारे लिए फिलहाल। उससे कुछ वार करने के बाद ये शियाओ ने अपने भंडार से पॉइंट्स की एक थैली निकाली। गुरुजी की तरफ से 500 पॉइंट्स। इतने ज्यादा?
आखिरकार तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आई। 1 महीने के 500 पॉइंट्स, ये जिंदगी सर्वेंट हॉल से कहीं बेहतर थी। पैसे लेते ही तुमने आधे दिन की छुट्टी ली, सीधे बाहरी ट्रेजरी हॉल भागे। भाई क्या चाहिए? ड्यूटी पर मौजूद एक सर्वेंट ने पूछा। कोई ऐसी तकनीक है जो कल्टीवेशन छुपा सके? वो सर्वेंट सुनते ही हंस पड़ा, आवाज में मजाक था। तू एक सर्वेंट होकर कल्टीवेशन छुपाना चाहता है? जांगशी तकनीक, नीची ग्रेड, 400 पॉइंट्स। उसे यकीन था तुम बस यूं ही पूछ रहे हो, खरीद नहीं सकते। चियान, कुन बैग कितने की है? तुमने आगे पूछा। नीची ग्रेड 500, मध्य ग्रेड 1000। तुमने अभी मिले पॉइंट्स काउंटर पर रख दिए। कमरे में लौटकर तुरंत सीने से बंधी इनाम किताब चियान कुन बैग में डाल दी। फिर कागज कलम लेकर किताब पर लिखा जांगशी तकनीक और 2 तलवार मंत्र। रोशनी चमकी, तकनीक और तलवार कला तुरंत तुम्हारे दिमाग में समा गई। जांगशी मिल गई, अब बेफिक्र होकर तरक्की कर सकता हूँ। तुमने डान तियान की एनर्जी को दबाना बंद कर दिया। फौरन जोर से बाहर उमड़ पड़ी। एनर्जी की लहरें बनी, ज्यादा शुद्ध एनर्जी शरीर में जमा हुई। ताकत, महसूस करने की क्षमता, जीवन शक्ति सब कई गुना बढ़ गए। 5th लेवल की शुरुआत। तुमने फौरन जांगशी तकनीक चलाकर बाहरी एनर्जी स्थिर कर ली। आगे से इस्तेमाल न करने का सुझाव दिया, बिना एक दूसरे को चोट पहुंचाए। तुम दोनों का अभ्यास मानो बच्चों का खेल बन गया। इतने में लिंग शू सज्जन लौटे, देखते ही चेहरा सख्त पड़ गया। ये शीयाओ, 2 महीने बाद तुम्हारा टोंग शुआन बुजुर्ग के शिष्यों से मुकाबला है। उन्होंने ये शीयाओ को लताड़ लगाई, ऐसे अभ्यास करती रही तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये शीयाओ सिर झुकाए गलती करने वाले बच्चे की तरह खड़ी रही। फिर लिंग शू सज्जन ने अपने बैग से एक कवच निकालकर तुम्हारी तरफ फेंका। यह है शियुआन कवच, नीची ग्रेड नामी हथियार। अब से पूरी ताकत से अभ्यास करेंगे। कोशिश करूंगा तुम्हें चोट न पहुंचे। तुम उनकी मजबूरी समझ गए। कवच पहनकर पूरी ताकत झेलनी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि पूरे दिन में शरीर भीतर तक चोटिल हो गया। उनकी तलवार भावना बेहद तेज। रात होते ही तुम कमरे में घाव भरने ध्यान लगाए बैठे थे। दरवाजा चुपचाप खुला। ये शियो थी। सूजियान, मैं हूं। उसने आवाज धीमी रखी। डर था गुरु ऊपर सुन न ले। यहाँ क्यों आई? तुम पहले से ही चिढ़े हुए थे। अगर तुम कल्टीवेशन दबा न रहे होते और तलवार भावना इस्तेमाल कर पाते तो वो तुम्हें चोट कैसे पहुंचा पाती? ये लो। उसने एक गुप्त तकनीक तुम्हारे तकिए के पास रखी। जीव लियान झेन शेन, टॉप ग्रेड शरीर मजबूती तकनीक। अच्छे सीखो, आगे से इतनी आसानी से अंदरूनी चोट नहीं लगेगी। गुरुजी को बिल्कुल पता न चले कि मैंने तुम्हें ये खजाना दिया है। ये तुम पर मेहरबानी नहीं है, बस तुम्हें और मजबूत सैंडबैग बनाना चाहती है। समझ गया? तुमने वो गुप्त तकनीक ले ली। उसके जाते ही फौरन तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। एनर्जी शरीर में दौड़ते ही मांस मजबूतियों और नसों पर जबरदस्त दबाव पड़ा। जीवन सार को लगातार निर्देशित करना पड़ता था तभी काबू में आती। पर तुमने मजबूत होने के लिए दांत भींचकर सहा। 2 महीने बाद लिंग शू और तोंग शुआन दोनों बुजुर्गों के असली शिष्यों के बीच मुकाबले का दिन आ गया। जगह थी किंग शुआन पीक। लिंग शू ने बड़ी दावत रखी, सारे सेक्ट मेंबर्स को बुलाया। इसमें ची शियाओ पहाड़ के तसांग छियुंग सज्जन भी अपनी चहेती शिष्या छिन वान को लेकर आए। तलवारबाज के तौर पर तुम्हें ये शियाओ के पीछे खड़े होकर सेवा करनी थी। मंच पर उन कुछ लोगों को देख रहे थे जिन्हें बुजुर्ग खजाने जैसा मानते थे। सबको थोड़ा दिखाकर आती हूँ। तसांग छियुंग सज्जन जुबान से विनम्र थे, पर असल में यही महफिल बिगाड़ने आए थे। छिनवान को इशारा मिलते ही वो मंच पर चढ़ गई। सलाम करके सीधे तुम्हारी तरफ नजर गड़ा दी। ये शिया और सीनियर सिस्टर, आपकी अनुमति चाहिए। उसकी नजर पहले से ही तुम पर टिकी थी। ये शियाओं से लड़ने की उसे हिम्मत नहीं थी, पर एक सर्वेंट से आए तलवारबाज को कुचलना पक्का जीत था। ये शियाओं ने एक बार तुम्हें देखा, फिर छिनवान को पूछा, पक्का है? अगर सीनियर सिस्टर तैयार नहीं तो मैं हिम्मत करके आपसे ही सीख लूं। छिनवान के चेहरे पर बुरी मुस्कान थी, आत्मविश्वास से भरी। ये शियाओ गुस्से में तलवार निकालकर मंच पर जाने ही वाली थी कि तुमने चुपके से उसे रोक लिया। मेरी तलवार मालिक से लड़ने से पहले पहले मुझसे निपटना होगा। तुम तलवार लेकर मंच पर चढ़ गए। इस पल का तुम्हें बहुत लंबा इंतजार था। तुम शांति से ये 3 साल गुजारना चाहते थे, पर छिनवान ने ही, वो औरत जिसने कभी तुम्हें इतना जलील किया था, खुद आकर मौका दे दिया। ये कसक तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। छिनवान ने तुम्हें मंच पर आते देखकर और भी बुरी मुस्कान दी। ये शियाओ का दिया कवच सीधे उसके सामने फेंक दिया। मेरा वार सख्त होगा, पहनकर आओ तो अच्छा। आवाज में साफ तिरस्कार था। मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत। छिनवान फौरन भड़क गई। मंच पर बैठे तसांग छियुंग सज्जन भी गुस्सा हो गए। शियाओ वान, हाथ मत रुकना। गुरु का सहारा मिलते ही छिनवान की तलवार चली। तुमने भी वार किया। दोनों तलवारें टकराईं, एनर्जी फट पड़ी। उसकी तलवार ताकत बहुत कमजोर थी। तुम्हारी तलवार एनर्जी से पीछे कई कदम धकेल दी गई। एक ही वार में हार जीत तय हो गई। कैसे हो सकता है? तुम 6th लेवल पर हो। छिन वॉन को यकीन नहीं आया। अगर लगता है मैं कल्टीवेशन में ऊंचा होकर तुम्हें दबा रहा हूं, तुमने शांति से कहा, मैं अपनी शक्ति दबाकर भी तुमसे लड़ सकता हूं। ये कहते ही तुम्हारी एनर्जी उसी लेवल पर आ गई। लिंग फेंग तलवार तकनीक, ठंडी चमक उभरी। तुम ऊंचे उछले, सीधा एक वार नीचे किया। बर्फीली तलवार एनर्जी से आसपास का तापमान अचानक गिर गया। बर्फ की धुंध फूट पड़ी। उसकी हरी तलवार आसानी से चूर हो गई। छिनवान अपनी तलवार समेत तोड़कर मंच से नीचे गिर पड़ी। तुमने तलवार समेटकर खड़े होकर धीमी पर पूरे मैदान में गूंजती आवाज में कहा, इतनी सी ताकत लेकर मेरी तलवार मालिक को चौंती देती हो? कुछ दशक और अभ्यास करके आना। छिनवान गुस्से में खून की उल्टी कर बैठी। पूरा मैदान हैरान रह गया। मंच पर बैठे सभी बुजुर्ग हक्के बक्के थे। एक सर्वेंट तलवारबाज ने कल्टीवेशन दबाकर
सबसे नीची ग्रेड लिंग फेंग तकनीक से इतनी आसानी से जीत लिया। सीनियर भाई, आपके किंग शुआन पीक में तो सचमुच छुपे हुए रत्न हैं। सांग चुंग सज्जन ने बनावटी मुस्कान से तंज कसा। फौरन मंच से उतरकर छिनवान की चोट देखने गए। गुरुजी, वो तो सिर्फ 5 एलिमेंट मिक्स्ड रूट है, इतना मजबूत कैसे हो सकता है? छिनवान अभी भी खून थूक रही थी। क्या कहा? 5 एलिमेंट मिक्स्ड रूट? सांग चुंग सज्जन चौंक गए। फौरन खड़े होकर तुम्हारी तरफ जोर से आवाज लगाई, नौजवान, क्या मैं तुम्हारी रूट चेक कर सकता हूँ? तुम्हारे जवाब देने से पहले ही लिंग शू सज्जन उठ खड़े हुए। सीधे बीच में आकर बोले, सांग च्योंग, तुमने अपनी शिष्या को मंच पर भेजा, अब हार कर मानने को तैयार नहीं? सीनियर भाई गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस क्या मेरे शिष्य पर हाथ डालना चाहते हो? क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? लिंग शू सज्जन एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भांप लिया था तुम असाधारण हो, अब कभी भी मुमकिन नहीं। लिंग शू ने फौरन बात मोड़ दी। ये शी याओ मजबूरी में मंच पर चढ़ी, उसका प्रतिद्वंद्वी तोंग शुआन बुजुर्ग का शिष्य वेई होंग। तुम्हारी ताकत देखकर पहले से ही डर से थर थर कांप रहा था। कुछ वार में ही हार मान गई। ये शी याओ जीत गई, पर खुशी बिल्कुल नहीं थी। सारा श्रेय तो तुम इस तलवारबाज ने खींच लिया था। सीट पर लौटकर गुस्से से घूरती धीमी आवाज में बोली, तो तुम अभी तक अपनी असली ताकत छुपा रहे थे? कोई ताज्जुब नहीं, मैं तुम पर हावी नहीं हो पा रही थी। गलतफहमी है, तुमने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मैं हमेशा दबाकर ही अभ्यास करता रहा। बराबर लेवल पर भी तुम मुझसे जीत नहीं सकती। ये शी आओ चुप हो गई, बस एक तिरछी नजर देकर मुंह फेर लिया। दावत खत्म होते ही लिंग शू ने तुम्हें फौरन अपने कमरे में बुला लिया। जांच करते करते वो और हैरान होते गए। तुम सच में 5 एलिमेंट रूट हो, फिर इतना शुद्ध कैसे? ये शुद्धता तो एक टॉप ग्रेड रूट के बराबर है। तुम्हें तलवारबाजी किसने सिखाई? ये शी याओ सीनियर सिस्टर ने। बर्फीली तलवार भावना समझने में कितना वक्त लगा? एक दिन। लिंग शू की आंखों में चमक आ गई। अचानक बोले, शी याओ, अंदर आओ। बाहर खड़ी ये शी याओ चौंक गई, मजबूरी में अंदर आई। उसने जो कहा सच है? लिंग शू ने पूछताछ की। ये शी याओ उंगलियां मरोड़ते हुए बोली, पर मैंने तो कभी आपके सामने अभ्यास में तलवार भावना इस्तेमाल की ही नहीं। फिर ये कैसे संभव? तुम्हें पलटवार का मौका मिल गया है। ये शी और सीनियर सिस्टर ने कहा था कि उसे डर है कि मेरी प्रतिभा आपकी नज़र में आ जाएगी, इसलिए मुझे आपके सामने कुछ भी दिखाने से रोका। तुमने साफ साफ बता दिया उसने कैसे तुम्हें धमकाया था। क्या ये सच है? लिंग शू का चेहरा सख्त पड़ गया। ये शी और फूट फूट कर रो पड़ी। गुरुजी, पहले उसी ने मुझे चोट पहुंचाई थी, पर लिंग शू ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो धीरे से झुककर तुम्हारी आंखों में सीधे देखते हुए आवाज में उम्मीद और तीव्रता के साथ बोले, मैं किंग शुआन पीक का चीफ एल्डर हूँ। गोल्डन कोर लेवल की कल्टीवेशन है। क्या तुम मुझे अपना गुरु मानोगे? तुम्हें साफ पता था अगर मना किया तो एक होनहार सर्वेंट को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वो कभी नहीं होने देंगे कि ये प्रतिभा किसी और के हाथ लगे। जूनियर जरूर मानेगा। तुमने ऊपर से खुशामद की, पर दिल में उसकी वो तिरस्कार भरी नजरिया थी। पर मैं तो सिर्फ एक सर्वेंट हूँ। आपका शिष्य बनकर कहीं आपकी शान पर आज तो नहीं आएगी? फिक्र मत करो। लिंग शू जोर से हंसे। बस मुझे गुरु मानो, तुम मेरे असली शिष्य बन जाओगे। वो सारे इनर डिसाइपल तुम्हें सीनियर भाई कहेंगे। शिष्य सूजी आन, गुरुजी को प्रणाम। तुमने फौरन सलाम किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने पहले गुरु माना था, वो सीनियर भाई क्यों बना? ये शियाओ को ये मंजूर नहीं था। वो तुमसे उम्र में बड़ा है, कल्टीवेशन भी ज्यादा है। तुम सोचती हो तुम उसकी सीनियर सिस्टर बनने लायक हो? लिंग शू का चेहरा सख्त पड़ गया। ये शियाओ फिर से जोर जोर से रोने लगी। लिंग शू ने तुम्हें गुरु बनाने के तोहफे के तौर पर एक मध्य ग्रेड चियान कुन बेल्ट दी। फिर अपना टोकन ये शियाओ को थमाकर बोले, अपने सीनियर भाई को ले जाकर एंट्री रजिस्ट्रेशन करवाओ। रास्ते भर ये शियाओ बड़बड़ाती रही, सूजियान, एक बड़ा आदमी होकर इतनी चालाकी कैसे कर सकते हो? मैं चालाक हूं। तुमने भौहें सिकोड़ी ठंडी आवाज में। आज मंच पर मैंने तुम्हारी तरफ से जीतकर तुम्हारी इज्जत बढ़ाई। शुक्रिया कहने की बजाय आगे से मुझसे इज्जत से बात करना, वरना पीट दूंगा। अब मैं तुम्हारा सीनियर भाई हूं। ये सुनते ही ये शियाओ का चेहरा फौरन उतर गया। तुम्हारा पैर पकड़कर विनती भरे स्वर में बोली, सीनियर भाई, नाराज मत हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सम्मान है। उसकी ये चापलूसी देखकर मन में सिर्फ नफरत उठी। मुझे तुम्हारा पहले वाला जिद्दी अंदाज ही ज्यादा पसंद था। रजिस्ट्रेशन पूरा करके कमरे में लौटकर गुरु का दिया तोहफा खोला। 888 पॉइंट्स, एक टॉप ग्रेड तलवार छियू शुई, एक टॉप ग्रेड तलवार मंत्र सिंह हुआन यिंग और 10 एनर्जी बिल। फौरन अनाम किताब निकालकर नई तलवार कला समझने बैठे। पूरी रात बीते बीते तकनीक का 10वां हिस्सा समझ चुके थे। अगली सुबह उजाला होते ही सीधे ये शियाओ का दरवाजा खटखटाने गए। जल्दी उठो। उसका कॉलर पकड़कर बाहर खींच लाए। आज गुरुजी नहीं है, मेरा वार बहुत सख्त होगा। ये शियाओ फौरन जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। पर तुमने कोई रियायत नहीं दी। वार पर वार कल्टीवेशन दबाकर सिर्फ तलवार तकनीक से उसे बेबस कर दिया। अचानक उसका एक पैंतरा चुका। तुम तलवार समय पर नहीं रोक पाए। एनर्जी की तलवार लहर सीधे उसकी छाती में घुस गई। इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। भौहें सिकोड़कर जमीन पर गिरी हुई उसे उठाकर कमरे में ले गए। गुरु की गलतफहमी से बचने के लिए फौरन इनर सेक्ट के ट्रेजरी हॉल की तरफ भागे। पॉइंट्स देकर घाव भरने की दवाइयां और हुआ युआन शेन जुए के लिए जरूरी दवाइयां खरीदी। किंग शुआन पीक लौटकर पहले ये शियाओ को दवाई खिलाकर उसका घाव ठीक किया। उसकी हालत सुधरने के बाद अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अभी खरीदी दवाइयां पीसकर एक ही सांस में निगल ली। हड्डी काटने जैसी भयानक तकलीफ फिर से उभरी।
कांपते हाथों से बार बार हुआ युआन शेन जुए तकनीक चलाई। आखिरकार तुम्हारी 5 एलिमेंट रूट उस सपने जैसे हेवनली रूट स्तर पर पहुंच गई। अब तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड आम हेवनली रूट से 5 गुना ज्यादा हो गई थी। तभी आंगन से लिंग शू की आवाज आई, जियान, याओ, गुरु वापस आ गया। तुम और ये शी याओ फौरन। हमेशा रोते कलपते रहती हो, ये कोई शक्ल है? लिंग शू सज्जन ने जोर से डपटा। साफ था ये शियाओ के आंसुओं की उन्हें कोई परवाह नहीं। फिर तुम्हारी तरफ मुड़कर बोले, जियान, जाओ अपनी सीनियर सिस्टर को मना लो। इतना कहकर खुद वो शिकार किया हुआ फायर टेक्स टाइगर लेकर रसोई में घुस गए। जंगली जानवर का मीट संभालना आसान नहीं, खुद ही हाथ लगाने चले गए। गुरु के जाते ही तुम ये शियाओ के पास गए, गुस्सा बिल्कुल छुपाया नहीं, आंखें चाकू की तरह उस पर टिकाई। ये शियाओ तुम्हारा रौब देखकर डर के मारे पीछे हट गई। ठीक है, ठीक है, अब नहीं रोऊंगी। तुम्हारे मुंह पर एक बेहद डरावनी सी मुस्कान उभर आई। सीनियर भाई को बुरा लगेगा, इस मुस्कान ने ये शी याओ की जान ही निकाल दी। चीखते हुए भागकर अपने कमरे में छुप गई। जल्द ही खाने का वक्त हुआ। गुरुजी ने फायर टेक्स टाइगर का दिल काटकर सीधे तुम्हारी प्लेट में डाल दिया। जियान, तुम्हारी बॉडी कमजोर है, ज्यादा खाओ, बुनियादी ताकत बढ़ेगी। बगल में बैठी ये शियाओ का मुंह गुस्से से फूल गया। गुरुजी, तुमने चॉपस्टिक्स रखकर विनती की, मैं सर्वेंट हॉल जाकर एक तलवारबाज लाना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। लिंग शू सज्जन ने बिना सोचे जवाब दिया, मेरा टोकन ले जाओ, सीधे किसी को भी मंगवा लो। शुक्रिया गुरुजी। ये सुनते ही ये शी याओ की बाछें खिल गईं। बढ़िया, अब उस राक्षस के साथ अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। याओ लिंग शू मुड़े, पिछले साल तुम्हारी दुकान इस बार जरूर मुनाफा कमाए। 20% का लक्ष्य रखना, बाजार में भी पुरानी वाली फिक्र महसूस करनी है। वो फौरन सीना ठोककर बोली, गुरुजी बेफिक्र रहें, जरूर 20% मुनाफा कमाऊंगी। गुरुजी ने मुश्किल से मुस्कान दी, कुछ और नहीं कहा। खाने के बाद तुमने बुजुर्ग का टोकन लेकर सीधे सर्वेंट हॉल का रुख किया। उस वक्त ड्यूटी पर था हॉल मास्टर शिबा। तुम्हें असली शिष्य की पोशाक और 6 लेवल की कल्टीवेशन में देखकर वो फौरन झुक गया। चापलूसी से आगे बढ़ा, सीनियर भाई, आपकी क्या सेवा करूं? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा शख्स ही वो दुश्मन है जिसे वो सालों से ढूंढ रहा है। तुमने बिना कुछ कहे टोकन दिखाकर सीधे कहा, लकड़ी वाले कमरे का जाओ हाओ रान, उसे मेरा तलवारबाज बनाना है। शिवा एक पल के लिए ठटका, फौरन नाम खोजने लगा। सीनियर भाई, बैठिए, चाय पीजिए। उसने आदर से चाय पेश की। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर उसने फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाला। रोशनी की लहर बनकर लकड़ी वाले कमरे की तरफ उड़ गया। 10 सांसों में ही शिवा लकड़ी वाले कमरे में आसमान से उतरा। जाओ हाओरान कौन है? उसने जोर से पूछा। जाओ हाओरान के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। घबराकर घुटनों के बल गिर पड़ा। छोटा जाओ हाओरान, हॉल मास्टर को प्रणाम। किंग शुआन पीक के एक बड़े ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, सामान बांधकर मेरे साथ चलो, शीबा ने सख्ती से कहा। जाओ हाओरान का चेहरा फौरन सफेद पड़ गया। हॉल मास्टर, मुझसे क्या गलती हुई? ये काम बेहद जोखिम भरा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त सुजियान इसी वजह से गायब हुआ था। बकवास मत करो, शीबा गुस्से से चिल्लाया। तुमने कोई गलती नहीं की, वो बुजुर्ग खुद तुम्हारा नाम लेकर बुला रहे हैं। हॉल मास्टर, मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। वो बुजुर्ग तुम्हारा इंतजार करने का सब्र नहीं रखते। अगर नाराज हुए तो आज ही तुम्हारी जान चली जाएगी। तभी लकड़ी के कमरे का मालिक वोंग मैनेजर आगे बढ़कर जमीन पर लौटते जाओ हाओ रान को उठाकर बोला, इनर सेक्ट के बड़े लोग हैं, उनसे पंगा नहीं ले सकते, जाओ शायद अच्छा ही हो। वांग मैनेजर, मुझे बचा लो। जाओ हाओ रान उसकी टांग कसकर पकड़े बोला, मैं सबसे मेहनती काम करता हूँ, मेरी सिफारिश करो। इस बार शीबा का सब्र पूरी तरह खत्म हो गया। फ्लाइंग शिप उड़ाकर सीधे जाओ हाओ रान के पास आया, कंधा पकड़कर सीधे हवा में उठा लिया, सर्वेंट हॉल की तरफ उड़ चला। सीनियर भाई, आपका आदमी ले आया। शीबा ने जाओ हाओ रान को बेकार सामान की तरह तुम्हारे पैरों के पास फेंक दिया। जाओ हाओ रान डर के मारे बेहोश होते होते तुम्हारा पैर पकड़कर रोने चिल्लाने लगा। बुजुर्ग जी, माफ करें, मैं आपकी गुलामी करूंगा, बस मुझे तलवारबाज मत बनाइए। तुमने सिर हिलाकर बेबसी से कहा, जियान, मर्द होकर आंसू नहीं बहाते। ये नाम, ये आवाज सुनते ही जाओ हाओ रान का पूरा शरीर कांप उठा। फौरन सिर उठाया। तुम्हारा चेहरा देखा? सूजी आन, तुम अभी भी जिंदा हो? जाओ हाओ रान की आंखें फटी की फटी रह गईं। कहानी लंबी है। तुमने उसे उठाया, संक्षेप में समझाया, मुझे लिंग शू सज्जन ने अपना असली शिष्य बना लिया। जाओ हाओ रान तुम्हारे शानदार रेशमी कपड़े छूते हुए हैरानी से कुछ बोल नहीं पाया। काफी देर बाद सिर्फ 3 शब्द निकाल पाया, गजब है। आगे से नाम के लिए तुम मेरे तलवारबाज हो गए। असल में बस चुपचाप कल्टीवेशन करना, कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तुमने उसका कंधा थपथपाया। तभी एक ठंडी आवाज बीच में आई, तुम्हारा नाम सूजियान है। शिबा ने तुम्हें गौर से घूरा, चेहरे पर कुछ गड़बड़ था। हाँ, कोई काम है? तुमने बिना किसी भाव के जवाब दिया। तुम पहले लकड़ी वाले कमरे के सर्वेंट थे? तुमने सिर हिलाया। उसकी आवाज और दब गई, ठंडक से भरी। तुमने ही मेरे रिश्तेदार का काम तमाम किया? हवा जैसे एक पल के लिए जमी। किसका काम तमाम किया? शीबा का चेहरा ऐसा तन गया मानो अभी पानी टपक पड़े। उसने मुझे बेइज्जत किया था। गुस्से में मैंने उसे खत्म कर दिया। तुमने बड़ी सहजता से कहा, जैसे कोई मामूली बात हो। यकीन था वो हाथ में उठाएगा। सच में? शिबा ने गुस्से से घूरा, मुट्ठियां भींची। आखिरकार गुब्बारे की तरह पिचककर दांतों के बीच से बस इतना निकाला, उससे तो खत्म होना ही था। फिर फौरन चेहरे पर झूठी मुस्कान सजा ली। हाँ हाँ हाँ। अगले दिन शुआन जी और वू छन के लौटते ही शीबा फौरन वू छन के पास पहुंचा। सूजियान सच में 5 एलिमेंट मिक्स्ड रूट है? पक्का देखा है? हॉल मास्टर, 100% सच है, मैंने खुद जांचा।
एनर्जी टेस्ट से भी कंफर्म किया उसकी क्वालिटी सबसे खराब है। शीबा की आंखों में ठंडक आ गई। यही तो बात है, शीमिंग वो कमज़ोर बंदा हमेशा दबाता था। अगर उसने सूजी आन को तंग किया तो ज़रूर इस लड़के के पास कोई बड़ा राज है। एक फालतू रूट वाला सिर्फ 1 साल में 6th लेवल तक कैसे पहुंच सकता है, ये मुमकिन ही नहीं। ये सोचते ही शीबा की आंखों में लालच चमक उठा। फौरन उड़ान भरकर इनर सेक्ट के शी शियाओ क्लिफ की तरफ चल पड़ा, अपने आधार अपने बुजुर्ग गुरु से मिलने। शी शियाओ क्लिफ के एक आंगन में। बुजुर्ग जी, जूनियर को एक बड़ी बात बतानी है। शीबा आदर से आंगन के बाहर खड़ा हुआ। अंदर दो हैरान करने वाले बूढ़े शतरंज खेल रहे थे। एक था ची शियाओ क्लिफ का चीफ एल्डर तसांग च्यूंग, दूसरा था शीबा का खुद का। 5 एलिमेंट मिक्स्ड रूट अभी 6th लेवल पर है। ये सुनते ही दोनों बुजुर्गों के शतरंज खेलते हाथ रुक गए। फौरन उसकी तरफ देखा। तुम किसी सूजियान नाम के लड़के की बात कर रहे हो? सांग च्यूंग सज्जन ने ठंडी आवाज में पूछा। बुजुर्ग जी, आप भी उसे जानते हैं? पिछले दिनों दावत में उसने ही मेरी चहेती शिष्या को हराया। सांग च्यूंग दांत भींचकर बोले। शीबा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फौरन बात बढ़ाते हुए बोला, बुजुर्ग जी, 1 साल पहले इसने मेरे रिश्तेदार को भी खत्म किया था। इसके पास जरूर कोई बड़ा राज है। 5 एलिमेंट मिक्स्ड रूट 6th लेवल। शीबा गुरु की आंखों में सुनहरी चमक उभर आई। मैं वक्त निकालकर उसे पकड़वाकर पूरी सच्चाई निकलवाता हूँ। मुझे तकलीफ लेने की क्या जरूरत? सांग च्यूंग ने एक चाल चली, जीत तो हमारी ही तय। 3 महीने बाद शरद ऋतु का बड़ा मुकाबला है। मेरे बेटे लू यांग खुद ही उसे निपटा देंगे। बहुत बढ़िया। शीबा ने सिर हिलाया। उस लिंग शू बूढ़े से पंगा लेना ठीक नहीं। इसे छोटे लोगों से ही निपटवाना बेहतर है। यही सबसे सही तरीका है। इसी दौरान किंग शुआन पीक तुम्हारे घर में जाओ हाओ रान परछाई की तरह हर वक्त तुम्हारे पीछे रहता। अभी तुमने शिंग हे हुआन यिंग तलवार कला का पूरा अभ्यास दिखाया। तलवार एनर्जी बेहद खूबसूरती से फैली। जाओ हाओ रान बगल में खड़ा जोर शोर से तालियां बजा रहा था। तुमने तलवार समेटी, उसे देखा। जियान, तुम ऐसे ही टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। मैं 7th लेवल पर पहुंच गया, तुम अभी भी 2nd लेवल पर हो। चाहो तो मैं फिर से तुम्हारी तकनीक चलाने में मदद करूं। ये सुनते ही जाओ हाओ रान का चेहरा सफेद पड़ गया। जोर जोर से सिर हिलाया। नहीं नहीं, रहने दो। जिंदा रहना ही काफी है, वो तकलीफ दोबारा नहीं सहनी। ठीक है, तुमने आ भरी। गुरुजी से कहकर तुम्हें लिंगजी हॉल में कोई आरामदायक काम दिलवा देता हूँ। मुझे यहीं रहना अच्छा लगता है। वो पैर के नीचे बड़े पत्थर को कुरेदते हुए धीमे से बुदबुदाया। तुमने उसे छोड़ दिया, कमरे में लौटकर कल्टीवेशन में लग गए। दवाइयों की मदद से 1 साल में 9th लेवल तक पहुंचना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था। तुम्हारे जाते ही जाओ हाओरान बेकार बैठे बैठे ये शियाओं की तलवारबाजी देखने चला गया। सीनियर सिस्टर, तलवार कला कमाल है, दूर हट, तंग मत कर। ये शियाओं ने बुरा मुंह बनाकर डपटा। बेइज्जत होकर जाओ हाओरान अकेला किंग शुआन पीक पर घूमने लगा। घूमते घूमते एक फूलों की खुशबू से खिंचा हुआ पहाड़ी के बीच एक गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के बाहर फूलों के बगीचे में तरह तरह के दुर्लभ फूल खिले थे। जाओ हाओरान हैरान होकर हाथ बढ़ाकर सबसे खूबसूरत मेई शिन ऑर्किड तोड़ने लगा। मत छूना, जहरीली है, एक आवाज आई। देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, आउटर डिसाइपल की पोशाक पहने, पर उसकी भाव भंगिमा बेहद कोमल और आकर्षक थी। इसका रस त्वचा सड़ा सकता है। लड़की ने फिर चेतावनी दी। जाओ हाओ रान शर्मिंदा होकर हाथ खींच लिया, सिर खुजाते हुए हंसा। शुक्रिया सीनियर सिस्टर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम युन झांग है। ये तुम्हारी गुफा है? जाओ हाओ रान ने बिना सोचे पूछ लिया। युन झांग के चेहरे पर हल्की लाचारी दिखी। मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ, यहाँ कैसे रह सकती हूँ? तुम्हारी तरह मैं भी मजबूरी में हूँ। मजबूरी में? तुम्हें किसी ने धमकाया है क्या? जाओ हाओ रान अचानक जोश में आ गया। इंतजार करो, मेरा दोस्त लिंगशू सज्जन का असली शिष्य है। मैं उसे बुलाकर तुम्हें बचाऊंगा। अरे तुम गलत समझ रहे हो। युन झांग ने घबराकर उसे रोका। गाल थोड़ा लाल होते हुए धीमी आवाज में बोली, मैं वेई होंग सीनियर भाई की खास साथी हूँ। मेरे लिए उनसे दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो शर्माते हुए मुड़कर गुफा में भाग गई। धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। जाओ हाओरान वहीं ठिठका खड़ा रहा। दिमाग में सिर्फ मजबूरी और खास साथी शब्द गूंज रहे थे। वो फौरन हवा जैसे भागकर तुम्हारे कमरे में आ गया। जियान, मेरी मदद करो भाई, जाकर उसे बचाओ। उसकी बात सुनकर तुमने भौहें सिकोड़ ली। जाओ हाओरान, मुझे लगता है वो अपनी मर्जी से है। अगर सच में मजबूर होती तो कब की भाग जाती। पर जाओ हाओरान को यकीन नहीं हुआ, जबरदस्ती खींचकर तुम्हें ले जाने पर अड़ गया। रास्ते में तलवार अभ्यास कर रही ये शियाओ ने तुम्हारी बातें सुन ली। ठंडी हंसी हंसकर बोली, मुझे पता है खास साथी क्या होता है। तुमने ठंडी नजर से उसे घूरते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। ये शियाओ थोड़ा डर गई अनिच्छा से। गुरुजी की भी पहले एक थी, बस इस्तेमाल करने का जरिया। बाद में वो औरत मौका देखकर भाग गई। जाओ हाओरान ये सुनकर और भी बेचैन हो गया। युन झांग जैसी अच्छी लड़की भला क्यों किसी का जरिया बनना चाहेगी? वो तुम्हें खींचकर फिर उसी गुफा की तरफ भागा। युन झांग, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बचाने के लिए लोग लाया हूँ। गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुला। युन झांग सामने खड़ी थी। उसके पीछे एक पीले चेहरे वाला आदमी था। यही था वेई होंग। तुम गलत समझ रहे हो, मैं अपनी मर्जी से हूँ। युन झांग सिर झुकाए बोली, पर तुमने तो कहा था मजबूर हो। मैंने बस यूं ही कह दिया था। युन झांग का चेहरा और लाल हो गया। उसके पीछे खड़ा वेई होंग आखिर बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से में चिल्लाया, तुम लोगों को क्या मतलब? 1 महीने में एक एनर्जी पिल बराबर का सौदा है, तुम्हारा क्या लेना देना? उसने युन झांग को खींचकर अंदर धकेल दिया।
दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वेई होम की गुस्साई आवाज और यून झांग की सिसकियां अंदर से आती रहीं। अच्छा है, अच्छा है। जैसे शब्द सुनकर जाओ हाओ रान शर्म से लाल पड़ गया। आगे सुनने की हिम्मत नहीं हुई। कान बंद करके भाग गया। अगली सुबह जाओ हाओ राना लाखों के साथ तुम्हारे कमरे में घुस आया। जी आन, मैं फिर से कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। शायद उसे कल की बात समझ आ गई थी। उसे मेहनत करने पर मजबूर करने वाली चीज़ हमदर्दी नहीं, बल्कि कल महसूस हुई अपनी हीनता और शरीर की मूलभूत इच्छा थी। तुमने कुछ दवाइयां निकालकर उसे दे दी। जल्द ही जाओ हाओ रान के कमरे से दर्द भरी चीखें आने लगी। तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर किसी को भी अंदर आने से रोकते रहे। ये शियाओ आवाज सुनकर खींची चली आई। जिज्ञासा से पूछा, उसे क्या हुआ? तुम्हें मतलब नहीं? तुमने मौका पाकर पूछा। मैं तुम्हें जो जूलियान झेन किताब दी, क्यों दी थी? इसका क्या फायदा है? तुमने ठंडी हंसी हंसी। 2 महीने बाद इनर सेट का परीक्षण है। वान शो सप्लीमेंट मिलेगा। सीनियर सिस्टर मुझे संभालना नहीं चाहती क्या? ये शियाओ ये सुनकर बोली, तेजी से कल्टीवेट करने के लिए दवाइयों का साथ जरूरी है, वरना खुद से सालों तक कोशिश करके भी बहुत कम फायदा होगा। जाओ हाओरान का तकनीक चलाने का दर्द झेलने के बाद तुम फॉरेन ट्रेजरी हॉल के लिए निकल पड़े। वही छोटा वांग तुम्हारा स्वागत करने आया। मुझे शरीर मजबूत करने वाली दवाइयां चाहिए। ठीक है। छोटे वांग ने कई नाम गिनाए। लॉन्ग युआन फल, बी यू जिनसेंग, लेई मिंग बस। हर एक का एक एक ले लो। सीनियर भाई, वैसे पिल का असर ज्यादा अच्छा होता है, जैसे लियान गू पिलो। वो भी एक दे दो। ठीक है। कुल 800 नीची ग्रेड पॉइंट्स। तुम्हारा दिल धक से रह गया। ये कीमत तुम्हारे पास मौजूद सारे पॉइंट्स ठीक ठीक खत्म कर देती। लियान गूपिल 3rd ग्रेड दवाई थी, 600 पॉइंट्स की। सामान्यतः सिर्फ बड़े कल्टीवेटर ही इसे खरीदते थे। छोटे वांग ने समझाया। दिल दुखते हुए भी तुमने पैसे दे दिए। कमरे में लौटकर एक एक करके सारी दवाइयां आजमाई। ज्यादातर महंगी दवाइयों का असर सामान्य ही रहा। सिर्फ बीयू जिनसिंग, लेई मिंग बांस और युनवुलियान एक और घास का शरीर मजबूती पर जबरदस्त असर पड़ा। सारी दवाइयां रिफाइन करने के बाद तुम्हारी शरीर मजबूती ब्रिटल बॉडी 2nd लेवल तक पहुंच गई। फिर 600 पॉइंट्स की वोलियान गूपिल खाई। कल्टीवेशन बड़ी मुश्किल से 3rd लेवल तक पहुंची, और आगे बढ़ने के लिए और पैसा खर्च करना जरूरी था। तुम फौरन लिंगजी हॉल गए। मू छिंग से मिले। अरे सूजियान, इन्हें डिसाइपल की पोशाक पहन ली। मू छिंग तुम्हें देखते ही एक भयानक दबाव महसूस करते हुए चेहरा बदलकर फौरन सुधारा। बधाई हो सीनियर भाई, तुमने सीधे बात कही। अब से तुम्हारे इस खेत की सारी उपज मैं खरीदूंगा, खासकर मेरे लिए युनवुलियान बीयू जिनसेंग और लेई मिंगबास उगाओ। मूछिंग ने, आप बस बताते रहिए। तुमने फौरन तय कर दिया। मैं साल भर 3000 पॉइंट्स मजदूरी दूंगा। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मूछिंग ने फौरन से लाया। फसल तैयार होते ही अगले बसंत में आपको दे दूंगा। सौदा तय होते ही तुम लिंग शूफू लौटे। अब तुम्हारे सामने नई चुनौती थी, अगले बसंत से पहले 1 करोड़ पॉइंट्स कमाने होंगे। एक एनर्जी स्टोन 200 पॉइंट्स के बराबर होता है, यानी पूरे 50,000 स्टोन। तुमने गुरुजी लिंग शू से पूछा। जवाब सिर्फ एक मिला। इनर सेक्ट में जल्दी बड़ी मात्रा में एनर्जी स्टोन कमाने का इकलौता तरीका सेट द्वारा जारी किए गए सबसे खतरनाक पर सबसे भारी इनाम वाले काम लेना है। तुम्हें दवाइयां चाहिए, ढेर सारी दवाइयां। इसलिए तुम वेन दाओ लो के नोटिस बोर्ड के सामने खड़े हो गए। वहां ढेरों स्क्रॉल थे, हर एक कमाई का जरिया। तुमने पहले से एक एस्कॉर्ट मिशन पर नजर रखी थी। इनाम 10,000 पॉइंट्स, बेहद लुभावना। पर कुछ ताकतवर लोग दीवार की तरह सामने खड़े थे। उनका दबाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल था। तुम बस देखते रह गए। वो स्क्रॉल एक मजबूत आदमी ने उठा लिया, दिल में गुस्सा दबाए। उनके जाते ही बाकी बचे काम ज्यादा अच्छे नहीं थे। तभी एक नया काम सबका ध्यान खींच गया। डेविल कल्टीवेटर बाई शियांग मो खत्म करना। वो 8th लेवल है। इनाम 8,000 पॉइंट्स। भाई शियांग मो 8th लेवल है, अकेले नहीं हो पाएगा। हम मिलकर करें, कैसा रहेगा? शराब की बदबू लिए कमर में शराब का मटका बांधे एक अधेड़ आदमी बोला। लंबे बांस के धनुष लटकाए एक औरत फौरन जवाब देती है, ठीक है, 8,000। आधा आधा, मौका आ गया, मुझे भी शामिल कर लो। तुम फौरन आगे आए। दोनों मुड़कर देखा। 12-13 साल का ये लड़का देखकर चौंक गए। वो महिला कल्टीवेटर छिऊ शुई थी। तुम्हें ऊपर से नीचे देखते हुए मुस्कुराई। छोटा भाई इतनी छोटी उम्र में 7th लेवल तक पहुंच गया, कमाल है। टॉप ग्रेड रूट होगा। वो चापलूसी करना चाहती थी, पर तुमने बस मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया। पहले साफ बात कर लें, वो शराबी कुआंग ताओ बीच में बोला। और बाई शियांग मो को खत्म करने के बाद उसकी सारी चीजें हम तीनों बराबर बांटेंगे। मजूर, तुमने और छिऊ शुई ने एक साथ सिर हिलाया। पराया माल छीनना, समझने वाले समझ जाए। कुआंग ताओ 7th लेवल हथौड़ा इस्तेमाल करता था। छिऊ शुई 8th लेवल धनुष विशेषज्ञ। सूजियान 7th लेवल तलवार इस्तेमाल करता था। 3 लोग मिलकर एक 8th लेवल डेविल कल्टीवेटर से लड़ने का मौका काफी अच्छा लग रहा था। तो तुमने काम स्वीकार कर लिया। फौरन दक्षिण के तस्सांग यिंग पहाड़ों की तरफ चल पड़े। ये टीम किसी की नहीं वाला इलाका था। एनर्जी बहुत कम थी। हर तरफ डाकू और जान बचाकर भागे हुए इंसान थे। बाई शियांग मो इन्हीं लोगों की आत्माएं निगलकर कल्टीवेट करता था। कुआन काओ भाई, ये मनुष्य की दुनिया में जाकर बड़े पैमाने पर सफाई क्यों नहीं करता? तुमने पूछ ही लिया। हे कुआंग ताओ हंसा, मनुष्यों की दुनिया में एनर्जी नहीं होती। कल्टीवेशन घटने लगेगी, नहीं तो मनुष्यों की दुनिया कब की डेविल कल्टीवेटर्स का स्वर्ग बन जाती। जल्दी तुम लोगों को, वो बाहर गया है, यहीं इंतजार करते हैं, लौटते ही हमें ढूंढ लेगा। शिव शुई ने भौहें सिकोड़ी। वो जानती थी इस लेवल के डेविल कल्टीवेटर की इंद्रियां कितनी तेज होती हैं। तो क्या करें? कुआंग ताओ ने पूछा।
मैं गुफा के मुंह पर एक छिपने वाला जाल बना सकती हूँ, एनर्जी छुपाने के लिए। शिव शुई ने तुम दोनों को देखा, पर जाल के लिए दवाइयों का खर्च बराबर बंटेगा। बिल्कुल, तुमने पहले सहमति दी। कुआंग ताओ ने भी सिर हिलाया। फिर शिव शुई ने दर्जन भर दवाइयां निकाली, उंगलियां फुर्ती से चलाकर कुछ मुद्राएं बनाई। गूंज की आवाज के साथ एक रोशनी तुम तीनों को ढक गई। बाहर से देखने पर यहां कुछ भी नहीं दिखता था। एक दिन बीत गया, कोई हलचल नहीं हुई। जानकारी गलत तो नहीं? कुआंग ताओ बेचैन होने लगा। थोड़ा और इंतजार करो। शिवशुई ने फिर एक और दवाई इस्तेमाल की। ये तो पैसा जलाने वाली चीज है। ऐसे ही 2 और दिन बीत गए। तुम लोग 100 से ज्यादा पॉइंट्स की दवाइयां खर्च कर चुके थे। आखिरकार तीसरी रात पहरा दे रहे तुमने कुछ हलचल भाप ली। फौरन दोनों को जगाया। चांदनी में एक भूतिया मास्क पहने काला लबादा वाला आदमी गुफा की तरफ आ रहा था। उसकी बुरी शक्ति दूर से ही महसूस हो रही थी। यही था बाई शियांगमो। उसके हाथ में रस्सी थी, जिसके पीछे 6 पीले सूखे इंसान बंधे थे। साथ ही एक सेक्ट की पोशाक पहने कल्टीवेटर भी था, जिसकी कल्टीवेशन सिर्फ 3rd लेवल थी। अधमरा जमीन पर घसीटा जा रहा था, लंबा निशान छोड़ते हुए। ये देखते ही तुम और कुआंग ताओ ने जोर से तुम्हें पकड़ रोक लिया। जल्दबाजी मत करो। उसके गुफा में घुसने के बाद हमला करेंगे, घर के अंदर घेर कर मारेंगे। बाहर भागने दिया तो क्या होगा? उसने धीमी आवाज में चेतावनी दी। तभी वो भाई शियांग मो कुछ सुनकर रुक गया। नाक हवा में उठाकर सूंघने लगा। मांस के नीचे उसके मुंह का कोना एक अजीब सी मुस्कान में मुड़ गया। उसने ज्यादा न सोचकर पैर से गुफा का पत्थर दरवाजा खोला, उन कैदियों को घसीटते हुए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद तुम और कुआंग ताओ चुपचाप उसके पीछे पीछे गए। शिव शुई बाहर रहकर दूर से तीर मारना चाहती थी, पर गुफा के अंदर मोड़ घुमाव इतने थे कि निशाना लगाना मुश्किल था। इसलिए वो भी अंदर आ गई। पर जैसे ही छिव शुई अंदर घुसी, पीछे का पत्थर दरवाजा धड़ाम से खुद बंद हो गया। ही ठंडी डरावनी हंसी गुफा में गूंजने लगी। अगले ही पल पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से चमक उठी। जमीन और दीवारों से छुपे हुए अनगिनत जादुई निशान चमकने लगे। तुम तीनों को पूरी तरह घेर लिया। एक भयानक ठंडक तुरंत पूरी गुफा को एक बड़े जादुई घेरे में बदल दिया गया था। जल्दी हमला करो। छिव शुई सबसे पहले संभली। आवाज में हल्की घबराहट थी। अगर देर की तो हम तीनों की एनर्जी सोखकर सुखा दिया जाएगा। तुम और कुआंग ताओ भी समझ गए गड़बड़ है। फौरन हथियार निकालकर उस काली परछाई की तरफ दौड़ गए। बाई शियांग मो आखिरकार मुड़ा। हाथ में एक छोटी छड़ी थी। उसकी चाल भूत की तरह तेज, सुनहरी रोशनी में इधर उधर तेजी से घूम रहा था। एक ठंडी चमक तुम्हारी गर्दन के पास से गुजरी, सुनहरी चिंगारियां बिखेरते हुए। अगर तुम्हारी बॉडी इतनी मजबूत ना होती तो सिर धड़ से अलग हो जाता। कुआंग ताओ, सावधान। शिव शुई की तेज इंद्रियों ने उसकी अगली चाल भांप ली, जोर से चेतावनी दी। बात खत्म होते ही बाई शियांग मो कुआंग ताओ के पीछे पहुंच चुका था। कुआंग ताओ ने माथे पर वार बचा लिया, पर बाई शियांग मो फौरन छिव शुई की तरफ मुड़ गया। जानता था उसकी आंखें सबसे बड़ी मुसीबत है। छिव शुई दूर से तीर चलाने में माहिर थी, पर नजदीक आते ही वो आसान निशाना बन जाती। उसकी इंद्रियों ने दुश्मन को लॉक किया, पर शरीर साथ नहीं दे पा रहा था। बस मुड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। पलक झपकते ही छिव शुई गुफा के बंद दरवाजे तक ढकेल दी गई। पीछे हटने की जगह ही नहीं बची। फट, वो जहरीली छड़ी बेरहमी से उसकी पीठ में घुस गई। अभी तुमने उसके हमले का वो पल पकड़ा, तलवार एनर्जी की एक लहर आड़ी काटती हुई भेज दी। भाई शियांग को मजबूरी में वो छड़ी वापस निकालनी पड़ी। शरीर पर तुरंत धातु की परत चमक उठी। तुम्हारी तलवार उस पर लगी तो बस उसकी रक्षा कवच को तोड़ पाई, चोट नहीं पहुंचा पाई। तुम्हारी तलवार तकनीक अभी भी थोड़ी कच्ची थी। मरो कुआंग ताओ भी दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। भारी हथौड़ा हवा काटते हुए नीचे गिरा। बाई शियांग मो ने दोनों हाथ क्रॉस करके सख्ती से झेला। कुछ कदम पीछे धकेला गया, फिर भी उसे कोई चोट नहीं आई। तभी छिव शुई ने भारी दर्द सहते हुए तरकश से एक तीर निकाला। उल्टे हाथ से पूरी एनर्जी लगाकर बाई शियांग मो की कमर में घुसा दिया, ठीक उसी जगह जहां उसे खुद चोट लगी थी। बाई शियांग मो दर्द सहते हुए भी कुआंग ताओ के कंधे पर पड़े हथौड़े का वार झेलकर जान बचाकर तुम लोगों के घेरे से बाहर निकल गया। वो दूर खड़े होकर दोनों हाथों से मुद्रा बनाकर जादुई घेरे की स्पीड और तेज कर दी। घसीटे गए वो आम इंसान पल भर में सफेद से बैंगनी, फिर बैंगनी से काले पड़ गए। आंखों की चमक बुझ गई। चलती फिरती लाशें बन गए। नहीं हो पाएगा, एनर्जी खत्म हो रही है। कुआंग ताओ हाँफते हुए बोला। अब खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। तुमने गहरी सांस ली। बाई शियांग मो जहां खड़ा था वहां पूरी तरह कवर करते हुए उसे बचना नामुमकिन हो गया। बाई शियांग मो को रुकना पड़ा, जादुई घेरे को छोड़कर फिर से धातु कवच बनाकर वार झेलने की कोशिश की। इसी पल छिव शुई ने आंखें बंद कर ली, लंबा धनुष खींचा, अपनी तेज इंद्रियों से बाई शियांग मो का सटीक मौका पकड़ लिया। तीरों की बौछार हवा काटती हुई ठीक उस पल जब उसका धातु कवच सबसे कमजोर हो चुका था, सटीक निशाना लगाकर उसकी छाती को चीर दिया। बाई शियांग मो गिरते ही चारों तरफ फैली सुनहरी रोशनी भी धीरे धीरे बुझ गई। पर वो आम इंसान और वो 3rd लेवल कल्टीवेटर, उनकी सांसें पहले ही रुक चुकी थी। तुमने अभी राहत की सांस ली ही थी, सोचा सब खत्म हो गया, और किसी को अंदाजा नहीं था। छिव शुई के बगल में खड़े कुआंग ताओ ने तुम्हें एक बड़ा झटका दे दिया। उसने अचानक अपना भारी हथौड़ा घुमाया। छिव शुई जो अपना घाव भर रही थी और बिल्कुल बेखबर थी, उसके सिर के पीछे जोर से वार किया। धड़ाम! तेज आवाज के साथ कुआंग ताओ का हथौड़ा छिव शुई की बेखबर खोपड़ी पर पड़ा। उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला, वहीं दम तोड़ दिया।
ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। जोर से पूछा, क्या कर रहा हूँ? कुआन ताओ के चेहरे पर विकृत बुरी मुस्कान उभर आई। वो घायल थी। उसे खत्म कर दिया तो इनाम बांटने वाला एक आदमी कम हो जाएगा। सीधी सी बात है ना? उसने आराम से आगे कहा। बाई शियांग मो की चियान कुन बेट, तुम्हारी छिव शुई की मेरी। कहते कहते वो झुककर कुआंग ताओ ने तुम्हें बिना हिले डुले देखकर ठंडी हंसी हंसी। तू नहीं चाहता तो मैं शर्म नहीं करूंगा। वो खड़े होकर बाई शियांग के शरीर से चियान कुन बैग निकालने चला। तुमने भी देखते ही फौरन उसकी तरफ दौड़ लगाई, जैसे डर हो कहीं फायदा छिन न जाए। तुम बाई शियांग मो की लाश के पास पहुंचकर अभी झुके ही थे कि फट पीछे से कुआंग ताओ ने फिर से हथौड़ा घुमाकर हवा चीरती आवाज के साथ तुम्हारी पीठ पर जोर से वार किया। धड़ाम। फिर एक जबरदस्त आवाज हुई। पूरी गुफा हिल गई। तुम किसी बेकार बोरे की तरह उछलकर दूर जा गिरे। जमीन पर बेजान पड़े रहे। कोई हलचल नहीं। मर गया, मर गया। कुआंग ताओ ने घमंडी बुरी हंसी हंसी। उसने पहले बाई शियांगमो का सामान लूटा, फिर तुम्हारी तरफ बढ़ा। बेवकूफ लड़का, टॉप ग्रेड रूट होने से क्या फायदा? आखिर मेरे हाथों ही मरना था। अचानक कोई चेतावनी नहीं, तुम्हारे शरीर से एक ठंडी तलवार एनर्जी फूट पड़ी। पल भर में उसकी छाती को चीर गई। कुआंग ताओ हैरानी से आंखें फाड़े देखता रह गया। मुंह से खून की उल्टी निकल पड़ी। तुम जमीन से उछलकर खड़े हो गए, बिल्कुल ठीक ठाक। वो वार तुम्हारी ब्रिटल बॉडी थर्ड लेवल की मजबूत रक्षा को भेद तक नहीं पाया था। छिऊ शुई तलवार ठंडी चमक के साथ सीधे कुआंग ताओ की तरफ बढ़ी। कुआंग ताओ की छाती और फेफड़े तलवार एनर्जी से जम गए। हथौड़े में भी ताकत 30% कम पड़ गई। रुको। उसने मुश्किल से मुस्कान बनाई। तुमने भी मेरा वार खाया है, तुम्हें भी चोट लगी होगी। यहीं रुक जाए, कैसा रहेगा? तुमने बात का जवाब हरकत से दिया। आंखों में सिर्फ नफरत थी। ऐसे नीच पीठ में छोरा घोंपने वाले धोखेबाज के लिए। कुआंग ताओ पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, कुछ वार भी नहीं झेल पाया। तुमने एक तीर से उसका गला चीर दिया। गुफा में पड़ी 3 लाशें देखकर हल्की सी आह भरी। साथ काम करना? बकवास। तीनों चियान कुन बैग से सामान निकाला। 2010 पॉइंट्स, एक टॉप ग्रेड युद्ध हथौड़ा, एक टॉप ग्रेड धनुष और कुछ टॉप ग्रेड तीर। सबसे बड़ा फायदा हुआ बाई शियांगमो के बैग से एक खुद के हाथ से लिखा 10,000 अभिन्यास डायरी, जिसमें 200 से ज्यादा जादुई घेरों के नाम और सामग्री दर्ज थी। साथ ही एक अधूरी शरीर गति की गुप्त तकनीक यूइंग, और छिउ शुई के बैग में भी एक अधूरा अंश था, कोई शेन पियान। यही उसकी तेज इंद्रियों का राज था। ज्यादा वक्त न लगाते हुए तुमने बाई शियांगमो का सिर काटकर सेक्ट में तुरंत रिपोर्ट देने चल पड़े। 8,010 पॉइंट्स इनाम प्लस लूटे गए 2,000। अब तुम्हारे पास 10,010 पॉइंट्स थे। पर यह अभी भी काफी नहीं था। लिंग शूफू लौटकर तुमने फौरन वो अनाम किताब निकाली। 10,000 अभिन्यास डायरी, यू यिंग, कुई शेन पियान, सारी अधूरी टूटी फूटी तकनीकें। किताब की जादुई ताकत से पूरी और परिपूर्ण बन गई। एक झटके में तुमने 200 से ज्यादा जादुई घेरों की बनावट, एक शीर्ष दर्जे की शरीर गति तकनीक और असीमित इंद्रिय शक्ति बढ़ाने वाली गुप्त तकनीक हासिल कर ली। पर फिर भी पैसों की कमी थी। इस मिशन के खतरे को याद करते हुए दिल में डर बना रहा। टेबल पर पड़ी 10,000 अभिन्यास डायरी को देखते हुए एक ख्याल आया। जादुई घेरे के नक्शे बेचो। तुमने 200 से ज्यादा जादुई घेरों के नक्शे अलग से लिखकर सीधे ट्रेजरी हॉल भागे। छोटे वांग, टॉप ग्रेड जादुई घेरे के नक्शे की कीमत क्या है? पूछा। छोटा वांग तुम्हें देखते ही मुस्कुराया। सू सीनियर भाई, टॉप ग्रेड नक्शों का एक ही रेट है, 210 पॉइंट्स प्रति नक्शा। मध्य ग्रेड जी मुशवांग शाह घेरे का मध्य ग्रेड नक्शा 110 पॉइंट्स। कीमत समझने के बाद दिल में एक योजना बन गई। तुम मुड़कर चल दिए। इनर और आउटर सेट की सीमा पर शिष्य खुद अपनी दुकान लगाते थे। तुमने एक खाली जगह ढूंढी, एक बोर्ड लगाया, जादुई घेरे के नक्शे विशेषज्ञ, फिर पालथी मारकर कल्टीवेशन शुरू कर दी। लगातार 3 दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। तुम्हें जल्दी भी नहीं थी? ना बिके तो कल्टीवेशन का वक्त मिल गया, नुकसान कुछ नहीं। आखिरकार चौथे दिन जादुई घेरे वाले कपड़े बेचने वाला एक आउटर डिसाइपल तुम्हारी दुकान के सामने रुका। सीनियर भाई, आपके पास कौन सा जादुई घेरा है? तुमने उसे 10,000 जादुई घेरे की सूची फेंक दी। उसकी आंखें चमक उठी। मुझे कियानजी घेरा, यान की घेरा, चुआन सोंग घेरा चाहिए। कुल कितने पॉइंट्स? 200। इतना सस्ता? वो हैरान होकर बोला। ये तीनों तो ट्रेजरी हॉल में कम से कम 300 के होंगे। उसने पैसे दिए, सामान जांचकर पक्का किया। तुम्हारा प्रचार करूंगा, हमारे सीनियर जूनियर भाई बहन जरूर आकर खरीदेंगे। इतना कहकर वो बहुत शुक्रिया कहते हुए चला गया। उसके जाते ही तुमने फिर से कागज कलम लेकर वो 3 नक्शे दोबारा लिख लिए। तुम्हारे लिए ये बिना लागत का धंधा था। इसके बाद तुम दिन में दुकान लगाते, रात को जूलियान जैचेन और कोई शेन तकनीक की साधना करते। जिंदगी शांति से चलती रही। 2 महीने बाद तुम्हारी दुकान अचानक फट पड़ी। 7 नक्शे लो, मुझे सुरक्षा घेरा, महाराक्षस घेरा चाहिए। है क्या? कल था साल का बड़ा शरद परीक्षा मुकाबला। सारे शिष्य पागलों की तरह जान बचाने वाली चीजें खरीद रहे थे। बाकी दुकानें बिक चुकी थीं, सिर्फ तुम्हारे पास ही माल भरपूर था। लाइन लगाकर तुमने इतना बेचा कि हाथ लगभग टूट गए। दिन खत्म होते होते 6,010 पॉइंट्स कमा लिए। पहले के साथ मिलाकर कुल 8,000 हो गए। लक्ष्य से अभी 32,000 कम थे। आखिरी उम्मीद इस बार की शरद परीक्षा पर ही टिकी थी। रात को गुरुजी लिंगशु लौटे। गुरु शिष्य तीनों ने खूब खाना खाया। भरपेट खाने के बाद लिंगशु ने गंभीर चेहरे से तुम्हें देखा। जियान, कल की शरद परीक्षा में अपनी सीनियर सिस्टर का ख्याल रखना। गुरुजी बेफिक्र रहे। उन्होंने एक पुराने ढंग की ढाल निकाली। ये है टॉप ग्रेड नामी हथियार ची यांग शील्डो, संभाल कर रखना। याद रखो, जिंदा रहना सबसे जरूरी है। रैंकिंग सब बेकार है, जिंदा रहोगे तभी मौका मिलेगा।
ये टॉप ग्रेड नामी हथियार साधारण एनर्जी से 10 गुना ज्यादा असरदार था। इसके साथ 7th लेवल पर लगभग अजय हो जाओगे। गुरुजी सचमुच पक्षपात कर रहे हैं। ये शियाओ बगल में मुंह फुलाए बैठी थी, आंखों में रश्क साफ दिख रहा था। तुमने उसकी परवाह नहीं की, फौरन ची यांग शील्ड को रिफाइन किया, साथ ही चुपचाप जांगशी तकनीक चलाकर अपनी कल्टीवेशन 8th लेवल से 6th लेवल जैसी छुपा ली। सुना था परीक्षा वाली जगह के जानवर ज्यादा कल्टीवेशन वालों पर ही हमला करते हैं। पूरी तैयारी जरूरी थी। अगले दिन कल्टीवेशन की बड़ी परीक्षा शुरू हुई। सारे 7th लेवल शिष्य 9 पहाड़ों के दक्षिण में एक बड़ी घाटी के बाहर इकट्ठा हुए। घाटी के अंदर अनगिनत परीक्षा के लिए पाले गए राक्षसी जानवर थे। यूमिंग भेड़िए परीक्षा बैचों में होती थी। पहले अंदर गए इनर सेक्ट के 180 असली शिष्य कल्टीवेटर। उनका काम था अंदर के सबसे ताकतवर भूत भेड़िया राजा को खत्म करना। तुम ये शियाओ, वेई होंग, किंग शुआन पीक के शिष्यों के साथ घाटी के ऊपर शांति से इंतजार करने लगे। तुम बस पालथी मारकर ध्यान में कल्टीवेशन करते रहे। 7 दिन बाद घाटी के अंदर की लड़ाई आखिरकार थम गई। इनर सेक्ट के परीक्षार्थियों की परीक्षा खत्म हुई। अंदर गए 180 में से 175 बाहर आए। 5 जान गंवा बैठे। तुम्हें अंदाजा हुआ असली शिष्य कल्टीवेटर तक अंदर जान गंवा सकते हैं। इस बार की परीक्षा शायद इतनी आसान नहीं होगी। शरीर पर घाव लिए एक असली शिष्य कल्टीवेटर जज बुजुर्ग को अपनी उपलब्धि बताने आया। मुख्य शिष्य जियांग युनफान ने 10 भेड़िया राजा मारे। उप मुख्य शिष्य फांग झेंग ने 3 भेड़िया राजा मारे। आखिर में सबसे ज्यादा यूमिंग गोल्डन शेल लाने वाले जियांग युनफान ने पहला इनाम जीता, एक दुर्लभ सुईडान गोल्डन लीफ। अब बारी है तुम 7th लेवल शिष्यों की। असली शिष्य को इनाम में एक निम्न दर्जे की सुईडान गोल्डन लीफ मिली। तुम्हारे मन में सवाल उठा, ये सेक्ट कितना कंजूस है, ऐसी घटिया चीज को बड़ा इनाम बना रहा है। तुम्हें समझ नहीं आया? बगल में खड़े वेई होंग ने ऐसे लहजे में बोला जो तुम्हें बहुत नागवार गुजरा। निम्न दर्जे की सुई डन भी अनमोल खजाना है। दक्षिण इलाके में गोल्डन कोर लेवल के बड़े लोग भी इसके लिए लड़ पड़ते हैं। उसके अंदाज लग रहा था ये दवाई तो बेकार अधूरी बनी है। असर 1% भी नहीं, वजनदार भी है, बिल्कुल बेकार चीज है। तभी जज बुजुर्ग की आवाज पूरे मैदान में गूंजी, 7th लेवल शिष्य घाटी में प्रवेश करो। एक आदेश पर हजारों लोग पागलों की तरह घाटी में घुस गए, पहाड़ से उतरती चींटियों की तरह। कुछ रौबदार लोग साफ 9th लेवल से ऊपर दिख रहे थे, सीधे फ्लाइंग शिप पर सवार होकर पार हुए। उनमें से एक था ची शियाओ क्लिफ के चीफ एल्डर का शिष्य लू यांग, चेहरे पर ठंडी अकड़, फ्लाइंग स्वॉर्ड पर पैर रखे, गोद में तुम्हारी पीटी हुई छिन वॉन को लिए। उनके पीछे 2 9th लेवल के साथी भी थे। अजीब बात यह थी कि इन चारों की नजर घाटी के जानवरों पर नहीं, बल्कि सीधे तुम्हारे किंग शुआन पीक के दल पर टिकी थी। छिनवान ने भीड़ में तुम्हें ढूंढ लिया, उंगली से इशारा करते हुए तीखी आवाज में चिल्लाई, वहां है। अगले पल चारों तलवार रोशनी सीधी तुम्हारी तरफ बढ़ी। घाटी में घुसते ही वो यूमिंग भेड़िए डर के मारे तितर बितर भाग गए। आखिर वो तो सेक्ट के पाले हुए जानवर थे, वक्त आने पर हटा ही दिए जाने थे। सीनियर भाई, थोड़ा धीरे चलो, मेरा इंतजार करो, ये शियाओ पीछे से चिल्ला रही थी, पर तुम्हें फुर्सत नहीं थी। सूजियान, तुम फौरन रुक गए, पीछे मुड़े। सचमुच छिनवान थी, बिना हड्डी की तरह लुयांग की गोद में लिपटी, नीचे तुम्हें ऊंचाई से घूर रही थी। आसमान में एक फुल सर्कल कल्टीवेटर, 2 9th लेवल, जमीन पर शी शियाओ क्लिफ के सैकड़ों शिष्य तुम्हें फौरन घेरने लगे। ये शियाओ ने इतना बड़ा दस्ता देखकर मुड़कर भाग गई। नमस्ते तक कहने की हिम्मत नहीं हुई। सूजियान, सुना है तुम एक 5 एलिमेंट मिक्स रूट होकर 6th लेवल तक पहुंच गए हो। लू योंग फ्लाइंग स्वॉर्ड पर सवार होकर सामने उतरा, झूठी मुस्कान के साथ। आओ, मैं देख लूं शायद कोई गलती हुई हो। तुम जरजांगशी तकनीक से अपनी कल्टीवेशन दबाकर चिंता मत करो। लू यांग की आवाज और ठंडी हो गई। शियाओ वान मेरी है, ये सच है, पर मंच पर तुम्हारे साथ मुकाबले में मैं गलत नहीं करूंगा। फिर बात पलटी। असली मकसद सामने आया। अगर तुम चुपचाप अपने पास मौजूद बड़े राज दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ये आदमी तुम्हारे ना मौजूद राज पर लालच कर रहा है। तुमने झूठा सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही उन्हें लगा तुम मन गए, तुमने यू इन तकनीक पूरी ताकत से चलाई। शरीर पल भर में भूत की तरह गायब हो गया, बस एक हल्की परछाई रह गई। पकड़ो उसे। लू यांग का गुस्से भरा चिल्लाना पीछे रह गया। पर भले ही उनके पास फ्लाइंग तकनीक हो, वो बस देखते रह गए, तुम्हारी परछाई जंगल में गायब होते हुए। जल्द ही वो तुम्हें खो बैठे। तुम भागते भागते एक गुफा में घुस गए। ये पहले यूमिंग भेड़ियों का अड्डा था, अब सबको भगा दिया गया था। गुफा के मुंह पर तुमने एकमात्र जादुई घेरा लगाया, छाया भ्रम घेरा। इसके अंदर खड़े होकर बाहर से कोई देख नहीं सकता। इतना बड़ा राज रखने वाला ये 6th लेवल आदमी भूत जैसा कैसे भाग सकता है? छी शियाओ क्लिफ के 2 7th लेवल शिष्य तलाशते हुए तुम्हारी छुपी हुई गुफा के पास रुके। छोड़ो, एक बोला, बड़ा राज है तो फायदा भी हमें नहीं मिलेगा। दूसरे व्यावहारिक शख्स ने कहा, वो सामने गुफा दिख रही है, चलो अंदर कुछ भेड़िए मारकर रैंकिंग बढ़ाए। मछली फंस गई। जैसे ही उन्होंने छाया भ्रम घेरे की सीमा में कदम रखा, सामने देखा तो तुम्हारा उठा हुआ हथियार चमक चमकी, और दोनों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वहीं गंभीर रूप से घायल हो गए। तुमने फौरन उनका सामान लूटकर लाशों को घेरे से बाहर फेंक दिया, ताज़ा चारा बनाकर। तुम घेरे में खड़े रहे, नजरें ठंडी, पर सोच बेहद दुस्साहसी। इन 2 लाशों को चारा बनाकर और छी शियाओ क्लिफ के शिष्यों को खींच कर लाओ। एक आता तो एक निपटाया जाता। 2 दिन में गुफा के बाहर लाशों का ढेर बन गया। तीखी बदबू ने कई यूमिंग भेड़ियों को भी आकर्षित कर दिया।
तुम एक धैर्यवान मछुआरे की तरह लोगों को फांसते और साथ ही भेड़ियों का भी शिकार करते रहे। गोल्डन लेवल भेड़ियों को निपटाते, ची शियाओ क्लिफ के कितने शिष्यों को निपटाया, गिनने की भी परवाह नहीं रही। आखिरकार अनिच्छा से हाथ रोका। 300 से ज्यादा गोल्डन ग्रेड शेल, टॉप में जगह मिल ही जाएगी। तुमने चियान कुन बैग टटोलते हुए संतोष महसूस किया। इसमें ज्यादातर उन बदकिस्मत लोगों से लूटा हुआ था। दूसरी तरफ लू यांग के भेजे लोगों में से कोई वापस नहीं लौटा। क्या वो, एक साथी ने धीमी आवाज में लू यांग से कहा। आवाज में डर था। एक 6th लेवल क्या तूफान ला सकता है? लू यांग जुबान से सख्त था, पर चेहरा उतर चुका था। इस वक्त घाटी में यूमिंग भेड़िए पागलों की तरह पलटवार करने लगे। वो खुद परेशान था। बकवास है, इस बार परीक्षा में इतने लोगों को छाया भ्रम घेरा कैसे आता है? लू यांग गाली बकते हुए गुस्से से भरा। कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई थी। सीनियर भाई संभलो। तभी एक चोटी के गोल्डन लेवल का यूमिंग भेड़िया अचानक लू यांग के रास्ते में आ गया। वो फ्लाइंग स्वॉर्ड पर सवार होकर उठ गया। तुरंत ही दर्जनों चोटी के गोल्डन लेवल भेड़िए चारों तरफ से घेरने लगे। भेड़ियों का इतना बड़ा झुंड 3 लोगों के संभालने लायक नहीं था। दोनों साथी भी फौरन उड़ान भर गए। बस वो छिनवान जो सोना बटोरने में लगी थी, जमीन पर रह गई। सीनियर भाई बचाओ मुझे, छिनवान की बेबस चीख गूंजी। लू यांग ने पीछे मुड़कर एक नजर देखी, फिर जमीन पर हरी आंखों वाले भेड़ियों के घने झुंड को देखा। दिल कठोर करके ठंडी आवाज में चिल्लाया, जूनियर सिस्टर बचकर रहो, मैं मदद बुलाने जा रहा हूँ। इतना कहकर बिना पीछे मुड़े उड़ गया। भेड़िया राजा छिनवान की चीख से आकर्षित हुआ। लाल जीभ से लार टपकाते हुए जोर से झपटा। तेज पंजों ने उसके चेहरे पर एक लंबा घाव कर दिया। तेज दर्द से छिनवान चीख उठी, पर भेड़ियों ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। तभी उसने चियान कुन बैग से एक पुतली, हम सच में शियाओ वान जूनियर सिस्टर को छोड़ रहे हैं? एक साथी ने डर से पूछा। उसमें अब कोई दिलचस्पी नहीं बची। उसके लिए जान जोखिम में डालना बेकार है। पर उसकी प्रतिभा तो बहुत अच्छी है। अगर तांग च्यूंग सज्जन ने बुरा माना तो? प्रतिभा से क्या फायदा? लू यांग ने बीच में काटा। क्या उसके पास मेरे जैसा बाप है? उसने फौरन आदेश दिया, तुम दोनों बाहर निकास पर जाकर पहरा दो। बाहर आते सभी छोटे शिष्यों को दबाकर शेल लूटो। फिर उस सूजियान से निपटना है। उसे लूट से ज्यादा फिक्र तुम्हारे उस बड़े राज की थी, पर पूरी घाटी में घूमने के बाद भी उसे तुम्हारा साया तक नहीं मिला। बल्कि एक और खूबसूरत परछाई ने उसका ध्यान खींचा। जूफेंग पंथ की पोशाक पहने एक लड़की अकेली, राक्षसों से घिरी हुई। जूनियर सिस्टर लू यांग उसके सामने रुककर हवा में तैरने लगा। अगर मेरे साथ चलो तो परीक्षा की रैंकिंग में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लड़की की नजरें ठंडी हुई। तलवार पल भर में म्यान से निकल आई। ठंडी आवाज में बोली, अच्छे से कहीं बात नहीं मानते हो? लू यांग का चेहरा सख्त हुआ। फुल सर्कल की दबाव शक्ति अचानक फूट पड़ी, पर वो लड़की बिल्कुल नहीं डरी। चमकती रोशनी के साथ सीधे टकरा गई। और भी हैरान करने वाली बात, लड़की का शरीर अचानक अनगिनत रोशनी की परछाइयों में बदल गया। वो कोई और नहीं, पूरा शिंग हे हुआन यिंग तलवार कला था। लू यांग ने बिना देर किए पूरी ताकत से वार किया। ये वार समान स्तर के किसी को भी पल भर में मार सकता था, पर उस लड़की का रक्षा कवच तक नहीं टूटा। उल्टा वो लड़की एक वार झेलने के बाद अचानक एनर्जी बढ़कर फुल सर्कल तक पहुंच गई। तूने कौन सी काली तकनीक इस्तेमाल की? लू यांग हैरान होकर तुरंत पीछे हटा। पागलों की तरह दवाइयां निकलने लगा। लड़की उसे मौका देने वाली नहीं थी। हमला लहर की तरह आंखों में खून जैसी लाली, जैसे गुस्से में अंधी हो गई हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। दोनों की भयानक लड़ाई तुम्हें दूर से आवाज से खींच लाई। तुम तलवार की आवाज का पीछा करते हुए चुपचाप पास आए। भूत मास्क आदमी, शरीर से भयानक तेवर बिखेरता। लड़की ने तुम्हें देखते ही जैसे उम्मीद की किरण देख ली। वो छी शियाओ क्लिफ का शिष्य है, जल्दी मदद करो। इस बीच भूत मास्क आदमी के छी शियाओ क्लिफ के शिष्यों को खत्म करने की अफवाह पूरी घाटी में फैल चुकी थी। तुमने एक नजर देखी, 2 फुल सर्कल कल्टीवेटर। ये तुम्हारे संभालने का मामला नहीं था। तुम बिना सोचे मुड़कर चल पड़े। करीब 20 गज दूर जाकर रुके। चियान कुन बेल्ट से एक धनुष निकाला, तान लिया, इंद्रियों को सुई की तरह तेज करते हुए लू यांग का मौका पकड़ लिया। ठीक उसी पल जब लू यांग ऊंचा उछलकर अपना ताकतवर वार करने वाला था, मुड़कर देखा तो तुम, गुस्से से पूरा शरीर जल उठा। एक मामूली 6th लेवल भी मुझ पर धोखे से वार करने की हिम्मत करता है। गुस्सा तुम पर मुड़ गया। वो जंगली तूफान की तरह तुम्हारी तरफ झपटा। 20 गज दूर से ही एक जबरदस्त तलवार एनर्जी तुम्हारे रक्षा कवच को पल भर में तोड़ गई। फुल सर्कल सचमुच बेहद ताकतवर था। भले ही तुम्हारी असली कल्टीवेशन 8th लेवल की चोटी तक पहुंच चुकी थी, फिर भी जीतने का कोई मौका नहीं था। लू यांग एक पल में और तेज हो गया। एक और वार किया। तुम फौरन जान बचाने वाला खजाना निकाल लिए। ची यांग शील्ड, टॉप ग्रेड रक्षा हथियार उसके सामने पेश करते ही उसके तूफानी वार बस खुजली जैसे लगने लगे। कुछ वार करते ही उसका हथियार खुद ही उल्टे झटके से चूर चूर हो गया। ठीक इसी पल एक हरी तलवार उसकी पीठ से होकर छाती तक निकल आई। वो लड़की थी। आखिरी ताकत लगाकर घातक वार किया। इसके बाद वो भी ताकत खत्म होने से गिर पड़ी। तुमने ढाल समेटी, बेझिझक लू यांग के ची यांग बेल्ट चियान कुन बैग उतार लिया। तुम्हारा मन था उस लड़की का भी उठा लो, पर उसका पीला पड़ा चेहरा देखकर आखिर में तेरा दिल नहीं माना और तूने अचानक बड़ा रहम दिखाते हुए लू योंग के बैग से एक ऑक्सीजन पिल निकाली और उस लड़की के मुंह में डाल दी। फिर तू उसके पास ही बैठा रहा ताकि कोई भूतिया भेड़िया अटैक न कर दे। रात हो गई, लड़की उठ गई। घाटी की रात एकदम काली थी।
बस तुम्हारी कैंपफायर की आवाज़ आ रही थी। उठते ही उसने पहले अपने आप को और अपना बैग चेक किया, कुछ नुकसान नहीं देखा तो चैन की सांस ली। थैंक्स तुम्हारी उस पिल के लिए, उसने खुद बोला। 3 स्नैक्स। तू अभी अभी एक दवा पचाकर पावर लेवल में आगे बढ़ने वाला था। बिना सिर उठाए उसने बिना कुछ बोले तुझे स्नैक्स से भरा एक बैग पकड़ा दिया। मैं तुझे 300 दूंगा। 300? तू हैरान रह गया। सोने के सिक्कों का पहाड़ जैसा ढेर, करीब 300 पीस के आसपास। तूने फौरन वो सिक्के समेट लिए। किसी की नज़र में आना अच्छा नहीं लगता। मैं तुझे स्टोन्स देकर बदल सकता हूँ, ठीक है? उसने तेरी दिलचस्पी देखकर तुरंत रेट बताया। एक गोल्ड कॉइन के 10 स्टोन्स। तेरी आंखें चमक उठीं। ये डील तो बहुत फायदे की थी। पर फिर तुझे सेक्ट के इनाम की याद आ गई और तूने चेहरा सख्त कर लिया। इस रेट पर? मेरे पास जो है वो 3000 स्टोन्स के बराबर है। पर 3000 स्टोन से तो एक बेसिक पिल का टुकड़ा भी नहीं आएगा। मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? जब मुझे पहला नंबर मिल जाएगा तो मैं तुझे बेसिक पिल दे दूंगा। उसकी इस बात से तुझे और शक हो गया। एक बेसिक पिल और साथ में 3000 स्टोन्स, बस काफ़ी है ना? तू ठंडी नज़रों से उसे घूरता रहा। तुझे इतना ही चाहिए? पहला नंबर वाला नाम? वो कुछ देर चुप रहा। तुम ताई शू सीक्रेट रियलम में जाकर 1 साल तक प्रैक्टिस कर सकती हो। ये जगह के बारे में तूने सुना भी नहीं होगा। ताई शू सीक्रेट रियलम में टाइम की स्पीड बाहर से 3 गुना है। अंदर 1 साल गुजरता है तो बाहर 3 साल बीत जाते हैं, उसने समझाया। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। फिर उसने खुद अपना राज खोल दिया, अपनी असली सच्चाई बता दी। उसका नाम लुओ निंग था, मेन गेट डिसाइपल, टॉप क्लास स्पिरिचुअल रूट। दूसरे बुजुर्ग ने उसे पसंद किया था, पर चीफ एल्डर उसे अपने पोते के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। जब उसने मना किया तो चीफ एल्डर ने धमकी दी कि वो इस साल जिंदा नहीं बचेगा। तुम ताइशू सीक्रेट रियलम भागना चाहते हो? तूने भौएं सिकोड़ी। वो तो सेक्ट का बैंड इलाका है और तेरी लाइफ एनर्जी सेक्ट के हाथ में है। बच पाओगे? मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है, इल्यूजन सोर्स स्क्रिप्चर, जो डेस्टिनी बोर्ड को फेल कर सकती है। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। 3000 स्टोन्स मेरी सारी जमा पूंजी है। अगर तू नहीं चाहता तो मेरे पास कोई चारा नहीं। तू थोड़ी देर सोचता रहा, फिर अचानक तुझे एक आइडिया आया। ऐसा कर, तू मेरी एक हेल्प कर। 2 लोगों को ठिकाने लगा। काम हो जाने पर गोल्ड कॉइन तुझे मिल जाएंगे। वो दोनों 9th लेवल फोर्जर थे। आज़ादी के लिए लुओ निंग ने फौरन हाँ कर दी। जवाब मिलते ही तूने एक और पिल निगल ली। उसका असर होते ही तेरे डेंटियन में स्पिरिचुअल पावर अचानक भड़क उठी। एक जबरदस्त एनर्जी बाहर निकली। तू ब्रेक थ्रू कर गया। लुओ निंग हैरान होकर तुझे देखने लगा। क्यूई 9th लेवल? ये तो टॉप क्लास रूट है। 14 साल की उम्र में भी इस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। तो कितना छोटा है, ये तो बिल्कुल हैरान करने वाला है। घाटी के बाहर 2 9th लेवल क्यूई कल्टिवेटर्स रेड क्लिफ सेक्ट के भगवान की तरह सैकड़ों डिसाइपल्स का रास्ता रोके खड़े थे। नए वाले, गोल्ड कॉइन निकालो, वरना मेरी तलवार आंख नहीं देखती। उनमें से एक की नजर अभी अभी वहां पहुंचे तुझ पर पड़ी, तेरे मास्क पहने चेहरे पर। तेरा लेवल सिर्फ क्यूई 6 देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। इन दोनों डाकुओं का ध्यान बटाने की कोशिश, पर जवाब में सिर्फ खामोशी नहीं। लोगों ने मुंह मोड़ लिया। सुना ही नहीं, ऐसा दिखावा किया। छोकरे, तू खुद मुसीबत बुला रहा है। दोनों कल्टिवेटर्स गुस्से में आ गए। फ्लाइंग शिप पर चढ़कर तेरी तरफ दौड़े। थू। तूने उनकी तरफ थूका और भाग निकला। दोनों तेरे पीछे भागे। तू भागते भागते उन्हें जंगल में ले गया। मजबूर होकर उन्हें नीचे उतरना पड़ा। जैसे ही एक ने आग का गोला बनाकर तुझ पर वार करने का प्लान बनाया, तेरे डिवाइन सेंस ने पहले ही सब भांप लिया और तू फौरन साइड में हट गया। ये मूव तो तू सूजियान है। दोनों को फौरन समझ आ गया। तभी लुओ निंग की परछाई फॉर्मेशन से निकली। तलवार की चमक से दोनों पर वार किया। दोनों ने बचाव किया तो उनका प्रोटेक्शन बैरियर हिल गया। तू पहले ही वापस आ चुका था। तेरी असली 9th लेवल पावर पूरी तरह से बाहर आई। तेरी तलवार चली। तेरी बॉडी मूवमेंट भूत की तरह तेज थी। दोनों को चीख निकालने का भी टाइम नहीं मिला। तुरंत ढेर हो गए। तूने पहले ही उनके बैग्स उठा लिए। 400 से ज्यादा गोल्ड कॉइन थे। इन्होंने तो अच्छा खासा लूटा हुआ है। मुझे ये सब दे दो, इतना काफी है। जैसे ही तू आगे बढ़ा, गोल्ड कॉइन तुझे दे दिए, पर मेरी जूजी पिल का क्या? तुझे अब भी भरोसा नहीं था? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर बोला तो तू चीफ एल्डर के पास शिकायत कर सकता है। उसकी इतनी बात सुनकर तूने ज्यादातर गोल्ड कॉइन उसे दे दिए। घाटी के बाहर एल्डर्स पहले से इंतजार कर रहे थे। कैंगचियोंग एल्डर के बेटे को इस साल भी शायद पहला नंबर मिलेगा। इस बार अच्छे से जश्न मनाना चाहिए। एक एल्डर मुस्कुराते हुए बोला। हाँ हाँ, मैंने रेड क्लिफ में पहले से ही दावत का इंतजाम कर रखा है, आप सब आइएगा जरूर। कैंगचियोंग का चेहरा खुशी से चमक रहा था। चारों तरफ ऐसा माहौल था मानो और 2 9th लेवल फोर्जर भी उसके साथ हैं। हारना नामुमकिन है। जल्दी ही 7 दिन पूरे हो गए। ट्रायल खत्म हुआ, फॉर्मेशन खुली। सैकड़ों डिसाइपल्स लाइन में बाहर आने लगे। सबसे पहले वो निकले जिनका लेवल कम था। करीब 1000 डिसाइपल्स घाटी से बाहर आ गए। कैंगचियोंग सच्चाई देखकर घबराने लगा। कुछ तो गड़बड़ है, एक भी फ्लाइंग वाला नजर नहीं आ रहा। उसका बेटा ऐसे मौकों पर दिखावा करना बहुत पसंद करता था। कैंगचियोंग भाई लू यांग अभी तक क्यों नहीं आया? एक एल्डर ने भी ये बात नोटिस की। हाँ हाँ, शायद अभी भी किसी मॉन्स्टर का शिकार कर रहा होगा। कैंगचियोंग ने मुस्कुराते हुए बहाना बनाया। साथ ही चुपके से एक मैसेज टेलिस्मन तोड़ दिया। मेरे बेटे लू यांग, जल्दी घाटी से बाहर आ जा। फिर आधा घंटा और बीत गया। रैंकिंग आने ही वाली थी, पर लू यांग अभी भी नहीं आया। अचानक पता नहीं क्यों, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे रेड क्लिफ के डिसाइपल्स में से एक भी बाहर नहीं आया। ये बात सुनते ही कैंगचियोंग को जैसे बिजली गिर गई हो। वो अचानक खड़ा हो गया। अपने डिवाइन सेंस से उन 1000 डिसाइपल्स को स्कैन करने लगा। सच में रेड क्लिफ का एक भी डिसाइपल नहीं था। भाई, हालात ठीक नहीं लग रहे। दूसरे रेड क्लिफ एल्डर श्री शुआन का चेहरा पीला पड़ गया। अगले ही पल दोनों को नियम कायदे की परवाह नहीं रही।
दो रोशनी की लकीरों में बदलकर पागलों की तरह घाटी में घुस गए। पलक झपकते ही कैंग शियोंग अपने बेटे लू योंग की लाश लेकर बाहर आया। उसके पीछे पीछे आया शी शुआन एल्डर। उसका चेहरा भी अपने किसी अपने को खोने जैसा बुरा हो गया था। उसके स्टोरेज बैग में 100 से ज्यादा सड़ी हुई लाशें भरी थीं। सारे एल्डर्स चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। बस जज एल्डर गला फाड़कर चिल्लाया, क्यूई 7th लेवल डिसाइपल्स का ट्रायल खत्म हुआ। फर्स्ट प्लेस मेन गेट डिसाइपल लुओनिंग, 500 गोल्ड कॉइन, एक बेसिक पिल इनाम। सेकंड प्लेस क्वीन शुआन गेट डिसाइपल सुजियान, 450 गोल्ड कॉइन, 10,000 स्नैक्स। तो आगे बढ़कर अपना स्नैक्स वाला इनाम लेने गया। पर जैसे ही तूने स्नैक्स अपने बैग में डाले, उतने में वो लुओनिंग जो तुझसे पहले ही इनाम ले चुका था, गायब हो गया। तेरे दिल में धड़कन तेज हो गई। कुछ गड़बड़ लगा। तूने फौरन डिवाइन सेंस फैलाई, उसकी एनर्जी लॉक की और बिना सोचे समझे उसके पीछे भागा। वो लड़की घाटी छोड़ते ही सीधे स्वॉर्ड फ्लाइट पर ताइशू सीक्रेट रियलम की तरफ उड़ गई। तू भले ही क्यूई 9th लेवल पर पहुंच गया था। तूने नीचे से एक अच्छे इरादे वाली मुस्कान के साथ उसे जोर से चिताया। लुओनिंग ने नीचे देखा, ऊपर से पीछा करते हुए ठंडे लहजे में बोला, सू भाई, मैंने तेरे लिए वो लोग निपटा दिए, 3,000 स्टोन्स भी दे दिए, अब और क्या चाहिए? मुझसे किया वादा, वो बेसिक पिल कहाँ है? तेरी आवाज में सख्ती आ गई। पहला नंबर तो मैं हूँ, बेसिक पिल तो जाहिर है मुझे ही मिलेगा। ये बोलते हुए उसने अपनी फ्लाइंग तलवार की स्पीड और तेज कर दी। पलक झपकते ही तेरे हथियार की रेंज से बाहर निकल गया। तूने फौरन अपने बैग से तीर कमान निकाला। आसमान में उसकी तरफ लगातार तीर चलाए, पर वो बहुत दूर था और तेजी से मूव कर रहा था। तेरे सारे तीर खाली गए। तू बस देखता रह गया जब वो ताइशू सीक्रेट रियलम में उड़ गया। अपने फर्स्ट प्लेस टोकन से आसानी से गार्ड फॉर्मेशन पार कर गया। जब तू वहां पहुंचा, तेरा टोकन बेकार साबित हुआ। ये जगह सिर्फ फर्स्ट प्लेस वाले को अंदर आने देती थी। लुओनिंग सेफ लैंड कर चुका था। उसने पीछे मुड़कर तुझे देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक साफ घमंडी मुस्कान थी। सू भाई, मैं सी रीजन जा रहा हूँ, दुनिया बड़ी है, फिर मिलेंगे कभी। उसने शरारत से आंख भी मार दी। फिर वो पुराने अक्षरों से भरे एक पत्थर के पास गया। उंगली से उसने फिर से मुड़कर तुझे देखा। वो तो कर ही क्या लेगा वाला चिढ़ाने वाला एक्सप्रेशन तेरे दिमाग में गहरे बैठ गया हो। तूने जोर से सांस छोड़ी। वो एक फुल कंडीशन वाली टॉप क्लास बेसिक पिल थी, जिसकी वैल्यू पूरे 50,000 स्नैक्स के बराबर थी। ये तो सरासर बेईमानी है। तूने जोर से घुसा फॉर्मेशन बैरियर पे मारा। बड़ी ताकत से रिबाउंड होकर तू कई कदम पीछे धकेला गया। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में लोगों का दिल भरता ही नहीं। तूने एक सांस ली और मुड़कर अपने ठिकाने वापस चला गया। पर यह डील पूरी तरह घाटे की भी नहीं थी। सिर्फ रेड क्लिफ के उन बेवकूफ़ों को साफ करने से ही तुझे बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स और स्नैक्स मिल गए थे। कुछ अच्छे लेवल के स्पिरिचुअल टूल्स भी थे। तूने ध्यान से हिसाब लगाया, ठीक ठाक पूरे 50,000 स्नैक्स थे। जब तू सोच ही रहा था कि इस पैसे से बॉडी ट्रेनिंग की हर्ब्स लूं या बेसिक पिल टोकन खरीदूं, तभी बाहर से ये शियाओ की आवाज़ आई, भाई मास्टर बुला रहे हैं। तूने दरवाज़ा खोला। ये शियाओ का चेहरा एकदम फूला हुआ था। वो गुस्से से तुझे घूर रही थी। मैं घाटी में तुझे ढूंढती रही, तो सेकंड प्लेस लेकर मेरी सेफ्टी की परवाह भी नहीं करता। वो घाटी में हुई अपनी सारी तकलीफें एक साथ बकने लगी, तो उसे इग्नोर करते हुए मेन हॉल की तरफ बढ़ गया। मजाक हो रहा है क्या? जब तुझ पर हमला हुआ था तब तो वो मुड़कर भाग गई थी। तूने खुद देखा था साफ साफ। तुझे देखते ही मास्टर का चेहरा प्यार से भर गया। अरे मेरे शिष्य, बैठ जा, बता, तूने घाटी में इतने सारे गोल्ड कॉइन कैसे इकट्ठे किए? तू एक जगह बैठ गया, फिर बिना चेहरे का भाव बदले झूठी कहानी गढ़ने लगा। खुद को एक किस्मत वाले किंग की तरह पेश किया। रेड क्लिफ डिसाइपल्स को साफ करने की बात पर तूने एक शब्द भी नहीं बोला। तो रेड क्लिफ डिसाइपल्स के मर्डर का तुझसे कोई लेना देना नहीं? लिंग शू ने टेस्ट करने के लिए पूछा। मास्टर, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? तूने मासूम चेहरा बना लिया। हाँ, सुना है कोई भूत का मास्क पहनी हुई औरत हर जगह रेड क्लिफ के लोगों का पीछा कर रही थी। शिष्यों का अंदाजा है वही इस बार की फर्स्ट प्लेस विनर लुओ निंग है। तेरा जवाब बिल्कुल सटीक था। लिंग शू ने सिर हिलाकर आगे कुछ नहीं पूछा। इधर रेड क्लिफ की जगह अभी पूरे सेक्ट में सबसे हलचल वाली जगह बन गई थी। तमाशा देखने के शौकीन एल्डर्स वहां जमा हो गए थे। कैंग शियोंग ने पहले से दावत सजा रखी थी, अपने बेटे लू यांग के लगातार चौथी बार फर्स्ट प्लेस जीतने का जश्न मनाने के लिए। पर हुआ ये कि बेटा ही नहीं रहा। रेड क्लिफ के सारे क्यूई डिसाइपल्स भी खत्म हो गए। फिर भी ये एल्डर्स लोग दावत में मस्ती से खाना खा रहे थे। माहौल बड़ा अजीब था। हॉल के बीचों बीच कैंग शियोंग बाकी सबकी परवाह किए बिना बैठा था, अपने बेटे लू योंग के पास। डरावने घाव वाली एक लड़की अंदर आई। कैंग शियोंग उसे देखते ही डर के मारे चीख पड़ा। भगवान! वो कांपती आवाज में कोई प्रोटेक्शन मंत्र बुदबुदाने लगा। फिर देर बाद संभलकर लड़की पर चिल्लाया, कहाँ से आया ये राक्षस? निकल यहाँ से! उसने हाथ उठाकर पावर छोड़ने की कोशिश की, तभी लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। मास्टर, मैं शियाओ वान हूँ, मैं छिन वान हूँ। वो बुरी तरह रोई। उसके अभी अभी भरे घाव फिर से खुल गए। खून और आंसू साथ बहने लगे। लू यांग ने उसे छोड़ दिया था, उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। अब तो उसके सबसे लाडली मास्टर भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। तो शियाओ वान है? कैंग शियोंग को आखिर याद आ गया। किसने तेरे साथ ये किया? छिन मंग सिसकते हुए घाटी में हुई पूरी बात सिलसिलेवार बता गई। झूठ बोल रही है। लू यांग तुझे इतना प्यार करता है, वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कैंग शियोंग अचानक खड़ा होकर पीठ फेर लिया। उस बिगड़े चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं थी। मास्टर, शिष्या जो बोल रही है सच है।
छिनवान और भी जोर से रोने लगी। बस कर, लू यांग अब नहीं रहा, बात यहीं खत्म, दोबारा ये मत उठाना। टैंगशियुंग गुस्से से लाल होकर छिनवान को बाहर फेंक दिया, फिर वापस अपने बेटे की लाश के पास बैठ गया। मैं वादा करता हूँ, जिसने तुझे नुकसान पहुंचाया उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने आंसू पोंछे, आवाज में इतनी कड़वाहट थी जैसे नरक से निकला कोई राक्षस हो। बात खत्म होते ही सेकंड एल्डर हड़बड़ाया, भाई पता चल गया, पता चल गया। उसके हाथ में एक जेड टुकड़ा था। सोल एल्डर ने लू यांग की सोल को प्रोसेस करके उसकी मौत से पहले की मेमोरी निकाल ली है। कैंगशोम ने फौरन वो जेड टुकड़ा लेकर माथे पर लगाया। तुरंत लू यांग की मौत से पहले की तस्वीरें उसकी आंखों में साफ आने लगी। मेन गेट डिसाइपल लू मिंग और एक भूत के मास्क वाली लड़की। उसने क्विंग शुआन पीक के डिसाइपल की ड्रेस पहन रखी थी। क्यूई 6th लेवल नहीं, उसने अपनी असली पावर छिपाई हुई थी। वो ही है, जरूर वो ही है। यादों में तूने मास्क पहन रखा था, पर कैंगचियोंग को फौरन तेरे बारे में शक हो गया। ट्रायल शुरू होने से पहले उसी ने अपने बेटे को हुक्म दिया था तेरा बड़ा मौका छीनने का। अब देखो, तेरा मौका इतना बड़ा निकला कि उसने पूरे रेड क्लिफ के डिसाइपल्स को ही निपटा दिया भाई। पर सिर्फ इससे उसे दोषी साबित नहीं कर सकते। शिशुआन ने याद दिलाया, उसने मास्क पहना था, पनिशमेंट हॉल इसे नहीं मानेगा। तो पहले उस औरत को सजा दो, कैंगचियोंग ने दांत पीसते हुए कहा। पहले उस ट्रायल के फर्स्ट प्लेस वाले लुओ निंग को ठिकाने लगाओ। दूसरी तरफ तू क्विंग शुआन पीक वापस आ गया था। खाली टाइम में तूने सोचा झाओ हाओरान से मिलकर बात करूं, पर दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, बस टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी। पर मुझे लगा यहाँ रहकर मैं आलसी हो जाऊंगा, इसलिए मैं जड़ी बूटी काटने वाले हॉल चला गया। इससे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी मिलेंगे और बॉडी भी मजबूत होगी। टाइम मिले तो मुझसे मिलने आना। जाओ हावरान की चिट्ठी पढ़कर तूने बेबसी से सिर हिलाया। सच में तुम दोनों के बीच फर्क बढ़ता ही जा रहा था। वो मुश्किल से क्यूई सेकंड लेवल तक पहुंचा था और तू पहले ही क्यूई 9th लेवल पर था। ये चौंका देने वाला गैप उसके लिए किसी तड़प से कम नहीं था। बाकी काम निपटाकर तू फिर से पूरी मेहनत से स्वॉर्ड फ्लाइट प्रैक्टिस में लग गया। टाइम बीतता गया, सर्दी गई, बसंत आई। अब तक तू फ्लाइंग स्वॉर्ड को बहुत अच्छे से चला पाता था। तू मूचिन की हर्ब गार्डन गया, 50,000 स्नैक्स की कीमत के 3 बैग कीमती बीज उसे दिए, और साथ ही उसकी हर्ब। ये स्पिरिचुअल पॉइंट्स तेरे अगले साल का सहारा थे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। ये सब करके तो नोटिस बोर्ड के पास गया, कोई टास्क लेने के लिए। पिछले कुछ महीनों में तेरी पावर क्यूई 9th लेवल पीक तक पहुंच गई थी। फाउंडेशन बनने से बस एक कदम दूर था। बस 50,000 स्नैक्स और जुटाकर एक फाउंडेशन टोकन खरीदना था। फिर तू एक इज्जतदार फाउंडेशन कल्टीवेटर बन जाता। तू सही टाइम पर आया है। अभी अभी एक गार्डिंग टास्क आई है। सेक्ट के वेस्ट में एक शहर में बड़ी ऑक्शन होने वाली है। 10 स्ट्रॉन्ग फाइटर्स चाहिए वहां सिक्योरिटी के लिए। कम से कम क्यूई पीक लेवल होना चाहिए। तू क्वालिफाई करता है। तूने फौरन टास्क ले लिया। तेरे साथ 2 फाउंडेशन कल्टीवेटर्स और 7 तेरे जैसे क्यूई पीक लेवल वाले भी थे। तुम सब लोग साथ में ऑर्डर मेंटेन करने गए। सुना है इस बार वान बाओ मर्चेंट गिल्ड को कोई एंशिएंट रूइन से बहुत कीमती चीज मिली है। बहुत महंगी है ही ना? वरना हमारे सेक्ट के लोगों को गार्ड के लिए क्यों बुलाते? नीचे बैठे लोगों की बातचीत के बीच एक लाल कपड़े पहनी खूबसूरत औरत कमर हिलाते हुए स्टेज पर आई। पहला आइटम, मिडिल ग्रेड टूल, फ्लाइंग क्लाउड स्वॉर्ड, स्टार्टिंग बिट 20 स्नैक्स 30। ऑक्शन तुरंत गर्म हो गई, पर असली बड़े लोग अभी भी शांति से बैठे थे। साफ था वो सबसे बढ़िया चीज का इंतजार कर रहे थे। 10वें आइटम तक जब स्टेज पर आया तो एक आदमी अचानक खड़ा हो गया। तुम 10 गार्ड्स के डिवाइन सेंस ने फौरन उस पर लॉक कर लिया। ये तो शेंगजी शुगू पिल है, वो आदमी चिल्लाया। बोन ग्रो कर सकने वाली तीसरे ग्रेड की हीलिंग पिल। ये पिल देखते ही सिर्फ नीचे बैठे लोग ही नहीं, तेरा दिल भी धड़क उठा। थर्ड ग्रेड पिल, शेंगजी शुगू पिल, स्टार्टिंग बिड 10,000 स्नैक्स। ये रेट सुनते ही ज्यादातर लोगों ने चुप्पी साध ली। आखिर में वो पिल एक फाउंडेशन कल्टीवेटर ने 18,000 स्नैक्स में खरीद ली। 11वां आइटम, शेंगजी शुगू पिल की फॉर्मूला, स्टार्टिंग बिड 6,000 स्नैक्स। तेरा दिल एक धड़कन चूक गया। ये फॉर्मूला, ताकि जल्दी से याद कर सके। आखिरी फॉर्मूला 8,000 स्नैक्स में एक क्यूई 8th लेवल कल्टीवेटर ने खरीद लिया। आखिरकार आखिरी आइटम आ गया। अब बारी थी इस ऑक्शन के सबसे बड़े खजाने की, टॉप ग्रेड बोधि का पुराना पेड़। खूबसूरत औरत की आवाज खत्म होते ही पूरा हॉल हैरान रह गया। 2 हेल्पर स्टेज पर एक गमला लेकर आए, उसमें एक हथेली जितना छोट पौधा था। इसकी कोई स्टार्टिंग बिड नहीं, आप लोग जो चाहे रेट लगाइए, जो सबसे ज्यादा देगा वो ले जाएगा। औरत की आवाज खत्म होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई बेड लगाने की। ये चीज बहुत खतरनाक थी। अगर तू इसे एक स्टोर में भी खरीद ले तो बाहर निकलते ही अगले पल कोई तुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। किसी को बेड लगाते ना देख। औरत ने फिर से रेट बढ़ाना शुरू किया। अगर ये चीज नहीं बिकी तो हमारा गिल्ड इसे सबके सामने नष्ट कर देगा। आखिरी मौका, कोई प्राइस लिमिट नहीं, 920। फिर भी पूरा हॉल खामोश रहा। स्पिरिट फायर लाओ, इसे जला दो, खूबसूरत औरत जोर से चिल्लाई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। एक हेल्पर आग जलाकर इस अनमोल चीज को राख करने ही वाला था। तभी एक कर्कश आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। 10,000 स्नैक्स मैं लूंगा। बेड लगाने वाला एक सफेद कपड़ों में एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था। उसका लेवल सिर्फ क्यूई लेवल था। वो कमर झुकाकर मुश्किल से चल पा रहा था। खूबसूरत औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आपने बोधि का पुराना पेड़ जीत लिया। 1 मिनट, बूढ़े ने फिर बोला, मेरी एक शर्त है। बताइए। यहाँ जो 10 सी योल गेट के डिसाइपल्स हैं, मुझे उनमें से एक चाहिए मेरे साथ जाने के लिए।
काम पूरा होने पर मैं 20,000 स्नैक्स इनाम में दूंगा। ये तो अच्छा सौदा था, पर तुम 10 लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी बेवकूफ़ नहीं था इस टाइम। इसे एस्कॉर्ट करना खुद मुसीबत बुलाने जैसा था। किसी को आगे नाते देख बूढ़ा हाथ हिलाकर मुड़कर जाने लगा। ठीक है, लगता है मेरा इस चीज़ से नसीब नहीं। रुकिए, मैं आपको एस्कॉर्ट करूंगा। तू आगे आ गया। भाई थोड़ी अकल रख, ये टास्क भी लेने लायक है क्या? पास खड़े एक फाउंडेशन कल्टीवेटर ने मजाक उड़ाया। हे, बड़ा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड। तू मन में जानता था नॉर्मल टास्क में एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 स्नैक्स मिलते हैं। अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है। बिना रिस्क लिए फाउंडेशन बनना दूर की बात है। दुबले पतले बूढ़े ने तुझे देखा। तेरी साफ नजरें देखकर लगा तू बुरा इंसान नहीं है। उसने सिर हिला दिया। डील पूरी होते ही बूढ़ा बोधी का पेड़ पकड़े तेरे पीछे पीछे चलने लगा। दोनों जल्दी से ऑक्शन हॉल से निकल गए। तूने बिना कुछ बोले फ्लाइंग स्वॉर्ड से उड़ान भरी। बूढ़े को लेकर फुल स्पीड से भागा। एक फ्लाइंग स्वॉर्ड तेरी गर्दन को छूता हुआ निकला। थोड़े में ही तेरा गला कटते कटते बचा। अच्छा हुआ तेरा डिवाइन सेंस काफी स्ट्रांग था। पहले से भागकर बाल बाल बच गया। छोटू में दम है। एक फाउंडेशन कल्टीवेटर मुस्कुराते हुए पीछे से आया तो सीधे नीचे जंगल में घुस गया। जंगल में तेजी से आगे बढ़ते हुए ये डिवाइन सेंस और रिएक्शन दोनों का इम्तिहान था। जैसा सोचा था वो फाउंडेशन कल्टीवेटर की स्पीड फौरन धीमी पड़ गई। पर आसमान में एक जैसी वर्दी पहने क्यूई 9th लेवल के कल्टीवेटर्स का ग्रुप एक कंपास आर्टिफैक्ट से तुझे लगातार लॉक किए हुए था। तभी पीछे से दुबले पतले बूढ़े ने उंगली काटी। खून से एक टैलिस्मैन निकाला। फौरन आसमान के पीछा करने वालों को दूर धकेल दिया। फिर उसने एक और टैलिस्मैन निकाला। अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगाकर एक सुनहरा प्रोटेक्शन बैरियर बनाया। धड़ाम। वो फाउंडेशन कल्टीवेटर सीधे उस सुनहरे बैरियर से टकराकर उछल गया। जब तक तू संभला वो पीछे बहुत दूर छूट चुका था। आखिर में बूढ़े ने एक और टैलिस्मैन बनाया जिसने तुम दोनों की एनर्जी पूरी तरह छिपा दी। तुम दोनों उड़ते उड़ते आखिरकार एक छुपी हुई घाटी में पहुंच गए। छोटे दोस्त, अंदर आओ, बैठो। गुफा में बूढ़े ने तेरे लिए चाय बनाई। फिर एक स्टोरेज बैग तेरी तरफ बढ़ाया। ये रहे तेरे वादे वाले 20,000 स्नैक्स। फिर उसने एक कागज निकाला। ये एक कॉन्ट्रैक्ट आर्टिफैक्ट है। अगर तू इस पर लिख दे कि इस जगह का राज कभी नहीं खुलेगा तो, और साथ ही ये भी लिख दे कि आगे से जब तक मैं खुद ना बुलाऊं इस जगह पर कभी कदम नहीं रखेगा, और इस पर अपने लाइफ एसेंस की एक बूंद टपका दे। बूढ़े ने कहा, अगर तूने इसे तोड़ा तो तेरी सारी कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी। तूने साइन कर दिया। बुजुर्ग जी, आप जो मौका बता रहे थे वो क्या है? तूने पूछा। बूढ़ा तुझे गुफा से बाहर एक हर्ब फील्ड के पास ले गया। मेरे कदमों के निशान पर चलना, एक गलत कदम और जान जा सकती है। उसने कुछ बहुत पुराने लिंगजी मशरूम की तरफ इशारा किया। पहचानते हो इसे? तूने नाम में सिर हिलाया। ये है 4 लीफ स्पिरिट हर्ब, गोल्ड जिनसेंग फ्रूट और जेड वाटर लीफ। तीनों 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। इन्हें साथ में लेने से फाउंडेशन पिल से भी कहीं ज्यादा फायदा होता है। छोटे दोस्त, अगर पसंद है तो ले जाओ बेझिझक। बूढ़े की आवाज में उदारता थी पर आंखों में गहरी उदासी भी। मुझे दे रहे हैं? तू हैरान रह गया। तुझे नहीं दूंगा तो भी मैं इसे खा नहीं पाऊंगा। बूढ़े का चेहरा उदास हो गया। मैंने 100 साल इनकी देखभाल की, अब मेरी उम्र पूरी होने वाली है। लेवल अभी भी सिर्फ क्यूई 7th है। फाउंडेशन बनने के लिए आधी जिंदगी लगा दी, आखिर में सब बेकार गया। तूने वो 3 दुर्लभ दवाइयां अपने पास रख लीं? दिल में कई तरह के भाव उठ रहे थे। छोटे दोस्त देखो, बूढ़े ने उस विशाल हर्ब फील्ड की तरफ इशारा किया। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत यही है। अगर तू मेरी लाइफ 100 साल और बढ़ा सके तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तूने नजर दौड़ाई। वो हर्ब्स बहुत पुरानी और असरदार थी। यहाँ तक कि तेरी बॉडी ट्रेनिंग के लिए जरूरी हर्ब भी थी। मैंने सुना है 3rd ग्रेड लाइफ एक्सटेंशन पिल 100 साल की उम्र बढ़ा सकती है। तूने बताया। पर इस जगह कोई इसे बना नहीं सकता। बूढ़े का चेहरा पूरी तरह उदास हो गया। तो मैं चलता हूँ। तू सारा सामान लेकर जल्दी से निकल गया। वापस वान बाओ मर्चेंट गिल्ड पहुंचा। बाकी 9 साथी अभी भी खाना पीना कर रहे थे। भाई वापस आ गया। एक फाउंडेशन कल्टीवेटर ने तुझे बुलाकर बैठाया। भाई, बूढ़े को सुरक्षित छोड़ाया? दूसरे ने बेचैनी से पूछा। तूने सिर हिलाकर एक झूठी कहानी बना दी। रास्ते में कुछ लुटेरे मिल गए और एक फाउंडेशन कल्टीवेटर भी था। मुझे हालात खराब लगे तो मैंने उसे छोड़कर खुद बाहर निकला। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तो एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोल सकता था। टास्क पूरा होने पर तुम सब सेट वापस लौटे, अपना काम रिपोर्ट किया। तुझे 1,000 स्नैक्स का इनाम मिल गया। पर इस पूरी ट्रिप में तेरी कुल कमाई 21,000 स्नैक्स के साथ साथ एक फाउंडेशन टोकन से भी कहीं ज्यादा कीमती दवा थी। तू अपने कमरे में वापस गया। बिना देर किए तीनों दवाइयों को पीसकर पूरे शरीर में फैला दिया। तुझे लगा जैसे शरीर फटने वाला है। जब तक सारी दवा का असर पूरी तरह घुल गया तब तक 1 महीना बीत चुका था। मैं सफल हुआ या नहीं? तूने अपने डैंटियन को महसूस किया। खुद को एक अजीब हालत में पाया। तेरे पांचों एलिमेंट्स की स्पिरिचुअल रूट्स में से सिर्फ एक रूट दवा के असर से फाउंडेशन लेवल तक पहुंच पाई थी। बाकी 4 अभी भी क्यूई लेवल पर ही रुकी थी। तूने 5 में से एक हिस्से में फाउंडेशन बना ली, पर पूरी तरह नहीं। तू असमंजस में पड़ गया। बाकी 4 रूट्स को बंद करके सीधे आगे बढ़े या फिर कोशिश करे कि पांचों रूट्स फाउंडेशन तक पहुंच जाएं। जवाब जानने के लिए तो अपने मास्टर लिंग शू के पास गया। लिंग शू ने ध्यान से तेरी हालत जांची। फिर चेहरे पर गंभीरता आ गई। तेरी स्पिरिचुअल रूट्स की क्वालिटी मैंने पहले कभी नहीं देखी। पर फाउंडेशन बनना कल्टीवेशन का पहला कदम है। बेस मजबूत होना जरूरी है। अगर तूने अभी जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश की तो आगे चलकर ऐसा नुकसान हो सकता है जो कभी ठीक नहीं होगा। तुझे पांचों रूट्स को पूरी तरह फाउंडेशन बनाना ही होगा।
तभी आगे की बात करेंगे। ये कहकर उसने अपने बैग से एक दवा का डिब्बा निकाला। 4 मिलियन वाली पिल, ये है फाउंडेशन बिल्डिंग पिल। ये असल में तेरी सीनियर बहन ये शियाओ के लिए रखी थी, पर अभी तुझे ज़्यादा ज़रूरत है, पहले तुझे दे देती हूँ। मास्टर, ये तू थोड़ा हिचकिचाया, ये तो ये शियाओ का मौका छीनने जैसा था। पकड़। लिंग शू ने ज़बरदस्ती वो पिल तेरे हाथ में पका दी। इतनी नाटक मत कर, तुझे अभी 3 और फाउंडेशन बिल्डिंग रिसोर्स चाहिए। पूरी तरह सफल होने के लिए मना क्यों कर रहा है?